हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। यहाँ पर हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 3 द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सोगा, जिसे नॉर्मली कहा जाता है, जिसके अंदर 4 यूनिट्स दिए गए हैं। वो यहाँ पर हम रिवाइज करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम सारांश बुक जो आईसीआई ने ही दिया हुआ है, काइंड ऑफ नोट्स समरीज जैसा है, जो आप लास्ट डे पर रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप बीओएस पोर्टल में से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर न्यू एजुकेशन स्कीम एंड ट्रेनिंग वाला जो पोर्शन है, टैब है आईसीआई की वेबसाइट पर, वहां से भी ये आपको मिल जाएगी। सारांश द लास्ट माइल रेफरेंस, राइट। इसमें से ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 जो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी रिवाइज करवाया हुआ है, और मॉड्यूल में से हमने चैप्टर 6 कंपनीज एक्ट 2013 है वो रिवाइज किया हुआ है। इस चैप्टर 3 जो द सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930, वो यहाँ से हम सारांश में से करेंगे, और मॉड्यूल में से भी जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां से हम करेंगे, राइट। अलग अलग 4 यूनिट्स हैं, वो सारे ही यूनिट्स हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। लास्ट डे पर अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, या फिर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं, पहले भी आप देख सकते हैं रिवीजन करने के लिए। पर हाँ, इट इज एडवाइजेबल कि एटलीस्ट आपने एक बार ये चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी यहाँ पर समझ में आएगा, क्योंकि ये इतना डिटेल में नहीं होगा, राइट। हम ट्राई करेंगे कि सब कुछ समझा सके, पर ये भी ट्राई है कि ये हो सके उतने कम टाइम में कवर अप करना है, ताकि आपको लास्ट डे पर भी रिवीजन के लिए हेल्पफुल हो सके, राइट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 4 यूनिट्स हैं, और इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का वेटेज जो है वो 21 मार्क्स का है। 3 क्वेश्चन 7-7 मार्क्स के इसमें से पूछे जाते हैं। जनरली ये जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन 2A होता है, क्वेश्चन 5A होता है, और क्वेश्चन 6C होता है। 3 क्वेश्चंस जनरली इसमें से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन 2A, क्वेश्चन 5A एंड क्वेश्चन 6C। ये तीनों ही 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से। थियरी एज वेल एज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ये प्रिपेयर करना रहेगा। इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ टॉपिक्स, कुछ कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं जो टेक्निकल लग सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, जिससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा, याद भी रह जाएगा, और एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म भी कर पाएंगे। चलिए, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है। ये प्राइमरीली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसी का पार्ट पहले था, बट फिर 1930 में उसको अलग कर दिया, और सेल ऑफ गुड्स जो है उसका अलग से एक्ट बना दिया। गुड्स जो मूवेबल गुड्स है उनके सेल का कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो बनते हैं वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। गुड्स जो है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को कवर अप यहाँ पर किया जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंसीडर यहाँ पर नहीं किया जाता, ना ही कोई सर्विसेज को कवर अप किया जाता है। तो गुड्स के सेल करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट थ्रू गवर्न होते हैं। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो प्राइमरी है, उसी के बेसिस पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना है। तो सेल ऑफ गुड्स में स्पेसिफिकली अगर सेल ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग सोगा में अगर कुछ भी दिया है तो वो प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। अगर कुछ चीजें सोगा में नहीं दे रखी है तो उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा, जो आपका चैप्टर 2 है। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिक सब कुछ, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे कवर अप होते हैं। हाँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट अलग हो चुका है, बट जहां पर सोगा साइलेंट है वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा। जो डेफिनेशन सोगा में नहीं दे रखी उसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंसिडर करना रहेगा। और बाकी जो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही कंसिडर किए जाता है, राइट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज वन ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट recognized and regulated by law in India. ठीक है, it is an act to define and amend the laws relating to sale of goods. It came into force 1st July 1930. The provision of the act are applicable to the sale of only movable properties, and the act is not applicable to immovable properties. ये point एक important है कि भाई immovable properties को applicable नहीं होगा, सिर्फ movable properties को ही applicable होगा। And it extends to whole of India. ये पूरे इंडिया में applicable है। सिर्फ इसमें से ये पॉइंट याद रखना है कि भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को एप्लीकेबल होगा। फॉर्मेशन कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का? तो इसके लिए डेफिनेटली 2 पार्टीज होनी चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टीज आर नेसेसरी। तो सेल ऑफ गुड्स के लिए भी 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक बायर होगा, एक सेलर होगा। जो गुड्स को बाय कर रहा है दैट इज बायर, और जो गुड्स को सेल कर रहा है दैट इज सेलर। तो सेलर और बायर अलग अलग ही हो सकते हैं, वो दोनों सेम पर्सन नहीं हो सकते हैं।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इमीडिएट ट्रांसफर, दैट इज सेल, और येट टू बी ट्रांसफर्ड, एग्रीमेंट टू सेल। दो तरीके से सेल हो सकता है। सेल मतलब कि इमीडिएटली डिलीवरी हो गई, गुड्स अभी के अभी सेल कर दिए, अभी के अभी डिलीवर कर दिए, सेलर ने बायर को गुड्स पास ऑन कर दिए। या फिर फ्यूचर डेट के लिए भी हो सकता है कि अभी एग्रीमेंट बना है, एग्रीमेंट टू सेल, कि भाई जैसे ही वो गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, अवेलेबल होंगे, वैसे ही वो बायर को दिए जाएंगे, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप वगैरह जो है वो बाद में ट्रांसफर होती है, बट सेल के केस में, सेल के केस में तुरंत ही ट्रांसफर हो जाता है। जनरली डिलीवरी, ओनरशिप, पोजीशन सब कुछ तुरंत ही ट्रांसफर हो जाता है। तो सेल जो है वो जो हो गया अभी, इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो डिलीवरी ओनरशिप है वो फ्यूचर डेट में ट्रांसफर किया जाएगा ऑन अवेलेबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच गुड्स। वो एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकते हैं, लाइक स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, वो हम इन डिटेल आगे समझेंगे। जो अवेलेबल है, अभी गुड्स अवेलेबल है, दैट इज कंसिडर्ड एज एग्जिस्टिंग। उसमें से भी जो स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई हमें ये फोन चाहिए, हमें ये टाइप ऑफ राइस चाहिए, ये टाइप ऑफ व्हीट चाहिए, तो वो स्पेसिफिक गुड्स हो गया। उसमें से जो असर्टेन कर लिया कि भाई यही पैकेट्स आपको दिए जाएंगे, दैट इज असर्टेन गुड्स। और जो पूरा बल्क है उसे अनअसर्टेन गुड्स कहा जाएगा। फ्यूचर गुड्स जो फ्यूचर में अवेलेबल होंगे, अभी कस्टमर ने ऑर्डर दिया, उसके बाद वो मैन्युफैक्चर होंगे, तो उसे फ्यूचर गुड्स कहा जाएगा। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि भाई 1 साल के लिए इस जमीन पर जो भी क्रॉप्स वगैरह होंगे, कल्टिवेट किए जाएंगे, हार्वेस्ट किया जाएगा, वो सब कुछ मेरे। तो वो जो फ्यूचर में 1 साल के अंदर जितने भी क्रॉप्स वगैरह बनेंगे, राइट, वो सब कुछ मेरे, तो फ्यूचर गुड्स है कि जो नेक्स्ट ईयर में जो बनने वाले हैं, राइट। कंटिंजेंट गुड्स, कुछ कंटिंजेंसी, कुछ फ्यूचर के इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ऐसा होगा तो गुड्स मिलेंगे, अगर वो गुड्स पहुंच जाएंगे तो हम आपको देंगे। वो सारी चीजें कंटिंजेंट गुड्स हो सकती है। कोई कंडीशन के फुलफिलमेंट के ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स होगा तो वो कंटिंजेंट गुड्स बन जाएंगे। प्राइस, मनी कंसिडरेशन, सेल ऑफ गुड्स में स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है कि भाई थोड़ा सा पार्ट तो मनी कंसिडरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक गुड्स के सामने दूसरे गुड्स, दैट्स बार्टर सिस्टम यहां पर कवर अप नहीं होती है। सोगा में कवर अप होने के लिए कुछ ना कुछ पार्ट मनी कंसिडरेशन में होना चाहिए। हाँ, इन काइंड थोड़ा सा पार्ट हो सकता है, पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन मनी हो सकता है, बट पूरा का पूरा कंसिडरेशन इन काइंड नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बार्टर सिस्टम बन जाएगा जो यहां पर कवर अप नहीं होता। एंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं वो यहां पर भी एप्लीकेबल होंगे। ऑफर, एक्सेप्टेंस, वो जो है बायर या सेलर जो है वो दो में से कोई एक दूसरे को ऑफर देंगे, ऑफर टू बाय या ऑफर टू सेल, उसका एक्सेप्टेंस होगा, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, तो वो होना जरूरी है, प्रॉमिस होना जरूरी है। दोनों पार्टीज जो है, राइट, वो कैपेबल होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, कोई और तरीके से वो डिफॉल्टेड नहीं होनी चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। फिर उनकी कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कोर्सन नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, राइट, वो सारी चीजें अवेलेबल होना। फिर वो जो भी सेल ऑफ गुड्स हो रहा है वो लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट, लीगल ही होना चाहिए। कोई भी इलीगल गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, कोई भी इलीगल कंसिडरेशन के लिए नहीं हो सकता है, मतलब कि ड्रग्स या जो चीजें बैंड है उसके लिए नहीं हो सकता है, या फिर उसका कंसिडरेशन किसी का मर्डर या कोई और इलीगल एक्टिविटी नहीं हो सकती है, राइट। तो ये सारे लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्टिव वाले जो पार्ट है वो भी होना चाहिए, कंसिडरेशन भी होना ही चाहिए। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कुछ भी गुड्स दे रहे हैं, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और अगर कोई भी चीज स्पेसिफिकली बताई गई है कि ये वॉइड है, तो वो भी सेल ऑफ गुड्स के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे, राइट। तो जो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल ऑफ गुड्स में भी एज इट इज एप्लीकेबल होंगे। तो ये सारा फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है भाई, एग्रीमेंट बनने के लिए दो पार्टीज होनी चाहिए, गुड्स जो है वो मूवेबल गुड्स होने चाहिए, उसका सेल या फिर वो एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकते हैं, फ्यूचर गुड्स हो सकते हैं, या कंटिंजेंट गुड्स हो सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएटली भी हो सकता है इन केस ऑफ सेल, और फ्यूचर में भी हो सकता है इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। प्राइस मॉनिटरी कंसिडरेशन में होना चाहिए, और सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो बेसिक एलिमेंट्स है वो यहां पर भी होने चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, बायर एंड सेलर। बायर जो गुड्स को बाय करता है या फिर अग्रीज टू बाय, अभी इमीडिएटली बाय कर रहा है, या फिर अग्रीज टू बाय इन फ्यूचर, मतलब कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों ही केस में जो भी पर्सन बाय करेगा उसे बायर कहेंगे, और जो पर्सन सेल कर रहा है या फिर फ्यूचर में सेल करेंगे दैट इज सेलर। On 1st Jan 21, A agrees to sell 100 bales of cotton to B.
फॉर ₹1000 हियर ए इज अ सेलर, बी इज अ बायर। ठीक है, चलिए फिर गुड्स। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गुड्स का पार्ट है। अदर देन, उसके एक्सेप्शन क्या है? एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी इन सर्कुलेशन। जो मनी है, पैसे है, वो गुड्स का पार्ट नहीं होंगे। और एक्शनेबल क्लेम्स मतलब कि जिसके सामने क्लेम कर सकते हैं, लाइक कोई डेटर से डेट मिलने वाला है या फिर इंश्योरेंस कंपनी से कोई पैसे मिलने वाला है, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह है, दैट इज कंसिडर्ड एज एक्शनेबल क्लेम, उससे गुड्स में कवरअप नहीं किया जाएगा। तो यहां पर समझाया भी, एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स which can be enforced only by an action or a suit. For example, debt. A debt is a movable property. Sorry, is not a movable property or goods. Debt जो है, जो पैसे लेने वाले हैं, right? पैसे मिलने वाला है, that is not considered as goods, right? So सारी की सारी movable property है वो goods है, except money and actionable claims. गुड्स इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल गुड्स। सारे के सारे टेंजिबल इंटेंजिबल गुड्स, सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। मतलब ये टी शर्ट्स, वॉच और कोई भी चीज है, ये स्पेक्स वगैरह है, राइट, फोन है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, वो सब कुछ आ जाएगा। एज वेल एज इंटेंजिबल, गुडविल है, पेटेंट है, राइट, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, वो सब कुछ भी गुड्स में ही कवर अप होगा। ऑल्सो इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स, जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, वो भी मूवेबल गुड्स हैं और वो गुड्स का पार्ट है। ग्रोविंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स अभी भी ग्रो हो रहे हैं, अटैच टू लैंड है, वो भी गुड्स का पार्ट है। ग्रास, ग्रास पीस का पार्ट है। एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच एग्रीड टू बी सेवर्ड, जो भी चीजें लैंड से जुड़ी हुई है बट उसको सेवर्ड कर सकते हैं, उसको जुदा कर सकते हैं लैंड से और वो बाद में ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज गुड्स। तो प्लांट एंड मशीनरी भी कुछ ऐसे होते हैं जो इंस्टॉल किए हैं इन लैंड बट उसको अलग किया जा सकता है, तो उसे भी गुड्स कहा जाएगा। इसके अलावा भी है जो मॉड्यूल में दिया है बट ये बुक में नहीं लिखा था, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। गैस जो है, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड डिक्री ऑफ द कोर्ट। डिक्री ऑफ द कोर्ट मतलब कि कोर्ट का ऑर्डर किसी के पास से पैसे वसूल करने हैं, तो ऐसी एजेंसीज होती हैं जिनको आप डिक्री ऑफ कोर्ट सेल कर सकते हो और उसके सामने वो आपको कुछ कमीशन काट कर पैसे दे देंगे और वो जानेंगे कि वो दूसरी पार्टी के पास से कैसे वसूल करना है। तो डिग्री ऑफ कोर्ट वगैरह जो है उसको भी सेल किया जा सकता है, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज गुड्स। उसके अलावा गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी भी गुड्स का ही पार्ट रहेंगे। तो गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ना ही मनी या एक्शनेबल क्लेम्स आएंगे, बट इसमें मूवेबल टेंजिबल इंटेंजिबल सारे ही गुड्स आ सकते हैं। स्टॉक्स एंड शेयर्स है, ग्रास है, ग्रोइंग क्रॉप्स है, या फिर एनीथिंग अटैच टू लैंड विच कैन बी सेवर्ड, वो भी कवर अप होगा। उसके अलावा गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और डिग्री ऑफ कोर्ट भी कवर अप होगा, राइट। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स को और 3 में क्लासिफाई किया है, स्पेसिफिक, असर्टेन एंड अनअसर्टेन। यहां पर समझाया हुआ है उसको। स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, गुड्स इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर अगर अवेलेबल है, दैट इज कंसिडर्ड एज गुड्स इन एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, ये मेरा नथिंग का फोन है, मैं अगर ये आपको अभी सेल करने के लिए बोलूं कि भाई आपको ये परचेस करना है, तो ये गुड्स इन एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्टिंग गुड्स है। फिर गुड्स ओन्ड और possessed, acquired by the seller at the time of contract of sale, या फिर गुड्स ओन्ड या फिर possessed या acquired by the seller at the time of contract of sale। जब भी contract of sale करना है तब वो अवेलेबल हो जाएगा, तो जब भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तब वो अवेलेबल है, तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स माना जाएगा। उसके भी 3 क्लासिफिकेशन है। स्पेसिफिक गुड्स, जो गुड्स आपने स्पेसिफाई किए, भाई इसी फीचर का यही चीज, यही पर्टिकुलर गुड्स हमें चाहिए, तो वो गुड्स स्पेसिफिक गुड्स बन जाएगा। अगर आपने बोला कि भाई मुझे फोन चाहिए, तो वो स्पेसिफिक गुड्स नहीं है, पर आपने बोला कि मुझे भाई ये नथिंग 3A का फोन चाहिए, राइट, तो उसे क्या कहेंगे? स्पेसिफिक गुड्स कहा जाएगा। गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जब भी गुड्स आइडेंटिफाई किए, स्पेसिफिक बताया है कि भाई कौन सा फोन या फिर कौन सा गुड्स, तो वो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक गुड्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, सैमसंग गैलेक्सी S7 एज या IFB वॉशिंग मशीन ऑफ 7 kg, राइट, तो ये क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक गुड्स। फिर असर्टेन गुड्स,
जो गुड्स असर्टेन की है आपको कौन सा चाहिए, राइट, वो अलग कर दिया है, कस्टमर को कौन सा दिया जाएगा वो असर्टेन्ड है, वो अलग कर दिया है, दैट इज कंसिडर्ड एज असर्टेन गुड्स। मेरे पास अगर मैं फोन बेच रहा हूं तो मेरे पास बहुत सारे फोन है, नथिंग 3A जो आपने स्पेसिफिक गुड्स बोला है, वही उसके पास 10 बॉक्स पड़े हैं, उसमें से मैं आपके लिए अगर एक अलग से बॉक्स रख देता हूं, दैट इज कंसिडर्ड एज असर्टेन गुड्स, असर्टेन फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। समझ में आ रहा है? आप कहीं पर अगर नमक लेने जाते हैं और आप टाटा नमक के आपने बोला कि भी हमें 2 पैकेट्स चाहिए, तो वो जो भी सेलर है उसके पास 50 पैकेट्स होंगे, उसमें से 2 पैकेट्स वो अगर अलग करके अपने काउंटर पर रखता है, दैट इज कंसिडर्ड एज असर्टेन गुड्स। Goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made, जिसको identified after a contract of sale, contract of sale के बाद जो identify कर दिया कि भाई ये goods हम customer को देंगे, that is considered as ascertained goods. For example, A owns 10 Maruti cars. B contract with A to buy one out of them. After the contract, A keeps out one car to be given to B. एक कार अलग रख दी, that is ascertained goods. अनअसर्टेन गुड्स, जो मैंने बोला कि भाई मेरे पास 10 बॉक्सेस ऑफ नथिंग 3A है, वो 10 बॉक्सेस जो है वो अभी अनअसर्टेन गुड्स है, क्योंकि वो कोई भी एक कस्टमर के लिए स्पेसिफिकली अलग नहीं किया है। उसमें से मैं अगर एक बॉक्स आपके लिए रख देता हूं, दैट इज कंसिडर्ड एज असर्टेन गुड्स। बाकी के 9 है वो भी अनअसर्टेन गुड्स है। और जो 10 बॉक्स अभी पड़े थे मैं लेने आपने बोला कि भाई मुझे नथिंग 3A फोन चाहिए और 10 बॉक्स पड़े हैं मेरे पास, राइट, तो वो 10 बॉक्स एट दैट टाइम अनअसर्टेन गुड्स है, उसमें से मैं एक बॉक्स निकालता हूं और आपके लिए रखता हूं अलग, दैट इज असर्टेन गुड्स, राइट। आपने नमक के पैकेट्स मंगवाए, 2 पैकेट्स बताए, उसमें 50 पैकेट्स थे, तो 50 पैकेट्स जो है वो अनअसर्टेन गुड्स है, उसमें से 2 पैकेट्स में निकालता हूं, दैट इज असर्टेन गुड्स। Goods which are not specifically identified or ascertained at the time of making the contract. Contract बनाने के टाइम पर जो अभी भी ascertain नहीं किए हैं, identify नहीं किए, that is considered as unascertained goods. A owns 10 Maruti cars. B contract with A to buy 1 car out of them. तो वो 10 कार अभी भी क्या है, unascertained goods है, उसमें से जो एक कार अलग रखी जाएगी वो ascertained goods है। क्लियर? तो existing goods के 3 सब टाइप्स हैं, specific goods, ascertained goods and unascertained goods। अब फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स, जो गुड्स के अलग 2 टाइप है। फ्यूचर गुड्स जो फ्यूचर में अवेलेबल होंगे, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर होना बाकी है या फिर प्रोड्यूस करेंगे या एक्वायर करेंगे कोई भी तरीके से, तो वो फ्यूचर गुड्स है। एग्रीमेंट टू सेल बनता है इसके लिए, सेल बनने के लिए एग्जिस्टिंग गुड्स होना चाहिए, एग्रीमेंट टू सेल के लिए वो फ्यूचर गुड्स या कंटिंजेंट गुड्स हो सकते हैं। गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड, वो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे या फिर प्रोड्यूस किए जाएंगे या फिर एक्वायर किए जाएंगे, दूसरे किसी के पास से परचेस करके भी आगे सेल कर सकते हैं। बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसके बाद वो मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा या एक्वायर करेगा। सेलर जो है वो गुड्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है या एक्वायर करता है कोई भी गुड्स को, तो वो जो गुड्स है वो फ्यूचर गुड्स है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच अ कॉन्ट्रैक्ट इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, इट विल बी अवेलेबल, राइट, तो वो फ्यूचर गुड्स रहेंगे। 1000 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोस टू बी ग्रोन इन मिस्टर एस फील्ड्स, 1000 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोस जो है वो ग्रो किए जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्रीमेंट टू सेल बना कि भाई फ्यूचर में इस महीने के बाद उनकी जो सीजन्स वगैरह रहती है उसमें वो पोटैटोस ग्रो करेंगे और फिर वो देंगे, तो वो फ्यूचर गुड्स है, फ्यूचर में वो ग्रो होंगे और बाद में जो कस्टमर है उनको दिए जाएंगे, बायर को दिए जाएंगे। कंटिंजेंट गुड्स, द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टेन कंटिंजेंसी, अनसर्टेन इवेंट, अभी अवेलेबल नहीं है और वो गुड्स अवेलेबल होंगे, कब होंगे, जब कुछ अनसर्टेन इवेंट जो है वो फुलफिल होगा तब ये गुड्स अवेलेबल होंगे, तो वो क्या है, कंटिंजेंट गुड्स, गुड्स जो अभी अवेलेबल नहीं है बट वो फ्यूचर में अवेलेबल होंगे। कब होंगे, जब वो अनसर्टेन इवेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा तब, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सच इवेंट के बेसिस पर होंगे, कुछ कंटिंजेंसी के ऊपर वो डिपेंडेंट है। For example, P contracts to sell 500 pieces of particular item provided the ship which is bringing them reaches the port safely. कोई शिप में वो गुड्स मंगवाए हुए हैं, अगर वो शिप सही सलामत पोर्ट पर पहुंच जाएगी तो हम आपको गुड्स देंगे, तो जब वो पहुंच जाएगी
तब हम गुड्स देंगे, क्योंकि शिप में एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस रह सकते हैं, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में वो कंटीजेंट गुड्स बन जाएंगे कि जैसे ही शिप अवेलेबल होगी, गुड्स आ जाएंगे सेफली, हम आपको दे देंगे। दैट इज कंसिडर्ड एज कंटीजेंट गुड्स। तो गुड्स के तीन टाइप, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स। फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स है उनके लिए बनेगा एग्रीमेंट टू सेल, जिसमें सेल बाद में होगा और यहां पर अभी भी जो पोजीशन तो अवेलेबल किसी के पास नहीं है, ना ही सेलर ना ही बायर, बट इसकी जो ओनरशिप है वो सेलर की हो सकती है बट बायर की तो नहीं होगी। सेल के केस में एग्जिस्टिंग गुड्स होगा, उसके लिए सेल बनेगा और उसमें जो सेल है उसमें गुड्स असर्टेन हो जाएंगे कि भाई ये बायर के हैं, तब ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, राइट। इसके कुछ कंडीशंस वगैरह है जो हम आगे यूनिट 3 में इन डिटेल देखेंगे। चलिए, तो ये गुड्स के टाइप थे। अब समझते हैं डिलीवरी। डिलीवरी मतलब कि गुड्स जो है वो ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसको डिलीवर करना, राइट। वॉल्यूंटरी ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन, पोजेशन ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड एज डिलीवरी। डिलीवरी मतलब वॉल्यूंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन from one person to another, from seller to buyer, it is considered as delivery. See, यहाँ पर समराइज्ड पॉइंट्स दिए हैं, नोट्स वगैरह, नोट्स जैसा है, तो आप एज इट इज ऐसा नहीं लिख सकते, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन आपको करना पड़ेगा। बट इन डिटेल हम उतना नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि लास्ट डे रिवीजन के पर्पज से ये वीडियोस बनाए हैं, तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन प्रॉपरली लिखना वो आपको एग्जाम में देखना रहेगा, बाकी समझने के लिए और कीवर्ड्स यहाँ पर सारे कवर अप हो जाएंगे। तो वॉल्यूंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कंसिडर्ड एज डिलीवरी। डिलीवरी के भी तीन टाइप्स हैं, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में एक्चुअल में फिजिकल ट्रांसफर, फिजिकली वो पोजेशन है वो ट्रांसफर की जाती है, गुड्स जो है वो सेलर से बायर को दिए जाते हैं, फिजिकल ट्रांसफर की जाती है। गुड्स फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर, मैंने ये नथिंग फोन आपको दिया, राइट, दैट इज कंसिडर्ड एज फिजिकल डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल में वो डिलीवरी हो रही है, फिजिकल डिलीवरी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अ शॉपकीपर सोल्ड वन एप्पल स्मार्ट वॉच टू बी, सिंपल। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में सेलर है वो बायर को अभी के अभी वो गुड्स फिजिकली ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, बट एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, सेलर के पास से गुड्स किसी और को मिल गए, ऐसा एक्नॉलेजमेंट मिलता है, उसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा जाता है। अगर मैंने गुड्स मेरे गुड्स जो है वो कोई गोडाउन में पड़े हैं और मैंने वो गोडाउन वाले को बता दिया कि भाई ये कस्टमर के गुड्स है, ये बायर के गुड्स हो गए, तो अगर वो गोडाउन वाला जो पर्सन है वो आपको बता देता है कि हाँ गुड्स मेरे पास है, आप ले जाइएगा, तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया है, एक्नॉलेजमेंट मिल गया कि भाई सेलर के पास से किसी और के पास पहुंच गए और वो जो पर्सन है गोडाउन को जो ध्यान रखना है वो बायर, अब जो बायर है उनके बिहाफ पर वो गुड्स होल्ड कर रहा है। विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजेशन ऑफ द थिंग, एक्चुअल पोजेशन ट्रांसफर नहीं हो रही है, एक्चुअल कस्टडी ट्रांसफर नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अ वेयरहाउस मैन होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए एग्रीज टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी एट एज रिक्वेस्ट। जो ए है, अ वेयरहाउस मैन होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए एग्रीज टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी। ए जो है वो सेलर, उनके बिहाफ पर वो पहले गुड्स रखता था, अब वो बी के बिहाफ पर अगर रखेगा, राइट, एट एज रिक्वेस्ट, सेलर ने रिक्वेस्ट की भाई अब ये गुड्स है वो बायर के हो गए हैं, बी फॉर बायर, और आप उनको बता दीजिए, तो बी को बता देंगे जो वेयरहाउस मैन है और एक्नॉलेज कर देंगे, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, वो बायर है वो कभी भी वहां से फिजिकल एक्चुअल डिलीवरी ले सकता। सिंबॉलिक डिलीवरी, गुड्स की पोजीशन की जगह पर कुछ ऐसा किया जाता है जिससे सिंबॉलिकली कुछ ट्रांसफर की जाती है, जैसे कीज ऑफ गोडाउन वगैरह दे दिया, या फिर टाइटल जो है, डॉक्यूमेंट्स जो है गुड्स के वो ट्रांसफर कर दिए, वो सिंबॉलिक डिलीवरी है। डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन अ टोकन ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, गुड्स की फिजिकल डिलीवरी की जगह पर कुछ ऐसा किया जिससे ट्रांसफर हुए गुड्स, राइट, उसका टोकन ऑफ ट्रांसफर कंसिडर किया, दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। फॉर एग्जांपल, की ऑफ अ वेयरहाउस कंटेनिंग द गुड्स इज हैंडेड ओवर टू बायर, बायर को कीज ऑफ गोडाउन दे दिया तो वो सिंबॉलिक डिलीवरी है, या फिर टाइटल ऑफ गुड्स जो है वो ट्रांसफर कर दिया तो वो क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, राइट, ये डिलीवरी का पार्ट था। डिलीवरी में तीन टाइप की डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, क्लियर। चलिए, अब है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स।
गुड्स की जो ओनरशिप है, टाइटल दिखाते कि भाई ये गुड्स किसके हैं, तो वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने से भी सेल है वो कंसिडर किया जाता है, डिलीवरी है वो कंसिडर की जा सकती है। फॉर ऑथोराइजिंग और परपोर्टिंग टू ऑथोराइज, ऑथोराइज करता है या फिर ऑथोराइज करने का पर्पस है, इसके लिए बनाया गया है। इधर बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी, ये डॉक्यूमेंट देने से भी डिलीवर हो जाएगा या फिर उसको एंडोर्स कर देंगे कि भाई अब ये गुड्स है वो एक ही जगह पर बी के हो गए। The possessor of the document to transfer or receive goods thereby represented, कौन होगा इस डॉक्यूमेंट का जो possessor होगा वो जनरली ओनर माना जाएगा। प्रूफ ऑफ द possession और कंट्रोल ऑफ गुड्स, किसके पास ये गुड्स है, किसकी possession में है गुड्स वो पता चलेगा। लाइक बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉरफिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट वारंट एंड ऑर्डर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, बिल ऑफ लेडिंग है वो जनरली शिप थ्रू जो भी गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह होते हैं या फिर ट्रांसफर होते हैं उसके लिए होता है। फिर डॉक वारंट है वो जो डॉक पोर्ट है वहां पर रखे गए गुड्स के लिए हो सकता है। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वेयर हाउस गोडाउन में अगर कुछ भी रखे गुड्स तो उसके लिए होगा। वॉरफिंगर सर्टिफिकेट, वॉरफिंगर वॉर्फ होते हैं जो जनरली पोर्ट वगैरह है वहां पर जो शिप रखी जाती है उसका जो गोडाउन पार्किंग एरिया है वहां पर गुड्स रखे है तो उसे वॉर्फ कहा जाता है, और उसका जो ध्यान रखते हैं केयर टेकर्स होते हैं उसे वॉरफिंगर्स कहते हैं, तो वो वॉरफिंगर्स का भी सर्टिफिकेट हो सकता है। या फिर रेलवे रिसिप्ट, अगर रेलवे में गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, या फिर वारंट और कोई टाइप का हो सकता है कहीं पर भी अगर गुड्स वगैरह है तो, या फिर उसकी रिसिप्ट वगैरह जो है वो भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स जिससे पोजीशन कंट्रोल किसके पास है वो पता चलेगा। फिर है प्रॉपर्टी। सेल ऑफ गुड्स में प्रॉपर्टी मतलब की ओनरशिप, जनरल प्रॉपर्टी मतलब की ओनरशिप, गुड्स की प्रॉपर्टी किसके पास है। सो ओनरशिप इन गुड्स और जनरल प्रॉपर्टी, यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब है कि ओनरशिप इन गुड्स और जनरल प्रॉपर्टी। तो अगर मैंने आपको कोई भी गुड्स सेल किए तो मैं आपको गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूं, एंड नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी में आपको कोई स्पेसिफिक चीज के लिए ही हक मिलेगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही वो आप काम कर पाएंगे। अगर मैं आपको मेरा नथिंग का फोन रिपेयर करने के लिए देता हूं दैट इज कंसिडर्ड एज अ स्पेशल प्रॉपर्टी, उसमें आपके पास बेलमेंट है, आप एज अ बेली वो रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि भाई आप उसको रिपेयर करेंगे। बट अगर मैं आपको अपना फोन सेल कर रहा हूं देन इट इज कंसिडर्ड एज जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी आप उस फोन के साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको रिपेयर करने के लिए देता हूं तो आपके पास स्पेशल प्रॉपर्टी, एंड स्पेशल प्रॉपर्टी इज ओनली अप टू रिपेयरिंग सच अ फोन, नथिंग एल्स, नॉट मोर देन दैट। बट जनरल प्रॉपर्टी होगा तो उसमें आप जो चाहे वो कर सकते हैं, इसको तोड़ो फोड़ो, किसी को सेल कर दो, फेंक दो, रिपेयर करवाओ, कुछ भी। समझ में आ रहा है। तो जनरली जब सेल होता है तो उस केस में सेलर से बायर को जनरल प्रॉपर्टी मतलब कि ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर होता है। उसके बाद बायर को देखना है कि इस फोन का क्या करना है, उसका रिस्क भी उसके रिवॉर्ड्स भी उसका। वो फोन खराब हो जाए तो भी बायर को देखना है, उसमें से कुछ सोना चांदी निकले तो भी वो बायर के, राइट। समझ में आ रहा है। तो जो जनरल प्रॉपर्टी में जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है इन केस ऑफ अ सेल, बट दूसरे टाइप के जैसे बेलमेंट वगैरह है तो उसमें स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। उस केस में जो बेली वगैरह है वो जिस पर्पस के लिए उनको फोन दिया है वो उसी पर्पस के लिए यूज कर सकता है। अगर रिपेयर के लिए दिया है तो वो रिपेयर ही करेंगे। अगर मैंने आपको फोन संभालने के लिए दिया तो आपको उसका यूज नहीं करना है, उसका मिसयूज नहीं करना है, राइट। स्पेशल प्रॉपर्टी क्लियर। फिर प्राइस जिसके जो पे की जाती है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स, इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स expressed in monetary terms, essential requirement to make a contract of sale of goods। सेल ऑफ गुड्स होने के लिए कुछ ना कुछ प्राइस, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना जरूरी है। सी नॉर्मल बेसिक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए भी कंसिडरेशन प्राइस होना जरूरी है। तो सेल ऑफ गुड्स के लिए गुड्स के सामने कुछ प्राइस पे करना बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, सेलर उसी के लिए वो गुड्स सेल कर रहा है। वो मॉनेटरी कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ गुड्स होगी, राइट। सिंपल। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स मॉड्यूल में दिया है जैसे कि इंसॉल्वेंसी, मर्केंटाइल एजेंट है, राइट, क्वालिटी ऑफ गुड्स, बट वो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, वो आपको ऐसे ही कहीं पर भी होगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा, उसका मीनिंग डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। बाकी जो जरूरी था वो सब कुछ इसमें कवर अप हो जाएगा, और मुझे जहां पर जरूरत लगेगी वहां पर मैं मॉड्यूल का भी रेफरेंस लूंगा और मॉड्यूल में से आपको बता भी दूंगा। चलिए अब है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल इमीडिएटली ट्रांसफर हो रहा है तो उसे सेल कहा जाएगा, और फ्यूचर के लिए कुछ ट्रांसफर किया जाएगा तो उसे एग्रीमेंट टू सेल कहा जाएगा। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स।
It is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. Seller अगर ट्रांसफर करता है या फिर agrees to transfer, seller transfers या agrees to transfer, अभी ट्रांसफर कर रहा है तो वो सेल, अगर फ्यूचर में agrees to transfer तो वो एग्रीमेंट टू सेल होगा। प्रॉपर्टी इन द गुड्स मतलब जनरल प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस, बायर प्राइस देगा, सेलर उसको गुड्स देंगे, समझ में आ रहा है, गुड्स की प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। मोड फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है? अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स में इधर थ्रू सेल दैट इज वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सेल के केस में तुरंत ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी। एग्रीमेंट टू सेल उस केस में वेयर द ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन। एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर टाइम में फ्यूचर गुड्स जब अवेलेबल होंगे या फिर कुछ कंडीशंस फुलफिल होगी तभी वो गुड्स ट्रांसफर किए जाएंगे। सेल के केस में इमीडिएटली ट्रांसफर किया जाता है, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट में कुछ कंडीशंस अगर हो तो उसके फुलफिलमेंट के ऊपर वो ट्रांसफर किया जाता है, राइट। An agreement to sell becomes a sell when the time elapses or the conditions are fulfilled subject to which the property in the goods is to be transferred। कंडीशन फुलफिल हो जाती है या फिर जिस टाइम को बोला था, भाई मैंने बोला था कि भाई मैं 1 महीने बाद आपको सेल करूंगा तो वो 1 महीना कंप्लीट होगा, दैट इज elapse ऑफ टाइम। या फिर मैंने बोला था कि भाई आपको वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके लाना है फिर ही मैं आपको गुड्स सेल करूंगा, राइट। तो वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी गुड्स ट्रांसफर किए जाएंगे एग्रीमेंट टू सेल के केस में। इन दोनों का डिफरेंस दिया है सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल। बेसिस ऑफ डिफरेंस और सेल और एग्रीमेंट टू सेल, यहां पर सिर्फ कीवर्ड्स दिए गए हैं, बट आपको अगर क्वेश्चन में पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं तो आपको पूरे सेंटेंसेस लिखकर अच्छे से लिखना जरूरी है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ ये एक एक वर्ड लिखना नहीं है, राइट। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल के केस में इमीडिएटली ट्रांसफर होता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट या फिर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन पर वो ट्रांसफर किया जाता है। सेल के केस में इमीडिएटली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ऑन फ्यूचर डेट और फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड, सेल में एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि गुड्स ट्रांसफर हो गए, जनरली कंसिडरेशन में मिल जाएगा, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में एग्जीक्यूटरी है, उसमें सेलर जो है वो बाद में सेल करेगा। रेमेडीज फॉर ब्रीच, अगर ब्रीच मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके लिए फुलफिल नहीं करते हैं तो मतलब कि सेलर ने गुड्स दे दिए बट बायर ने पैसा नहीं दिए तो सू फॉर द प्राइस, सेलर है वो सू कर सकता है बायर को कि भाई पैसा लाओ वरना मैं कैश करूंगा, कैश कर भी सकता है। एग्रीमेंट टू सेल के केस में सू फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट फॉर प्राइस। अभी तक सेलर ने जो गुड्स है वो ट्रांसफर नहीं किए तो वो प्राइस नहीं मांग सकता है, बट अगर बायर ने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट तो उस वजह से उनको जो नुकसान हुआ उसके लिए वो डैमेजेस मांग सकता है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बायर के लिए वो गुड्स बनाए हो सकते हैं, तो उस केस में वो डैमेजेस मांग सकता है, प्राइस नहीं मांग सकता है। समझ में आ रहा है? तो सेल के केस में सू फॉर अ प्राइस, बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ओनली सू फॉर द डैमेजेस एंड नॉट फॉर द प्राइस। लायबिलिटी ऑफ पार्टीज, जो पार्टीज की क्या लायबिलिटी रहेगी? लायबिलिटी ऑफ द बायर, सेल कर दिया तो गुड्स की लायबिलिटी किसकी होगी? बायर की, उसको रिपेयर करवाना है, खराब हो गया, टूट गया, कुछ भी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल लायबिलिटी ऑफ द सेलर, क्योंकि अभी तक गुड्स जो है वो ट्रांसफर नहीं की है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। बर्डन ऑफ रिस्क, सेम वे लायबिलिटी जिसकी है उसी का रिस्क का बर्डन है। इन केस ऑफ सेल बायर का है और जबकि एग्रीमेंट टू सेल में सेलर का रहेगा, क्योंकि अभी तक गुड्स ट्रांसफर नहीं हुआ है, उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा वो किसको रिस्क बेयर करना है? इन केस ऑफ सेल बायर को और इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल सेलर को। नेचर ऑफ राइट्स, इसमें राइट्स कैसे मिलते हैं? इसमें बायर को जस्ट इन रेम मिलता है, मतलब कि जो राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड मतलब कि वो जो बायर है वो उस गुड्स के लिए कुछ भी कर सकता है, उनको जो करना है जैसे करना है, पूरे दुनिया के सामने लड़ सकता है, वो सेल कर सकता है, उसको तोड़ सकता है, फेंक सकता है, कुछ भी कर सकता है, राइट। दैट इज जस्ट इन रेम। जबकि यहां पर जस्ट इन पर्सनम, उस केस में बायर के पास सिर्फ सेलर के पास से वो गुड्स मांग सकता है, बट वो गुड्स के लिए और कुछ नहीं कर सकता है, राइट। वो राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन हो जाएगा। यहां पर बायर के पास सिर्फ राइट अगेंस्ट सेलर है कि भाई वो सेलर के पास से मांग सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। राइट ऑफ रीसेल,
सेल के केस में राइट टू रीसेल, सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बायर को सेल कर दिया। हाँ, यूनिट 3 में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे रीसेल कर सकता है कब, कैसे, क्या होगा वो आएगा, अदरवाइज वो जनरली रीसेल नहीं कर सकता है। बट इन एग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर में रीसेल, क्योंकि अभी तक वो बायर को सेल नहीं किया है तो वो रीसेल दूसरे किसी को सेल कर सकता है, उस केस में बायर केस फाइल कर सकता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो क्या होगा? ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल असाइनी ऑफ सेलर क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स, वो बायर के पास से गुड्स नहीं मांग सकते हैं। विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर, बट बायर के पास से पैसे मांग सकते हैं, जो गुड्स सेलर ने ट्रांसफर किए थे उसके सामने वो पैसे मांग सकते हैं। तो अगर सेलर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में सेलर के ऑफिशियल असाइनीज हैं वो गुड्स रिकवर नहीं कर पाएंगे, बट वो जो अमाउंट पेएबल है बाय द बायर वो रिकवर कर सकते हैं। अगर एग्रीमेंट टू सेल के केस में ऑफिशियल असाइनी, सेलर के ऑफिशियल असाइनीज क्या कर सकते हैं? एक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स, क्योंकि अभी तक वो बायर को सेल नहीं किया है तो वो गुड्स के कंट्रोल रख सकते हैं। द प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल, अभी तक गुड्स ट्रांसफर ही नहीं किए हैं तो गुड्स जो है उसके सामने पैसे नहीं मांग सकते हैं, राइट। तो सेल के केस में सेलर जो है वो अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका ऑफिशियल असाइनी है वो गुड्स वापस नहीं ले सकेंगे बट पैसे मांग सकते हैं बायर के पास से। और अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो उस केस में गुड्स के कंट्रोल सेलर के असाइनी के पास रहेंगे, जबकि वो पैसे नहीं मांग सकते बायर के पास से क्योंकि अभी तक वो गुड्स सेल नहीं किए हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या होगा? उसके असाइनी जो ऑफिशियल असाइनी है कंट्रोल ओवर द गुड्स, वो गुड्स का कंट्रोल अपने पास रख लेंगे। अगर बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके जो असाइनी है वो उनके पास उनका गुड्स का कंट्रोल रहेगा, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी सेल हो चुका है, अभी भी गुड्स मिल गए हैं बायर को, राइट, तो वो यूज कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ऑफिशियल असाइनी नॉट कंट्रोल ओवर द गुड्स, बट उसके पास बायर के असाइनीज के पास इन एग्रीमेंट टू सेल के केस में कोई भी गुड्स के कंट्रोल नहीं रहेंगे क्योंकि अभी तक वो सेल ही नहीं हुआ है। क्लियर? तो ये सेल और एग्रीमेंट टू सेल के डिफरेंसेस है, राइट। सेल के केस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएटली, बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल इन फ्यूचर डेट और फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? सेल है वो एग्जीक्यूटेड है, एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी है। रेमेडीज फॉर ब्रीच, सेल का कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच होता है तो सू फॉर द प्राइस, मतलब कि बायर पे नहीं करता है तो वो सूट फाइल कर सकता है सेलर जो है। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हैं, प्राइस नहीं मांग सकते क्योंकि अभी तक गुड्स सेल नहीं किए हैं। लायबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है वो बायर की रहेगी इन केस ऑफ सेल, एग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर की रहेगी। सेम में बर्डन ऑफ रिस्क है वो सेल के केस में बायर का रहेगा जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर का रहेगा। नेचर ऑफ राइट्स कैसे है? सेल के केस में जस्ट इन रेम है, मतलब कि राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, जबकि इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल जस्ट इन पर्सनम है, मतलब कि राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन दैट इज सेलर। राइट ऑफ रीसेल, सेल के केस में सेलर जो है वो रीसेल नहीं कर सकता है बट एग्रीमेंट टू सेल के केस में वो रीसेल कर सकता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, अगर सेल के केस में सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो गुड्स का कंट्रोल उसके ऑफिशियल असाइनी नहीं ले पाएंगे बट प्राइस है वो रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द बायर। इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल सेलर जो है वो अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उनके ऑफिशियल असाइनी गुड्स का कंट्रोल ले सकते हैं बट प्राइस नहीं मांग सकते हैं। एंड इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, उस केस में ऑफिशियल असाइनी जो है बायर के वो गुड्स का कंट्रोल रख सकते हैं बट एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स का कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि गुड्स अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए एलिमेंट्स मस्ट कोएग्जिस्ट, जो हमने आगे भी देखा था, टू पार्टीज बायर एंड सेलर होने चाहिए। कंसिडरेशन प्राइस इन मनी, पूरा का पूरा काइंड में नहीं हो सकता है, पार्टली काइंड में हो सकता है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, एब्सोल्यूट अभी के अभी दे दिए गुड्स, या फिर कंडीशनल भी ये कंडीशन फुलफिल करनी है तभी गुड्स मिलेंगे। सब्जेक्ट मैटर, मूवेबल गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टीज में ट्रांसफर नहीं हो सकती। डिलीवरी ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज, ओनरशिप टू टेक प्लेस, ओनरशिप डिलीवरी ट्रांसफर होनी चाहिए। एंड फुलफिल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने देखा था, फ्री कंसेंट, पार्टीज की कैपेसिटी वगैरह। चलिए फिर है सेल डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें है सेल एंड हायर परचेज। हायर परचेज में क्या होता है कि गुड्स जो है वो ओनर है वो हायर परचेजर को देते हैं यूज करने के लिए, उनके पोजीशन ट्रांसफर होती है और जो हायर परचेजर या हायरर है उनको कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे करने रहते हैं गुड्स के ओनर को उसको यूज करने के लिए, और एट द टाइम ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ओनर जो है वो गुड्स सेल कर सकता है हायरर को। हायरर या हायर परचेजर है उनके पास ऑप्शन होता है कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पर अगर वो परचेस करना चाहे तो वो गुड्स को परचेस कर सकते हैं, उनकी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है।
जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं होता तब तक हायरर जो है उनके पास ओनरशिप नहीं होती, सिर्फ पोजीशन होता है और उनके सामने उनको इंस्टॉलमेंट जो पे किए गए हैं वो पे करने रहेंगे, राइट। तो ये हायर परचेज होता है। सेल और हायर परचेज में क्या डिफरेंस होता है वो यहां पर समझाया है, उसके डिफरेंस के पॉइंट्स सेल और हायर परचेज। टाइम ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी, सेल के केस में इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, जबकि हायर परचेज के केस में लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट अगर करेंगे उसके बाद अगर हायर परचेजर अलाउ करेगा तभी ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी। पोजीशन ऑफ द पार्टी, इन केस ऑफ सेल बायर है वही ओनर बन जाएगा, बट हायर परचेज के केस में हायरर है वो ओनर नहीं है, वो सिर्फ बेली है, राइट। उसको बेली की पोजीशन में वो है, वो ओनर के बिहाफ पर जो स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसके बेसिस पर वो यूज कर रहा है। पोजीशन ऑफ द हायरर इज लाइक दैट ऑफ बेली टिल द फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट करने के बाद वो ओनर बन सकता है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है वो बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड बाउंड टू पे प्राइस, एक बार सेल कर दिया फिर बायर इज बाउंड टू पे द प्राइस, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकता, अगर करेगा तो शूट वगैरह फाइल हो सकते हैं। बट इन केस ऑफ हायर परचेज हायरर मे टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स, हायरर गुड्स रिटर्न कर देगा और फिर वो जो इंस्टॉलमेंट जो पे करने थे वो अब तक पे कर दिया होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, अगर बायर या फिर हायरर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो इन केस ऑफ द सेलर को वो बेयर करना पड़ेगा रिस्क ऑफ सेलर, क्योंकि उन्होंने तो बायर को गुड्स पास कर दिए हैं, अब वो पैसे रिकवर कर सकता है, बट अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया और वो पैसे नहीं दे पाएंगे तो सेलर को रिस्क बेयर करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ हायरर ओनर टेक्स नो रिस्क एंड हैज द राइट टू टेक बैक द गुड्स, तो हायर परचेस के केस में ओनर वो गुड्स वापस ले लेंगे हायरर के पास से और फिर वो भले ही बाकी के इंस्टॉलमेंट पे ना करे, क्योंकि वो तो आगे ओनर जो है वो किसी और को भी दे सकता है, अब यूज ही नहीं करने वाला हायरर तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, इन केस ऑफ अ सेल द बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेजर, बायर है वो आगे सेल कर सकता है क्योंकि इनके पास भी ओनरशिप है प्रॉपर्टी है, तो आगे टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, गुड बोनाफाइड सेल कर सकता है। बट इन केस ऑफ हायर परचेज हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन टू अ बोनाफाइड परचेजर, जो बोनाफाइड परचेजर विथ गुड इंटेंशन जो परचेस करता है उनको भी हायरर ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि हायरर के पास वो ओनरशिप के राइट्स है ही नहीं। In case of a resale, the buyer can resell the goods, but hirer cannot unless all installment paid. Last installment के बाद वो owner बन जाएगा, फिर वो resell कर सकता है। Kind of ये last के दोनों points similar ही है, transfer of title या resell, right? चलिए, तो ये hire purchase और sell का difference था। प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है सेल के केस में इमीडिएटली, हायर परचेस के केस में ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। पोजीशन ऑफ द पार्टी क्या है, बायर है वो ओनर है, जबकि हायरर जो है वो बेली है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बायर टर्मिनेट नहीं कर सकता है, ही इज बाउंड टू पे द प्राइस, बट हायर परचेजर वो गुड्स को रिटर्न करके टर्मिनेट कर सकता है। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर और हायरर, उस केस में रिस्क सेलर का होगा इन केस ऑफ सेल, और हायर परचेस के केस में रिस्क नहीं रहेगा, वो गुड्स वापस ले सकता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, बायर जो है वो आगे अच्छा टाइटल बोनाफाइड परचेसर को ट्रांसफर कर सकता है, बट हायर परचेसर नहीं कर सकता है क्योंकि खुद वो ओनर नहीं है। रीसेल, बायर है वो रीसेल कर सकता है, बट हायर परचेसर नहीं कर सकता है। फिर है सेल एंड बेलमेंट। बेलमेंट के केस में पोजीशन ट्रांसफर होती है बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, वो कोई एक पर्पस के लिए हो सकता है, रिपेयरिंग के लिए हो सकता है, सेल्फ कस्टडी के लिए हो सकता है, जस्ट ऐसे ही सामने वाले पर्सन को यूज करने के लिए भी दिया जा सकता है। वो इन डिटेल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर अप होता है, आपने होपफुली पढ़ा होगा। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ अ सेल ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, सेलर से बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, बट इन केस ऑफ अ बेलमेंट ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द बेलर टू बेली। सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर होती है सेलर से बायर को, जबकि बेलमेंट के केस में बेलर से बेली को सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर की जाती है। रिटर्न ऑफ गुड्स नॉट पॉसिबल, सेल के केस में बायर रिटर्न नहीं कर सकता, करेगा तो वो सेल रिटर्न के अलग जो कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए, बाकी ऐसे ही बायर मन फर गया, मतलब उनका अब इच्छा नहीं है और वो चेंज हो गया माइंडसेट और वो रिटर्न कर देगा, ऐसा नहीं चलेगा। इन केस ऑफ अ बेलमेंट, बेली must return the goods to the bailor on accomplishment of the purpose, जैसे ही पर्पस, जिस पर्पस के लिए उनको गुड्स दिए गए थे वो फुलफिल होने के बाद बेली इज लायबल टू रिटर्न बैक इट टू द बेलर ओनर।
राइट। वो रिपेयर करना था, वो रिपेयर हो गया, रिटर्न कर देना चाहिए। वो सेफ कस्टडी के लिए दिया था, तो जब भी बेलर ओनर मांगेगा तो वो वापस करना रहेगा। एंड कंसिडरेशन इन केस ऑफ अ सेल इट इज द प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी, कुछ पैसे दिए जाते हैं, बायर है वो सेलर को पैसे देंगे। इन केस ऑफ अ बेलमेंट इट मे बी ग्रेटिट्यूअस और नॉन ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट। सेफ कस्टडी के लिए मैंने, अगर आप मेरा फोन है आपको दिया है तो मैं आपको कुछ पैसे नहीं दूंगा, या फिर अगर आपको मेरे फोन में से कॉल करना है उसके लिए आपने मुझसे मांगा तो उसके लिए मैं आपको कोई भी चार्ज नहीं करूंगा। दैट इज कंसिडर्ड एज ग्रेटिट्यूअस। नॉन ग्रेटिट्यूअस में अगर आपको फोन रिपेयर करने के लिए देता हूं तो वो नॉन ग्रेटिट्यूअस है, उसका रिपेयरिंग के सर्विस के सामने मुझे आपको पैसे देने रहेंगे, राइट। तो बेलमेंट दोनों तरीके से हो सकता है, ग्रेटिट्यूअस या नॉन ग्रेटिट्यूअस, राइट। तो यहां पर सेल और बेलमेंट के तीन डिफरेंसेस दिए हुए हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल के केस में सेलर से बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, बेलमेंट के केस में बेलर से बेली को पोजेशन ट्रांसफर की जाती है। रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल के केस में कुछ भी गुड्स रिटर्न नहीं हो सकता है, बट बेलमेंट के केस में बेली इज लायबल टू रिटर्न इट बैक टू द बेलर। एंड कंसिडरेशन, सेल के केस में कुछ ना कुछ प्राइस देनी रहेगी, जबकि बेलमेंट के केस में जरूरी नहीं है कि पैसे हो, वो ग्रेटिट्यूअस एज वेल एज नॉन ग्रेटिट्यूअस हो सकता है। एंड फिर है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सेल के केस में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स ट्रांसफर किए जाते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर जो है उसमें गुड्स नहीं होते, उसमें सर्विसेज दी जाती है। Sell, it's a contract in which some goods are sold or are to be sold for a price. In case of contract for work and labor, not goods are sold and there is only the doing or rendering of some work of labor. Simple, ठीक है। Procedure for conduct of contract of sale. Contract of sale कैसे किया जाता है? A contract of sale is made by an offer to buy or sell. Offer देगा for a price, consideration होना चाहिए by acceptance of such offer. Offer करेंगे, वो एक्सेप्ट होगा तो प्रॉमिस बनेगा, उसमें कंसिडरेशन प्राइस होगी तो वो एग्रीमेंट बनेगा, राइट। एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मोड ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट। डिलीवरी एंड पेमेंट कब कैसे हो सकता है? तो वो इमीडिएट डिलीवरी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, डिलीवरी अभी पेमेंट बाद में, पेमेंट अभी डिलीवरी बाद में, ऐसा भी हो सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट मे प्रोवाइड फॉर द इमीडिएटली डिलीवरी ऑफ द गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस और बोथ। पेमेंट अभी, डिलीवरी बाद में, डिलीवरी अभी, पेमेंट बाद में, दोनों ही अभी या दोनों ही बाद में हो सकता है। फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, दोनों ही इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, राइट। थोड़ा थोड़ा गुड्स देंगे, थोड़े थोड़े पेमेंट देंगे, या दैट द डिलीवरी ऑफ पेमेंट ऑफ बोथ शैल बी पोस्टपोन, दोनों ही फ्यूचर डेट में किया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, राइट। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सिंपल। मोड फॉर एंटरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे हो सकता है? राइटिंग में हो सकता है, राइटिंग में पूरा लिख के बताया कि भाई ये सेल होगा, अब होगा, कब होगा, वो सब कुछ सारे कंडीशन के साथ। वर्ड्स ऑफ माउथ, आप बायर है तो आप सेलर को बोलेंगे कि भाई हमें ये गुड्स चाहिए, वर्ड ऑफ माउथ वो आपको दे देंगे। पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली बाय द वर्ड ऑफ माउथ, कुछ लिख के कुछ थ्रू ओरली बताया, या फिर इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। आप जैसा कि कोई ऐसे शॉपिंग मॉल में गए और वहां पर आपने गुड्स कलेक्ट किया और वो आप जो कैश काउंटर है वहां पर जाकर रखते हैं, तो वो कैश का बिल बनाएंगे और आप पे कर देंगे। यहाँ पर दोनों को कोई कुछ बोलने की या कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट थ्रू कंडक्ट भी सेल ऑफ गुड्स हो सकता है। क्लियर? तो राइटिंग बाय वर्ड ऑफ माउथ, या फिर पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली इन माउथ, या फिर पार्टली बाय माउथ एंड इम्प्लाइड भी हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकते हैं, फ्यूचर गुड्स हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स दैट आर रिक्वायर्ड, ओन्ड और possessed by the seller. Future goods, the acquisition of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen. फ्यूचर में वो अवेलेबल होंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, उसके बेसिस पर सेल किए जाएंगे। Whereby a contract of sale, the seller purports to effect a present sale of future goods. The contract operates as an agreement to sell the goods. Future goods के लिए जो एग्रीमेंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो एग्रीमेंट टू सेल कहा जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में जब अवेलेबल होंगे तब गुड्स दिए जाएंगे। ये ठीक है, वो आगे भी हमने पढ़ा हुआ है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू पेरिशिंग गुड्स। पेरिशिंग या गुड्स खराब हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिफोर एक्चुअल डिलीवरी, वो सेल के केस में हो सकता है, एग्रीमेंट टू सेल के केस में हो सकता है, फ्यूचर गुड्स के लिए हो सकता है। तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। सेलर ने अभी तक बायर को गुड्स नहीं दिए और उसके पहले ही अगर वो गुड्स खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। Where there is a contract of the sale of specific goods, no knowledge of the seller at the time
When the contract was met, goods perished or become so damaged, contract is void. जब सेलर सेल करने वाला था तब बायर ने बोला कि भाई हमें ये गुड्स चाहिए, बट सेलर को पता नहीं था कि वो गुड्स ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? void. समझ में आ रहा है? या फिर when there is an agreement to sell a specific goods without any fault of on part of the seller or buyer, किसी की गलती नहीं थी, before the risk passes to the buyer and subsequently the goods perishes or becomes so damaged. agreement to sell जब किया था कि भाई फ्यूचर में हम ये गुड्स देंगे, बट दोनों में से किसी की गलती के बिना ही वो गुड्स खराब हो गए, डैमेज हो गए, before passing such property, एग्रीमेंट कैन बी अवॉइडेड और बिकम वॉइड. उस केस में वो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा, अवॉइड किया जाएगा, कोई भी लायबल नहीं होगा. Future goods. If the future goods are specific and the destruction of such goods amount to supervening impossibility, अब उसको सेल नहीं कर सकते क्योंकि वो गुड्स अवेलेबल ही नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं. फ्यूचर गुड्स, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड बन जाएगा. राइट, तो सिंपल यही याद रखना है कि फ्यूचर गुड्स हो या फिर एग्जिस्टिंग गुड्स हो, सेल हो या एग्रीमेंट टू सेल हो, उस केस में अगर सेलर से बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले अगर गुड्स खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, पेरिश हो जाता है, तो उस केस में जो सेलर है वो लायबल नहीं होंगे बायर को गुड्स देने के लिए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. और कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड बन जाता है तो दोनों में से कोई भी पार्टी लायबल नहीं होती है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने के लिए. सिंपल. तो जब भी गुड्स जो है वो देने से पहले ही, डिलीवरी होने से पहले ही अगर खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय, डैमेज, पेरिशिंग, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. ये पॉइंट हमें याद रखना रहेगा. राइट, चलिए. ascertainment of price. प्राइस कैसे ascertain हो सकता है? फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हो सकता है कि भाई इतना हमें करना है, वो राइटिंग या ओरली डिसाइडेड हो सकता है. और agreed to be fixed in a manner provided by the contract, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरह से लिखा है कि भाई इस तरह से ascertain किया जाएगा, लाइक बाय वैल्यूअर. ये जो गुड्स होगा उसका वैल्यूअर रखा जाएगा और वैल्यूअर जितना प्राइस बोलेगा उतनी प्राइस पे की जाएगी. और डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज, या फिर पार्टीज के बीच जिस तरह से डीलिंग्स होती आ रही है पहले भी, उसी तरीके से पे किया जाएगा. तो उस तरीके से हो सकता है. तो ये तीन वेज है जिससे प्राइस असर्टेन की जा सकती है. थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, बाय स्पेसिफाइंग द टर्म्स और मैनर प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, लाइक वैल्यू और वैल्यू करेगा, या फिर जो डीलिंग्स होती आ रही है बिटवीन द पार्टीज उसके बेसिस पर हो सकता है. Where price is not determined, the buyer shall pay seller a reasonable price. अगर बायर ने, मतलब दोनों के बीच अगर कुछ भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है प्राइस का और बायर ने वो यूज करने लगे, तो उस केस में बायर इज लायबल टू पे रीजनेबल प्राइस. जो प्राइस पे करनी चाहिए नॉर्मल सिनेरियो में उतनी पे करनी रहेगी. बायर अगर वो यूज करने लगेगा तो बायर इज लायबल टू पे रीजनेबल प्राइस. क्लियर? चलिए. एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन. अगर ऐसा नक्की किया है कि भाई वैल्यूएशन, वैल्यूअर जो वैल्यू करेगा उसके बेसिस पर पे किया जाएगा फ्रॉम द बायर टू सेलर, तो वैल्यूअर जो वैल्यू करेगा उसके बेसिस पर पे करना रहेगा. अगर वैल्यूअर कोई भी रीजन से वैल्यू नहीं कर पाता है तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा. अगर किसी एक के फॉल्ट की वजह से वैल्यूएशन नहीं हो पा रहा है तो जो पार्टी इन डिफॉल्ट है वो दूसरी पार्टी को डैमेजेस पे करेगी. और अगर बायर ने ऑलरेडी वो गुड्स यूज करने लगे हैं तो रीजनेबल प्राइस पे करनी रहेगी. When there is an agreement to sell goods on terms that the price to be fixed by the valuation of third party and such third party cannot or does not make such valuation. अगर वैल्यूएशन करना था, वैल्यूअर करने वाला था, बट वैल्यूएशन नहीं हो पाया तो वॉइड हो जाएगा. इफ द गुड्स और एनी पार्ट thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price therefore. The agreement is thereby avoided. वो जो एग्रीमेंट था कि भाई वैल्यूअर वैल्यूएशन करेगा तो वो वॉइड हो जाएगा, सॉरी वो एग्रीमेंट अवॉइड हो जाएगा और बायर इज लायबल टू पे रीजनेबल प्राइस. राइट, यहां पर तो वॉइड हो जाएगा. अगर वैल्यूअर है वो वैल्यूएशन नहीं करता है और अभी तक गुड्स नहीं दिए हैं तो वो वॉइड हो जाएगा. और अगर ऑलरेडी बायर को वो गुड्स मिल चुके हैं और बायर ने वो गुड्स यूज करने लगे हैं तो उस केस में रीजनेबल प्राइस की जाएगी. वो जो एग्रीमेंट था कि भाई वैल्यूअर वैल्यूएशन करेगा उसको अवॉइड कर देंगे. समझ में आ रहा है? रीजनेबल प्राइस तो पे करनी ही रहेगी. Where such a third party is prevented from the making the valuation by the fault of the seller or buyer, the party not in fault may maintain a suit for damages against the party in default.
अगर कोई एक पार्टी की गलती की वजह से वैल्यूअर जो है वो वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा है, फॉर एग्जांपल सेलर है, वो गुड्स जिसका वैल्यूएशन करना है वो वैल्यूअर को दिखाता ही नहीं है, तो उस केस में सेलर जो है वो पार्टी इन डिफॉल्ट है। बायर है वो पार्टी इन डिफॉल्ट नहीं है, तो उस केस में पार्टी इन डिफॉल्ट है, मतलब कि सेलर है उसको बायर को पे करना रहेगा जो डैमेजेस है वो, राइट। तो 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर वैल्यूएशन नहीं हो पा रहा है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि भाई वैल्यूअर वैल्यूएशन करेगा और उसमें वैल्यूएशन नहीं कर पाते, तो उस केस में उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, सेलर इज नॉट लायबल टू गिव इट टू द बायर। अगर इसमें कोई एक पर्सन की गलती है, कोई एक पार्टी की गलती है, तो जो पार्टी की गलती है उसको दूसरी पार्टी को डैमेजेस पे करने रहेंगे। सेलर की गलती है तो वो बायर को डैमेजेस पे करेगा, बायर की गलती है तो सेलर को डैमेजेस पे करेगा। और अगर वो वैल्यूएशन करे उसके पहले ही, वैल्यूअर वैल्यूएशन करे उसके पहले ही बायर ने वो यूज करने लगे हैं गुड्स, तो उस केस में वैल्यूएशन नहीं हो सकता है, तो उस केस में बायर इज लायबल टू पे रीजनेबल प्राइस। समझ में आ रहा है? इसके रिगार्डिंग एग्जांपल है, P is having 2 bikes. He agrees to sell both the bikes to S at a price to be fixed by the Q. यहाँ पर P is having 2 bikes, तो वो सेलर है, वो अपना बाइक जो है वो S बायर को बेचना चाहता है, उसके लिए Q जो है वो प्राइस डिसाइड करेगा, तो वो वैल्यूअर है। P है वो सेलर, S है वो बायर। P अपने बाइक्स S को बेचना चाहता है, Q जो वैल्यूएशन करेगा उसके बेसिस पर। He gives delivery of 1 bike immediately. उन्होंने तुरंत ही एक बाइक डिलीवर कर दिया। Q refuses to fix the price. Q वैल्यूअर ने मना कर दिया। As such, P asks S to return the bike already delivered, while S claims for delivery of the second bike too. P ने S के पास से वो जो एक बाइक ऑलरेडी डिलीवर कर दिया वो भी वापस मांगा, जबकि S कह रहा है कि भाई मुझे दूसरा बाइक भी चाहिए। In the given instance, buyer S shall pay reasonable price to P for the bike already taken. Already जो बाइक ले लिया है S ने, उसके लिए उनको reasonable price पे करनी चाहिए। S जो buyer है वो P seller को पे करेगा। As regards the second bike, this contract can be avoided. But दूसरा बाइक जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यूअर ने मना कर दिया है, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो सकता है। फर्स्ट बाइक के लिए एस जो बायर है वो रीजनेबल प्राइस पे करने के लिए लायबल है, जो कि दूसरा बाइक जिसके लिए अभी तक डिलीवरी नहीं दी गई है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। और अगर इसमें किसी एक की गलती होती, फॉर एग्जांपल वो वैल्यूएशन Q जो है वो वैल्यूएशन करने से मना कर रहा है क्योंकि P की गलती है, तो उसके इसमें P जो है वो डैमेजेस पे करने के लिए लायबल है S को। और अगर S की गलती है तो उस केस में S जो है वो दूसरे बाइक के लिए P को डैमेजेस पे करेंगे। सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, राइट। चलिए, तो ये था हमारा यूनिट 1 बेसिक्स, इसमें सारे आते हैं, बेसिक फीचर्स वगैरह कवर अप होते हैं सेल ऑफ गुड्स के। अब हम कवर अप करते हैं यूनिट 2, जिसमें कंडीशन और वारंटीज जो है वो कवर अप होता है। चलिए, स्टिपुलेशन एज टू टाइम एंड पेमेंट एंड टाइम ऑफ डिलीवरी। सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा पॉइंट दिया है कि जो टाइम ऑफ पेमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अगर नहीं लिखा होगा तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट टाइम ऑफ डिलीवरी मेंशन होना चाहिए, या फिर वो रीजनेबल टाइम पर डिलीवर होना जरूरी है। वो एसेंशियल हो सकता है, बट टाइम ऑफ पेमेंट एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, एसेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। Stipulation as the time of payment are not deemed to be the essence from the terms of contract of sale unless terms of contract state otherwise. Generally stipulation of time of payment इतना important नहीं होता है sale of goods के contract के लिए, but stipulation of time of delivery are usually the essence of the contract. Delivery of goods must be made without delay. गुड्स है वो टाइमली डिलीवरी होने चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है या फिर जो रीजनेबल टाइम है उसके अंदर, बट पेमेंट है वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यूनिट का जो पार्ट है वो कवर अप होता है, कंडीशंस एंड वारंटीज विथ रेफरेंस टू द गुड्स। गुड्स जो भी सेल किए जाते हैं उसके साथ कुछ कंडीशंस, कुछ वारंटीज हो सकती है। कंडीशंस मतलब कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द गुड्स या फिर रिक्वायरमेंट है कि भाई गुड्स ऐसा तो होने ही चाहिए थे, गुड्स के साथ ये चीजें तो होनी चाहिए, दैट इज कंसिडर्ड एज कंडीशन, कि जिसके बेसिस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो मेन एसेंशियल एलिमेंट्स है। जबकि वारंटी है वो कोलेटरल है, वो हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, मतलब नहीं हो तो डैमेजेस मांग सकते हैं, बट कंडीशंस अगर प्रेजेंस नहीं होती है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट है वो रेप्यूडिएट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, वॉइड बन जाएगा। बट वारंटी के केस में आप सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हैं कि भाई ये होना चाहिए था, अगर नहीं है तो उसके नुकसान आप भरपाई कर दीजिए।
वो मेन एसेंशियल नहीं होते जिसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कंडीशंस के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। वारंटीज है वो कोलैटरल है, वो साथ में होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जिस पर्पस के लिए आपने वो गुड्स परचेस किए हैं वो कंडीशन बन जाएगी। द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएट। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, वो ब्रीच होती है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो रेप्यूडिएट हो सकता है, रिजेक्ट कैंसिल हो सकता है। बट इन केस ऑफ अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिक नहीं है, मेन नहीं है। The breach of which give rise to the claim for damages, उसका अगर ब्रीच होता है तो सिर्फ damages मांग सकते हैं, but not a right to reject the goods and treat the contract as repudiate। बट उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। वारंटी अगर ब्रीच हो रही है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं होगा, उसमें डैमेजेस मांग सकते हैं। कंडीशन है वो मेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ब्रीच की वजह से रेप्यूडिएशन हो सकता है। बट वारंटी अगर ब्रीच होती है तो उसकी की वजह से रेप्यूडिएट नहीं होगा, सिर्फ डैमेजेस मांग सकेंगे क्योंकि वो कोलैटरल टू द मेन पर्पस है, राइट। आपने कोई भी कार वगैरह परचेस की है वो स्पेसिफिकली आपने उनकी माइलेज देख के, एवरेज देख के परचेस किया है, और अगर वो एवरेज, क्योंकि आपका टैक्सी का बिजनेस है या फिर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग करते हैं, तो अगर वो माइलेज या एवरेज है वो फुलफिल नहीं होती है देन इट इज कंसिडर्ड एज कंडीशन। बट उसका हॉर्न वगैरह खराब हो जाता है तो वो क्या है, वारंटी, क्योंकि हॉर्न जरूरी है बट हॉर्न इज नॉट मेन एलिमेंट ऑफ द परचेजिंग अ कार। हॉर्न बचाने के लिए थोड़ी ना कार परचेस करते हैं। हॉर्न खराब हो जाता है तो डैमेजेस मांग सकते हैं बट रेप्यूडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। बट एवरेज या माइलेज उसी आपने बताया था कि भाई इतनी एवरेज तो होनी चाहिए, और सेलर ने बताया भी था कि हाँ हाँ इससे अच्छी एवरेज आपको माइलेज मिलेगी, फिर भी अगर वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेप्यूडिएट हो सकता है, बट हॉर्न की वजह से नहीं हो सकता है। सिंपल। इसका डिफरेंस दिया हुआ है कंडीशन वर्सेस वारंटी। Meaning, a stipulation essential to the main purpose of the contract, while warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract। कंडीशन है वो essential to main purpose है, जबकि वारंटी है वो collateral to the main purpose है। राइट, इन केस ऑफ अ ब्रीच, अगर कंडीशन जो है वो ब्रीच हो जाती है तो रेप्यूडिएट और क्लेम डैमेजेस और बोथ। कंडीशन के केस में कंडीशन अगर ब्रीच होती है तो रेप्यूडिएट भी कर सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, या फिर डैमेजेस मांग सकते हैं, या फिर दोनों ही कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ वारंटी क्लेम ओनली डैमेजेस, उस केस में रेप्यूडिएट नहीं हो सकता है। कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन जो है उनको कन्वर्जन, कंडीशन कई बार वारंटी में कन्वर्ट हो सकता है बट वारंटी कभी भी कंडीशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। कंडीशन को ब्रीच है उसे एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा और सिर्फ डैमेजेस क्लेम किए जा सकता है। बट इन केस ऑफ वारंटी अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। बट वारंटी कभी भी कंडीशन का ब्रीच नहीं माना जा सकता। कंडीशन है वो वारंटी का ब्रीच माना जा सकता है, कब, वो हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट यही है वेवर ऑफ द कंडीशन। कंडीशन है उसको वेव कर देंगे और उसे एज अ वारंटी मान लेंगे। जैसे कि वॉल्यूंटरी वेवर और कंपलसरी वेवर, दो टाइप के वेवर हो सकते हैं कि ठीक है जाने दो, चलता है इतना, तो ऐसा हो सकता है। वॉल्यूंटरी, खुद बायर बोल रहा है कि ठीक है हमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना है, हमें सिर्फ डैमेजेस दे दीजिए, या फिर वो भी चलेगा। वेव्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही बता दे रहे ठीक है नहीं चाहिए, राइट। कोई गुड्स आपने बोला था कि भाई मुझे ये चाहिए, जो सेलर है उन्होंने बताया भी था वो गुड्स जैसे चाहिए थे वैसे अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है अब नहीं चाहिए हमें, वो वॉल्यूंटरी वेवर कर रहे हैं, उसके सामने कुछ डैमेजेस भी नहीं चाहिए, डैमेजेस चाहिए भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। बट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है, राइट, वो जिस पर्पस के लिए बोला था वो कंसिडर नहीं कर रहे, उसके सामने शूट फाइल वगैरह नहीं कर रहे हैं। या फिर इलेक्ट टू ट्रीट कंडीशन एज वारंटी, जो गुड्स आपको जिस क्वालिटी के गुड्स चाहिए थे उसकी जगह पर आपको कम क्वालिटी के, उससे खराब क्वालिटी के गुड्स आए हैं, तो उस केस में भी आप ठीक है जाने दीजिए, हम आपको रिटर्न नहीं कर रहे गुड्स, आप हमारी प्राइस कम कर दीजिए। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज के गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट एक्चुअल में जो आपको गुड्स मिले हैं वो 75 रुपीज के हैं, आपने 100 रुपीज के बेसिस पर पे कर दिया है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 25 रुपीज, वो एज ए डैमेजेस मांग सकते हैं। आपको 100 रुपीज की जगह पर 75 रुपीज वाले अगर गुड्स आ गए हैं तो आपके पास राइट है, राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और रिटर्न कर सकते थे, बट आपने वो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जाने दो, जो भी आया वो चलेगा,
तो उस केस में आप डैमेजेस मांग सकते हैं। आपने 100 रुपीज पे किए थे बट आपका एक्चुअल में एक्सपेंस है वो 75 रुपीज, गुड्स आपको 75 के ही मिले हैं, तो 25 रुपीज के हिसाब से वो आप पैसे मांग सकते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूंटरीली बायर जो है वो वेव करता है कि ठीक है जाने दो, वो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस वेव कर सकता है, या फिर ट्रीटिंग द कंडीशन एज अ वारंटी, वो लोअर क्वालिटी की या फिर कोई और गुड्स है वो एक्सेप्ट कर सकता है अपनी मर्जी से। जबकि कंपलसरी वेवर कब होगा? नॉन सेवरेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपको दो टाइप के गुड्स मिले हैं, राइट। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मॉड्यूल में एग्जांपल भी दिया है कि बासमती राइस और उनके लोअर क्वालिटी वाले राइस एक साथ आपको दे दी है और आपने उसमें से कुछ यूज भी कर लिया है। अब वो राइस है वो अलग नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में नॉन सेवरेबिलिटी हो जाएगी और उस केस में कंडीशन है वो वारंटी बन जाएगी। अब इस केस में बायर वो पूरा का पूरा रिटर्न नहीं कर सकता है पर डैमेजेस मांग सकता है, उनको जो नुकसान हुआ है वो मांग सकता है, राइट। नॉन सेवरेबिलिटी के केस में कंडीशन वेवर कंडीशन वारंटी बन जाएगी। एंड फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। कुछ कंडीशन जो अब लॉ ने मना कर दिया कि भी ये जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लॉ के वेवर की वजह से वो चेंज हो गया, वो कंडीशन है वो वारंटी बन गई, तो ऐसा भी हो सकता है। उस केस में कंपलसरी वेवर हो जाएगा। तो कंडीशन इस केस में वारंटी बन सकती है। चार केसेस है, दो वॉल्यूंटरी के और दो कंपलसरी के। वॉल्यूंटरी में वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और इलेक्ट्स टू ट्रीट कंडीशन एज वारंटी, इलेक्ट्स टू ट्रीट, वो अपनी मर्जी से उसको कंडीशन की जगह पर वारंटी ट्रीट कर रहा है। या फिर कंपलसरी वेवर, नॉन सेवरेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर imposed by the law, fulfillment of contract conditions एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, लॉ ने मना कर दिया है कि ये कंडीशन नहीं है, अब ये वारंटी है, तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर भी कंपलसरी वेवर हो जाएगा। तो ये जो थर्ड पॉइंट हमने देखा था डिफरेंस का कि भाई कंडीशन है वो वारंटी बन सकती है, तो ये चार केसेस में कंडीशन है वो वारंटी बन सकती है, कंपलसरी वेवर और वॉल्यूंटरी वेवर। सिंपल समझ में आ रहा है। बट वारंटी कभी भी कंडीशन नहीं बन सकती है, राइट। तो ये 3 पॉइंट कंडीशन और वारंटी के डिफरेंसेस के थे और ये वेवर ऑफ कंडीशन था, राइट। फिर है मोड ऑफ कंडीशंस एंड वारंटीज। कंडीशंस या वारंटीज किस तरीके से हो सकती है? तो वो एक्सप्रेस एज वेल एज इंप्लाइड हो सकती है। एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि भाई ये तो होना ही चाहिए, या फिर एक्सप्रेसली बोला गया तो भी हो सकता है, या फिर कुछ कंडीशन और कुछ वारंटीज इंप्लाइड होगी। इंप्लाइड कंडीशन और वारंटीज हम यहाँ पर इन डिटेल समझने वाले हैं। एक्सप्रेस है वो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है, और कंडीशन और वारंटीज भी सब्जेक्टिव चीज है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो चीज जो है वो इंपॉर्टेंट होगी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो चीज कोलैटरल हो सकती है, कुछ में वो कंडीशन होगी, कुछ में वो वारंटी हो सकती है। एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडीशंस मीनिंग express conditions agreed upon between the parties at the time of contract and expressly provided in the contract। specifically वो डिस्कस किया है, एग्री किया गया है, तो वो एक्सप्रेस कंडीशंस बन जाएगी, राइट। वो पार्टीज ने डिस्कस किया है, नक्की किया है, वो एग्रीड, राइट। जबकि इंप्लाइड कंडीशंस व्हिच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। लॉ कहता है कि ये तो होना ही चाहिए, ये डिस्कस हो ना हो नॉर्मल है, प्रिज्यूम्ड है कि भाई ये तो सही होना ही चाहिए, ये तो अवेलेबल होना ही चाहिए। An implied condition may be negated or waived by an express agreement। और implied condition है वो negate या फिर waive किया जा सकता है by an express agreement कि भाई ठीक है ये जाने दो चलेगा, ये नहीं होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे implied condition को waive किया जा सकता है expressly। अगर वो expressly मना नहीं किया है तो वो implied condition fulfill होनी ही चाहिए। उसके लिए buyer suit file कर सकता है, उसको repudiate कर सकता है। implied condition स्पेसिफिकली waive नहीं किए तो उसके लिए बायर है वो केस फाइल कर सकता है। सिंपल। चलिए, तो एक्सप्रेस और इंप्लाइड कंडीशन हो सकती है। एक्सप्रेस कंडीशन डिस्कस नहीं करेंगे, बट इंप्लाइड कंडीशंस है वो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग इंप्लाइड कंडीशंस हमें यहां पर बताई गई है। 7 टाइप्स ऑफ इंप्लाइड कंडीशंस हम जो यहां पर डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले एक पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं, कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर जो है वो एक डॉक्ट्रिन है, एक प्रिंसिपल है। कैविएट एम्प्टर का पर्पस है लेट द बायर बिवेयर। बायर को ध्यान रखना है कि वो क्या परचेस कर रहा है, वो उनके लिए सही है या नहीं, उनकी सिचुएशन के हिसाब से वो सही है या नहीं, उसके लिए सेलर लायबल नहीं है। उनकी नॉर्मल बेसिक क्वालिटी, उनका बेसिक यूसेज, उसको देखने के लिए बायर है वो लायबल है। लेट द बायर बिवेयर। बायर को डिसाइड करने दो, बायर को चूज करने दो। अगर उसके बाद वो उसके पर्पस के लिए बराबर नहीं है तो सेलर लायबल नहीं होगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की ही होगी। General rule: it is the duty of the buyer to examine the goods thoroughly before he buys them in order to satisfy himself that the goods will be suitable for his purpose for which he is buying them। ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि भाई लेट द बायर बिवेयर, बायर को जानने दो, चेक करने दो
एग्जामाइन द गुड्स थरोली बिफोर ही बाइज, वो बाय करे परचेस करे उसके पहले उनको चेक करने दो, उनके पर्पस के लिए उनके कंडीशन के हिसाब से वो सही है या नहीं, उनके यूसेज के लिए वो बराबर है या नहीं, फिर बायर कुछ नहीं कह सकता है। उसका एग्जांपल भी है, ए परचेजेस अ हॉर्स फ्रॉम बी एंड नीडेड द हॉर्स फॉर राइडिंग बट ही डिड नॉट मेंशन दिस फैक्ट टू बी। ए है, उनको हॉर्स परचेस करना है और उनको राइडिंग पर्पस के लिए चाहिए, पर उन्होंने बी जो सेलर है उनको कुछ नहीं बताया था। The horse is not suitable for riding but suitable only for being driven in the carriage. एक्चुअली वो राइडिंग के लिए अच्छा नहीं है, वो सिर्फ कैरेज के लिए, मतलब कि उसके साथ वो रथ वगैरह या फिर उसके साथ वो कार्ट वगैरह लगा देंगे तो वो कैरेज पैसेंजर या गुड्स को कैरेज कर सकता है। Caveat emptor rule applies here and so A can neither reject the horse nor can claim compensation from B. यहाँ पर caveat emptor apply होगा क्योंकि B जो सेलर है उनको सामने से बताने की जरूरत नहीं थी कि भाई ये राइडिंग पर्पस के लिए है। ए जो बायर है उनको पूछना चाहिए था, उनको चेक करना चाहिए था, उनकी गलती है तो उस वजह से यहाँ पर caveat emptor एप्लीकेबल होगा और बायर लायबल होगा। वो ना ही गुड्स को रिटर्न कर सकता है ना ही क्लेम कोई भी मांग सकता है। क्लियर? तो ये कैविएट एम्प्टर है, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो जो एक्सेप्शंस हैं मोस्टली वो इंप्लाइड कंडीशंस में ही कवर अप हो जाते हैं। राइट? कैविएट एम्प्टर कहता है कि लेट द बायर बिवेयर, बट कुछ चीजों में बायर की गलती नहीं मानी जाएगी, उस केस में कैविएट एम्प्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो अब हम इंप्लाइड कंडीशंस पढ़ने वाले हैं और जो कैविएट एम्प्टर के एक्सेप्शंस है वो मोस्टली सेम है। राइट? तो वो कैविएट एम्प्टर के एक्सेप्शन यहाँ पर नीचे भी नाम दिए हुए हैं, बट इन डिटेल हम इंप्लाइड कंडीशंस के साथ पढ़ लेंगे। राइट? तो पहले इंप्लाइड कंडीशंस पढ़ते हैं, फिर मैं कैविएट एम्प्टर का एक्सेप्शंस आपको फिर से रिफर करवा दूंगा। चलिए, तो नॉर्मल सिनेरियो में लेट द बायर बिवेयर, बट कुछ सिनेरियो में बायर की गलती नहीं मानी जाएगी, उस केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल होंगे, वहां पर इंप्लाइड कंडीशंस आ जाएगी। राइट? तो वो इंप्लाइड कंडीशंस क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन एज टू टाइटल। जब भी बायर परचेस करता है तो ऐसा मानेगा कि वो जो गुड्स है उसका टाइटल, उसकी ओनरशिप सेलर के पास ही है। सेलर उसको बोनाफाइड वे में ही वो ही उसका एक्चुअल ओनर है और वही ट्रांसफर कर रहा है बायर को। तो बायर है, उनको अच्छा टाइटल मिलना ही चाहिए, उनको ओनरशिप का टाइटल मिलना ही चाहिए। मतलब कि सेलर है, उसके पास अगर ओनरशिप का टाइटल नहीं है तो वो आगे सेल नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मल सिनेरियो में जब भी बायर परचेस करना चाहता है तो वो एज्यूम करता है कि जो सेलर है उसके पास एक्चुअल में उसका हक है, उसका टाइटल है। अगर नहीं है, बाद में ऐसा कुछ भी पता चलता है, बाद में अगर एक्चुअल ओनर जो है वो बायर के पास से उसका गुड्स मांगता है तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो जाएगा और सेलर इज लायबल टू पे बैक ऑल द अमाउंट पेड बाय द बायर। अगर बाद में पता चलता है उसका असली ओनर कौन है तो उस केस में सेलर को बायर को सारे के सारे पैसे देने पड़ेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाएगा। In every contract of sale, the first implied condition on the part of the seller is, in case of a sell, in case of an agreement to sell, in case of a sell, right to sell the goods. सेलर के पास एक्चुअल में राइट टू सेल द गुड्स होने चाहिए, वो सेल कर सके, उस ऐसे हक होने चाहिए। And in case of agreement to sell, right to sell the goods at the time when the property is to pass. जब भी प्रॉपर्टी पास होने वाली है तब तो एटलीस्ट एग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर के पास राइट्स होने चाहिए, टाइटल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ए परचेज अ ट्रैक्टर फ्रॉम बी हु हैड नॉट टाइटल टू इट। After 2 months, the true owner spotted the tractor and demanded it from A. A जो है उन्होंने परचेस किया है ट्रैक्टर B के पास से, बट एक्चुअल में B जो है वो ओनर नहीं था, उसने किसी के पास से चोरी कर लिया था, वो जो भी है। तो उसका एक्चुअल ओनर है वो A के पास से ट्रैक्टर मांगने आता है। Held that A was bound to hand over the tractor to its true owner and that A could sue B, the seller without title, for the recovery of the purchase price. एक्चुअल ओनर जो है उनको ट्रैक्टर वापस देना पड़ेगा, ए है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ए जो है वो बी के सामने सूट फाइल कर सकता है कि भाई उन्होंने गलत किया और वो वापस पैसे मिलने चाहिए। राइट? इंप्लाइड कंडीशन है, वो पूछना जरूरी नहीं है, बायर ने नहीं पूछा फिर भी इट इज द लायबिलिटी ऑफ द सेलर कि वो उनके पास टाइटल है तभी वो आगे सेल करेगा। राइट? सो फर्स्ट कंडीशन है, इंप्लाइड कंडीशन है, टाइटल ऑफ द गुड्स। सेकंड है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। बायर ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई है, उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई मुझे ऐसे गुड्स चाहिए, यही पर्टिकुलर गुड्स चाहिए, उसका मेजरमेंट भी हो सकता है, उसके वेट कैसा होना चाहिए, कौन से टाइप का होना चाहिए, कौन से गुड्स होने चाहिए, वो उन्होंने स्पेसिफाई किया। तो उसी के हिसाब से, उनको डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही उनको गुड्स जो है वो सेल करने रहेंगे।
राइट। स्पेसिफिक पैकेजिंग बताया, स्पेसिफिक कलर बताया हो सकता है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक यूसेज, सब कुछ बताया हो सकता है। तो उस केस में उसको डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दिया था, फिर भी अगर सेलर जो है वो गलत गुड्स अगर देता है बायर को, तो उस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेप्यूडिएट कर सकता है, बायर है उसको रिटर्न कर सकता है, उसके लिए पे करने के लिए लायबल नहीं होंगे, और अगर पे कर दिया तो उसके लिए सेलर है उनको वापस पैसे देने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description। अगर बायर ने अपना डिस्क्रिप्शन बताया कि उनको गुड्स कैसे चाहिए, तो उस केस में सेलर इज लायबल टू सेल एज पर द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही गुड्स होने चाहिए, अगर नहीं है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, a ship was contracted to be sold as a copper fastened vessel, but actually it was only partly copper fastened। एक्चुअल में शिप है वो इस तरह से सेल की गई है कि भी ये कॉपर फास्टेंड वेसल है, बट एक्चुअल में पार्टली कॉपर फास्टेंड है, पूरा का पूरा कॉपर फास्टेंड नहीं है। Held that goods did not correspond to the description and hence could be returned, or if buyer took the goods he could claim damages for the breach। इस केस में बायर मना कर सकता है, या फिर अगर उन्होंने गुड्स ले लिए हैं, उनको नहीं पता था, तो उस केस में वो रिटर्न कर सकते हैं और पैसे मांग सकते हैं, राइट। डिस्क्रिप्शन अगर दिया है बायर ने, तो उसी हिसाब से सेलर इज लायबल टू गिव इट टू द बायर। फिर है सेल बाय सैंपल। अगर सैंपल्स जो देखे थे, बायर ने सैंपल देखा कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए कुछ, तो उस केस में सैंपल जैसे ही पूरा का पूरा बल्क होना चाहिए, और सैंपल और बल्क को चेक करने के लिए बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, और सैंपल या बल्क में कोई भी हिडन डिफेक्ट्स नहीं होनी चाहिए जो देखने से पता ना चले। कुछ डिफेक्ट्स ऐसी हो सकती है कि जो हिडन है, पता नहीं चलती, हिडन डिफेक्ट या उसे लेटेंट डिफेक्ट कहा जाता है। तो लेटेंट डिफेक्ट के लिए सेलर लायबल है, उसके लिए बायर लायबल नहीं है। अपेरेंटली जो भी चीज पता चल सकती है उसके लिए कौन लायबल होगा? बायर, बट उसके लिए सेलर लायबल नहीं होगा। बट जो हिडन डिफेक्ट्स है उसके लिए कौन लायबल होगा? सेलर। सो सेल बाय सैंपल, उसके इसमें बल्क शेल कोरेस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी। बल्क जो है वो सैंपल जैसा ही होना चाहिए। बायर शेल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। बल्क और सैंपल को चेक करने की उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बायर को। एंड गुड्स शेल बी फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट डिफेक्ट, दैट इज हिडन डिफेक्ट। हिडन डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। जो अपेरेंट डिफेक्ट है उसके लिए कौन लायबल होगा? बायर, अदरवाइज सेलर। एक दो केस क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे, बासमती राइस वाला था, जिसमें कोई लेडी जाती है और वो राइस देखती है, तो जो राइस का कटोरा उन्होंने सैंपल्स चेक किए, उसमें बासमती राइस के साथ कुछ छोटी साइज वाला राइस भी था। अब उन्होंने जो अच्छे से नहीं देखा, अदरवाइज वो जो कटोरा उनको सैंपल दिए थे वैसा ही पूरा का पूरा बल्क था, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही थी। प्लस मतलब कि बल्क जैसा ही सैंपल था, और जो बायर उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलती, और ये हिडन डिफेक्ट नहीं थी, अपेरेंट डिफेक्ट थी। बट लेडी जो है उन्होंने प्रॉपरली नहीं देखा, तो उस केस में ऐसा नहीं कह सकते कि सेलर की गलती है, उस केस में बायर की गलती है। उन्होंने इवन स्पेसिफाई भी नहीं किया था कि उनको किस साइज का राइस चाहिए। तो बासमती राइस मिक्स्ड विथ अनदर राइस थे, वो चेक करेंगे, अच्छे से चेक करते तो वो मिस्टेक पता भी चल जाती, बट उसमें नहीं चेक किया, तो वो गलती किसकी है? बायर की। दूसरा एक एग्जांपल क्वेश्चन ये भी था कि वो मिठाई लेने कोई जाता है, तो वो मिठाई टेस्ट करता है, तो टेस्ट करने में अच्छी थी, बट वो जो घर लेकर जाता है तो वो जो घर पर वो मिठाई खोलता है तो वो खराब हो जाती है। तो उसके इसमें सैंपल के बेसिस पर सैंपल जैसी मिठाई नहीं थी, जो उन्होंने टेस्ट किया था वो अच्छी थी, बट जो एक्चुअल में बल्क था वो खराब निकला, तो उस केस में सेलर लायबल है। समझ में आ रहा है? और एक क्वेश्चन ऐसा था कि भाई कार जो है उनकी माइलेज जो चेक, माइलेज बताया था कि भाई इतनी माइलेज होनी चाहिए, बट परचेस कर लिया, फिर पता चला बायर को कि भाई उतनी माइलेज नहीं है। बट इस केस में बायर की गलती है, क्योंकि माइलेज है वो थोड़ा सा चेक कर सकता था, वो थोड़ा सा भी टेस्ट ड्राइव करता, तो उस केस में उनको माइलेज पता चल जाती। तो इस केस में किसकी गलती है? बायर की। तो अपेरेंट डिफेक्ट्स के लिए बायर लायबल होगा, बट हिडन लेटेंट डिफेक्ट्स के लिए कौन लायबल होगा? सेलर, राइट। तो सेल बाय सैंपल में तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सैंपल रिप्रेजेंट्स बल्क, बल्क और सैंपल सेम होने चाहिए, बल्क और सैंपल को चेक करने के लिए बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और जो सैंपल या बल्क गुड्स वगैरह है वो फ्री फ्रॉम लेटेंट हिडन डिफेक्ट होने चाहिए। A company sold certain shoes made of a special sole by a sample for the French army. The shoes were found to
contained paper not discoverable by ordinary inspection. Hence the buyer was entitled to refund the price plus damages. ये स्पेशल शूज चाहिए थे आर्मी के लिए, बट उसमें पेपर वगैरह यूज किया था जो अपेरेंटली नहीं दिख रहा था, तो उस केस में सेलर लायबल है, वो रेप्यूडिएट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बायर है वो रेप्यूडिएट कर सकता है और डैमेजेस भी मांग सकता है। देन सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। सैंपल है और तो डिस्क्रिप्शन भी दिया है, हमें कैसे गुड्स चाहिए वो भी बताया है और सैंपल्स भी चेक किया है, तो दोनों तरीके से गुड्स होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी, सैंपल या डिस्क्रिप्शन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो सकता है। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। बल्क ऑफ द गुड्स supplied shall correspond both with the sample and description. In case the goods correspond with the sample but do not tally with the description or vice versa or both, buyer can repudiate the contract. अगर सैंपल के हिसाब से नहीं है, जो देखा था वैसा नहीं है, या फिर डिस्क्रिप्शन दिया था वैसा नहीं है, तो उस केस में या फिर दोनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम है तो भी बायर जो है वो रेप्यूडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्रीड विथ बी to sell certain oil described as refined sunflower oil warranted only equal to sample. ए जो है उन्होंने बोला था कि भाई मुझे रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल चाहिए और उन्होंने सैंपल भी देखा था। The good standard were equal to sample but contained a mixture of hemp oil. But एक्चुअल में देखा तो सैंपल जो था गुड स्टैंडर्ड वर इक्वल टू सैंपल, सैंपल जैसा था, बट उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसके हिसाब से नहीं था, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि भाई सनफ्लावर ऑयल ही होना चाहिए, बट उसमें एक्चुअल में मिक्सचर ऑफ हेम्प ऑयल था। तो इस केस में बी कैन रिजेक्ट द गुड्स। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया आगे कि भाई लेडी जो है वो बासमती राइस परचेस करने गई थी, उन्होंने राइस चेक भी किया, अपेरेंटली पता भी चल रहा था, हाँ उन्होंने ऐसा नहीं बताया था, उन्होंने बोला था कि भाई बासमती राइस, उन्होंने स्पेसिफिक साइज नहीं बताई थी। उन्होंने अगर स्पेसिफिक साइज बताई होती तो वो सेल बाय डिस्क्रिप्शन भी हो जाता। सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सेल बाय सैंपल है तो सैंपल जैसे गुड्स थे बट डिस्क्रिप्शन जैसा नहीं थे, तो उस केस में भी वो लेडी जो कस्टमर बायर जो है वो रेप्यूडिएट कर सकती थी, राइट। ऐसा क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया होता तो क्या और नहीं दिया होता तो क्या, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो वो मिठाई वाला मैंने आपको बोला, उसमें भी ऐसा था कि जिसमें कस्टमर ने बोला था कि भाई मुझे फ्रेश मिठाई ही चाहिए और उन्होंने सैंपल भी टेस्ट किया, सैंपल टेस्ट किया था वो अच्छा था, बताया भी था कि भाई फ्रेश मिठाई होनी चाहिए, बट जब वो घर पे जाकर वो मिठाई खोलता है तो वो खराब निकलती है, राइट। तो उस केस में डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी नहीं था और सैंपल के हिसाब से भी नहीं था, तो उस केस में वो बायर जो है वो रेप्यूडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। सिंपल। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। सी नॉर्मल सिनेरियो में कैविएट एम्प्टर एप्लीकेबल होता है कि भाई बायर को चेक करने दो कि भाई ये क्वालिटी या फिट है या नहीं उनके यूसेज के लिए, उसके लिए सेलर लायबल नहीं है, बट कुछ सिनेरियो में उस केस में क्वालिटी और फिटनेस भी होनी चाहिए। The goods supplied shall be reasonably fit for the purpose for which the buyer wants them, provided the stated condition as to quality or fitness are fulfilled. नॉर्मल सिनेरियो में सेलर लायबल नहीं है फिटनेस या क्वालिटी के लिए, बट यहाँ पर हमें 3 कंडीशंस दी गई हैं। अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो उस केस में बायर जो है वो एलिजिबल है टू गेट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और टू क्लेम द डैमेजेस और बोथ। क्वालिटी और फिटनेस की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब बायर ने स्पेसिफिकली बोला है कि उनको किस पर्पस के लिए वो गुड्स चाहिए। वो सेलर जो है उनकी चॉइस के ऊपर वो रिलाई करता है और सेलर सालों से यही बिजनेस में इन्वॉल्व है। The buyer should have made known to the seller the particular purpose for which goods are required. किस पर्पस के लिए चाहिए वो बताया था। The buyer should rely on skill and judgment of the seller. Buyer है वो seller के skills के ऊपर rely करता है। And the goods must be of description dealt in by the seller where he be a manufacturer or not. और सेलर इसी बिजनेस में है, वो इसी गुड्स के साथ डील करता है, तो उस केस में क्वालिटी और फिटनेस वाली कंडीशन इंप्लाइड हो जाएगी और गुड्स जो है वो बायर ने जैसे बोले है वैसे ही होने चाहिए, अदरवाइज सेलर लायबल होगा। तो 3 कंडीशन होनी चाहिए। बायर ने स्पेसिफिकली अपना पर्पस है वो बताया है सेलर को किस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, बायर जो है वो सेलर की स्किल्स एक्सपीरियंस के ऊपर वो रिलाई करता है और जो सेलर है वो उसी गुड्स में डील करता है, मैन्युफैक्चरर हो या ना हो, तो उस केस में क्वालिटी और फिटनेस की कंडीशन इंप्लाई हो जाएगी और जो सेलर है वो लायबल होगा अगर गुड्स उस हिसाब से नहीं है तो।
उसका एग्जाम्पल दिया है, ए बॉट अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ फ्रॉम, सॉरी ये एग्जाम्पल हम उसका एक पॉइंट अलग है वो मैं बताता हूं। ये जो 3 कंडीशन है उसके लिए एक अलग एग्जाम्पल देते हैं कि आपको अगर पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई भी कपड़ा लेने गए, ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो आप गारमेंट लेने गए हैं और वो उसका पर्पस जो है वो यूनिफॉर्म बनाने के लिए है, और वो गारमेंट्स जो है आपने सेलर को बताया कि भाई ये यूनिफॉर्म पर्पस के लिए, तो ऐसा कपड़ा दीजिए कि ये यूनिफॉर्म के लिए परफेक्ट हो। फिर भी सेलर अगर गलत कपड़ा देता है, दूसरा कपड़ा देता है जो बायर को नहीं पता है कि भाई ये यूनिफॉर्म के लिए नहीं चलेगा, जब वो टेलर को देने जाते हैं तब टेलर बताता है कि भाई ये यूनिफॉर्म के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है, ये नहीं चलेगा, तो उस केस में सेलर लायबल होगा, क्योंकि बायर ने स्पेसिफिकली बताया था कि भाई यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा चाहिए। सेलर की स्किल्स के ऊपर बायर है वो रिलाई करता है, और उन्होंने सेलर है वो उसी काम में जुड़ा हुआ है, उसी गुड्स से डील करता है, तो उस केस में क्वालिटी और फिटनेस वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, और उस केस में जो बायर है वो रेप्यूडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, और वो उस केस में जो सेलर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा डैमेजेस या फिर पूरी की पूरी प्राइस पे करने के लिए। हाँ, अगर सेलर ने स्पेसिफाई नहीं किया होता कि किस पर्पस के लिए उनको गुड्स चाहिए, तो उस केस में सेलर लायबल नहीं है, उस केस में बायर लायबल होंगे। सिंपल। चलिए, और एक ऐसा भी है कि जो गुड्स है वो कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, तो उस केस में जो बायर है उनको अपना पर्पस स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। वो अगर दूसरे पर्पस के लिए नहीं है तो उस केस में वो पर्पस स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। उसका एग्जांपल यहां पर दिया है, आई बॉट अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ फ्रॉम बी अ डेंटिस्ट बट द सेट वॉज नॉट फिट फॉर एज माउथ सी। 32 ये सेट ऑफ फॉल्स टीथ है, मतलब कि 32 लगाए हम, तो वो जो अगर ए के माउथ के लिए फिट नहीं होती है तो डेफिनेटली उन्होंने नहीं बताया कि भाई मुझे डेफिनेटली ये जो फॉल्स टीथ है जो ये 32 है वो सिर्फ उसका पर्पस एक ही है, राइट। वो अगर उसके माउथ में फिट नहीं होती है तो वो रिटर्न ही करेंगे। A rejected the set of teeth and claimed the refund of price. It was held that A was entitled to do so as the only purpose for which he wanted the set of teeth was not fulfilled. अगर एक ही पर्पस के लिए वो गुड्स यूज होते हैं तो उस केस में स्पेसिफाई करने की भी जरूरत नहीं है। अदरवाइज ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स की कंडीशन फुलफिल होने के लिए सेलर को बताया हुआ होना चाहिए पर्पस कि किस लिए वो बायर यूज करना चाहता है, सेलर की स्किल्स के ऊपर, जजमेंट के ऊपर बायर रिलाई करना चाहिए, और सेलर जो है वो उसी गुड्स में डील करता हुआ होना चाहिए। फिर है कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। जो भी गुड्स है वो मर्केंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, सेल कर सके ऐसी क्वालिटी के होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होने चाहिए, जो गुड्स जैसे होने चाहिए वैसे ही होने चाहिए। अगर वो मर्केंटेबल क्वालिटी के नहीं है तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होंगे। गुड्स शुड बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन एंड द सेलर शुड बी डीलर इन द गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जैसे गुड्स होने चाहिए और उसी कंडीशन में, उसी गुड्स में वो डील भी करते हुए होने चाहिए। मतलब कि टूटा हुआ पैकेट है तो वो सेल नहीं कर सकते, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज मर्केंटेबल। एक्सेप्शन, इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स द सेलर shall be no implied condition as regards defects which such examination ought to have revealed। जो apparent defects हैं अगर वो बायर ने नहीं देखा, उनकी गलती है, राइट, तो उसके लिए बायर लायबल होंगे, उसके लिए सेलर लायबल नहीं होंगे। मर्केंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए बट वो बायर ने एग्जामिनेशन किया पर उनको नहीं पता चला या उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उसके लिए बायर रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो अगर किसी का पैकेट टूटा हुआ है तो उस केस में बायर ने चेक किया, बायर देख सकता है, उन्होंने नहीं देखा, तो उस केस में सेलर लायबल नहीं होंगे, राइट। A bought a black velvet cloth from C and found it to be damaged by white ants, held the condition as to merchantability was broken। ये जो ब्लैक वेलवेट क्लॉथ था बट उसमें व्हाइट एंड्स ने खराब कर दिया तो उस केस में ये मर्केंटेबल नहीं है, तो उस केस में सेलर लायबल होंगे, कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो सकता है। एंड लास्ट कंडीशन है कंडीशन एज टू होलसमनेस। जो खाने पीने की चीजें हैं वो होलसम होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी हेल्दी होनी चाहिए, मतलब कि एक्सपायर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए, फंगस वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए वैसा। कंडीशन एज टू होलसमनेस इन द केस ऑफ इटेबल्स एंड प्रोविजंस in addition to the implied condition as to the merchantability there is another implied condition that the goods shall be wholesome। वो हेल्दी होने चाहिए, वो किस तरीके से बीमार करे ऐसा नहीं होने चाहिए, राइट। कंडीशन एज टू होलसमनेस। as supplied F with milk, the milk contained typhoid germs, F's wife consumed the milk and was infected and died, held there was a breach of condition as to fitness and A was liable to pay the damages। यहाँ पर टाइफॉइड के जर्म्स थे मिल्क में और उस वजह से वो कंज्यूमेबल नहीं था, तो उस केस में कंडीशन एज टू होलसमनेस फुलफिल नहीं हुई और उसके लिए सेलर है वो लायबल
होंगे, राइट। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी जरूरी है, इम्प्लाइड कंडीशंस है, राइट। तो क्या क्या है, कंडीशन एज टू टाइटल, फिर कंडीशन सेल बाय सैंपल है, कंडीशन टू डिस्क्रिप्शन सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, मर्केंटेबिलिटी, क्वालिटी और फिटनेस एंड होलसमनेस। यहाँ पर नंबरिंग में कुछ गलत किया हम, हाँ यहाँ पर कंडीशन एज टू टाइटल है, उसको थर्ड लिया है, इसीलिए 9 तक जा रहा है, बाकी 7 कंडीशंस है इंप्लाइड कंडीशंस। और ये मोस्टली कैविएट एम्प्टर के एक्सेप्शंस भी बन जाएंगे, वो हम बाद में देखते हैं। ये इंप्लाइड कंडीशंस है, मतलब कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो बायर कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम फॉर डैमेजेस एज वेल। बट इंप्लाइड वारंटीज भी है, राइट। इंप्लाइड वारंटी टाइप्स जिसमें सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा रेप्यूडिएट नहीं कर सकते हम। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस, क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स एंड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। सबसे पहले है इंप्लाइड वारंटी में है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन मतलब कि सी हमने पहले कंडीशन देखा था, कंडीशन एज टू टाइटल, मतलब कि टाइटल जो है वो सेलर का ही होना चाहिए, वो किसी और का टाइटल है, किसी और के गुड्स है, वो सेल नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो बायर कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस वगैरह। वैसा ही है अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, अगर सेलर ने बायर को सेल किया है कोई भी गुड्स, तो उसकी जो ओनरशिप है वो सेलर के पास होनी चाहिए थी, वही बायर को पास हो सकती है। अगर बायर को जो सेल किया है गुड्स, वो अगर किसी और, उसका ट्रू ओनर कोई और था, और उस केस में कंडीशन एज टू टाइटल तो अप्लाई होगा ही कि भाई रेप्यूडिएट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, बट उस केस में बायर ने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं ऑन सच गुड्स और उसकी पोजीशन अब डिस्टर्ब होती है, क्योंकि अब वो गुड्स किसको देने पड़ेंगे, जो ट्रू ओनर है उनको। तो उस वजह से जो उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपेंस की है वो भी सेलर के पास से मांग सकते हैं। वो प्राइस ऑफ द गुड्स तो मांग ही सकते हैं, बट जो डैमेजेस हुए हैं वो भी मांग सकते हैं। So, buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods. उसकी possession वो enjoy करने चाहिए। If the buyer having a got possession of the goods is later on disturbed in his possession, क्योंकि एक्चुअल में ट्रू ओनर और कोई था, राइट, और उसकी पोजीशन डिस्टर्ब होती है क्योंकि उनको ट्रू ओनर को वो गुड्स देने पड़ेंगे। He is entitled to sue the seller for the breach of warranty। इस केस में वारंटी आ जाएगी। टाइटल नहीं है उस केस में कंडीशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कर सकता है, पूरी की पूरी प्राइस मांग सकता है, बट उनकी पोजीशन डिस्टर्ब हुई क्योंकि वो पोजीशन के लिए, वो गुड्स के लिए शायद उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपेंस किए हो सकते हैं, वो खुद के लिए यूज कर सके उसके लिए, तो उस केस में वो डैमेजेस भी मांग सकता है, वारंटी भी यहाँ पर अप्लाई होगी। दोनों चीजें एक साथ भी आ सकती है और कई बार एक साथ नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गुड्स जो परचेस किए एज इट इज यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये फोन मैंने परचेस किया सेलर के पास से, एक्चुअल में वो चोरी का फोन था, तो उस केस में सेलर के पास ओनरशिप नहीं थी, अब उसका ट्रू ओनर आता है और उसको मुझे ये फोन देना पड़ेगा, तो उस केस में कंडीशन अप्लाई होगी, कंडीशन टू टाइटल, और उस केस में मैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेप्यूडिएट कर सकता हूँ और फोन की पूरी प्राइस मांग सकता हूँ। बट इन केस ये फोन के लिए मैंने कुछ कवर वगैरह या फिर इसमें टफन ग्लास वगैरह लगवाया है, उसका जो भी खर्चा हुआ, राइट, या और कोई एक्सपेंसेस मैंने इसके ऊपर करवाए हैं, तो अब मेरी पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, मुझे इसको ट्रू ओनर को देना पड़ेगा, तो जो ऑलरेडी एक्सपेंसेस मैंने किए हैं उसका मुझे नुकसान होगा, तो उसके लिए भी मैं सेलर को सूट फाइल कर सकता हूँ, डैमेजेस मांग सकता हूँ। तो उस केस में वारंटी अप्लाई होती है, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, राइट। For example, A purchased a second-hand typewriter which happened to be stolen. टाइपराइटर अगर स्टोलन है तो उस केस में उनको देना पड़ेगा, वहां पर कंडीशन पूरी की पूरी प्राइस तो देनी पड़ेगी, बट उस वजह से जो नुकसान हो रहा है वो भी पे करना रहेगा, राइट। वो नुकसान डैमेजेस पे कर रहे हैं तो वहां पर वारंटी है, अदरवाइज कंडीशन अप्लाई होगा, राइट। फिर है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस। जो भी गुड्स हम परचेस कर रहे हैं तो उसमें एक्सपेक्ट करते हैं इसके ऊपर कोई भी एनकम्बरेंस मतलब कि चार्ज नहीं है, ये किसी लोन के सामने एज अ सिक्योरिटी नहीं दिया हुआ है। अगर ऐसा होता है सिक्योरिटी दिया हुआ है और उस केस में जो लेंडर है वो गुड्स वापस मांगने आता है, तो उस केस में जो सेलर है उनको डैमेजेस पे करने रहेंगे बायर को। द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और एनकम्बरेंस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर्ड टू नोन द बायर। बायर को पता ही नहीं था कि इसके ऊपर चार्जेस क्रिएट किए हुए हैं, तो उस केस में जो उनको नुकसान पे करना पड़ेगा, राइट, बायर को, तो वो सेलर लायबल होगा उसके लिए। बिफोर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू। फॉर एग्जांपल, एस सेल्स अ कार व्हिच वाज गिवन एज अ सिक्योरिटी बाय वाई अगेंस्ट अ लोन। वाई ने जो कार सेल की है
राइट, उसके सामने उन्होंने लोन ले रखा था, तो उस केस में जो लेंडर है वो अगर वो कार को किसी तरीके से उसकी पोजीशन मांगता है, तो उस केस में जो सेलर है वो बायर जो है, राइट, शायद मैंने एस सेल्स अ कार विच वाज गिवन एज अ सिक्योरिटी बाय वाई अगेंस्ट अ लोन, पता नहीं क्या है, हम ऐसा समझते हैं कि सेलर जो है उन्होंने लोन लिया था कार के ऊपर, वो बायर को सेल कर दिया। अब वो जो लेंडर है वो बायर के पास आता है और वो कार मांगता है, तो इस केस में बायर जो है वो डैमेजेस मांग सकता है सेलर के पास से, या फिर उन्होंने जो भी पेमेंट किया लेंडर को अगेंस्ट द कार, वो कौन पे करेगा, सेलर को पे करना रहेगा। समझ में आ रहा है? या फिर सेलर उसके सामने वो डैमेजेस वगैरह पे करेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर वारंटी आएगी, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस, कोई भी गुड्स के ऊपर एनकम्बरेंस चार्ज नहीं होना चाहिए, उसका अगर है तो उसके लिए सेलर है उनको डैमेजेस पे करना रहेंगे। फिर है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है जिस तरह से यूसेज होना चाहिए, राइट, वो तो अवेलेबल होना ही चाहिए। An implied warranty as to quality or fitness of a particular purpose may be annexed or attached by the usage of trade. Normally जिस तरह से ट्रेड होता है, राइट, वो अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में वारंटी आएगी और डैमेजेस जो है वो सेलर बायर को पे करेंगे। फॉर एग्जांपल, शेयर्स परचेस्ड फ्रॉम ब्रोकर एक्सपेक्टेड टू बी फ्री फ्रॉम बैड डिलीवरीज, शेयर्स जो है उसको भी गुड्स कहा जाएगा। तो शेयर्स अगर ब्रोकर के पास से परचेस किए तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाएगा क्योंकि भाई बैड डिलीवरीज नहीं होगी, बैड डिलीवरीज इन द सेंस कि फोर्जरी या फिर और कोई गलत तरीके से जो रूल्स रेगुलेशन है उनको कंप्लाई किए बिना ये सेल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो डैमेजेस पे करने के लिए सेलर लायबल होंगे। एंड लास्ट, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, जो सेलर है उनको डेंजरस नेचर है अगर गुड्स का और लगता है कि बायर अनअवेयर है या फिर इग्नोरेंट है, तो उस केस में बायर को उसके बारे में बताना जरूरी है। द गुड्स आर डेंजरस इन नेचर एंड द बायर इज इग्नोरेंट ऑफ द डेंजर, राइट, डेंजरस नेचर के और बायर उसको ध्यान नहीं दे रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है। द सेलर मस्ट वॉर्न द बायर ऑफ द प्रोबेबल डेंजर, उसमें से जो खतरा हो सकता है वो बायर को बताना जरूरी है, अदरवाइज जो बायर है वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस को। इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी द सेलर मे बी लायबल फॉर डैमेजेस। फॉर एग्जांपल, लीड ऑफ डिसइंफेक्टेंट पाउडर टू बी ओपनड विथ केयर, डिसइंफेक्टेंट है मतलब कि कोई भी जो बग्स वगैरह है, राइट, उनको साफ सफाई करने के लिए, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए जो भी पाउडर यूज कर रहे हैं, राइट, उसकी लीड बहुत ध्यान से खोलनी चाहिए, उसका ढक्कन, क्योंकि अगर वो ढक्कन खोलेंगे और वो नाक आंख में कहीं पर चला गया तो वो नुकसान हो सकता है। तो इस केस में सेलर इज लायबल कि वो बायर को बताए कि भाई लीड ओपन करने से पहले ध्यान रखना। तो अगर वो नहीं बताते हैं तो उस केस में नुकसान जो भी हुआ, जो फेस पर जो भी नुकसान हुआ, राइट, उसके लिए बायर जो है वो वारंटी क्लेम कर सकता है, वो उसके लिए डैमेजेस मांग सकता है फ्रॉम द सेलर, राइट। तो ये चार वारंटी, इंप्लाइड वारंटी है, वारंटी टू बी अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, वारंटी टू बी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इनकम्बरेंसेस, वारंटी टू द वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड एंड डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर। ये वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड नॉर्मल प्रैक्टिस के बारे में, जबकि वहां पर कंडीशन था, वहां पर स्पेसिफिकली बायर ने बताया था कि भाई इसी पर्पस के लिए मुझे गुड्स चाहिए, तो उस केस में कंडीशन आ जाएगी। नहीं बताया है बट इंप्लाइड है, नॉर्मली ऐसा किया जाता है, तो उस केस में वारंटी आएगा। क्लियर? चलिए, तो केविएट एम्प्टर जिसमें लेट द बायर बीवेयर है, उनके एक्सेप्शंस जो है वो जनरली ये कंडीशन या वारंटीज ही है। जैसे कि रिक्वायर्ड कंडीशन व्हेन डॉक्ट्रिन इज नॉट अट्रैक्टेड, कब ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगा, तो जब बायर हैज मेड नोन टू द सेलर द पर्पस ऑफ हिज परचेस एंड बायर रिलाइड ऑन द सेलर्स स्किल एंड जजमेंट एंड सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। जनरली सेलर जो है वो उसी बिजनेस में है, सेलर की स्किल्स जजमेंट के ऊपर बायर रिलाई करता है, और सेलर ने अपना बायर ने अपना पर्पस भी बताया है, तो उस केस में केविएट एम्प्टर नहीं होगा और उस केस में सेलर जो है वो लायबल होगा। ये हमने आगे पढ़ा था, क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स, कंडीशन रिलेटेड टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स, उसमें 3 कंडीशन दी थी। यही 3 कंडीशन है कि बायर ने अपना पर्पस बताया है, सेलर की स्किल और जजमेंट के ऊपर बायर रिलाई करता है, और सेलर जो है वो इसी गुड्स में डील करता है, राइट। तो ये एक्सेप्शन हो जाएगा केविएट एम्प्टर के। इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर। फर्स्ट वन यही है, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। फिर है गुड्स परचेस्ड अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, अगर बायर ने पेटेंट या ब्रांड नेम के को देखकर अगर परचेस किया तो उसके लिए सेलर लायबल नहीं होगा, बट मैन्युफैक्चरर या जो पेटेंट या जिसका ब्रांड है उस वो लायबल होगा, क्योंकि पेटेंट या ब्रांड नेम के ऊपर आपको ट्रस्ट होता है और उसके बेसिस पर आप रिलाई करके वो परचेस करते हैं।
देन गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन जैसे ही गुड्स होने चाहिए। गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, मर्केंटेबल क्वालिटी तो एक्सपेक्ट करता है बायर, ऐसा तो होना चाहिए कि जो सेलेबल है। सेल बाय सैंपल, तो सेल जो सैंपल से किया तो वो सैंपल जैसा ही होना चाहिए। गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, अगर ऐसा नहीं है सैंपल या डिस्क्रिप्शन जैसा तो भी कैंसिल कर सकते हैं। ट्रेड ऑफ यूसेज, ये वारंटी में देखा था कि जैसा गुड्स होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, अगर अदरवाइज जो बायर है वो रेप्यूडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस मांग सकता है। एंड सेलर एक्टिवली कंसील अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, कोई लेटेंट डिफेक्ट, हिडन डिफेक्ट है या फिर जानबूझकर फ्रॉड वगैरह कर रहा है तो उस केस में भी सेलर लायबल होंगे। ये 8 केसेस है जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। ये हमने देखा था फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, उसके लिए सी यहां पर सिर्फ नाम दी है। अगर आपको एक्सेप्शंस टू केविएट एम्पटर थियरी में पूछते हैं तो आपको इन डिटेल जो हमने आगे कंडीशन या वारंटी में देखा है वो एज इट इज लिखना रहेगा, सिर्फ उसका नाम नहीं लिखने हैं, उसका डिटेल्स भी लिखना रहेगा, राइट। सो बी केयरफुल, वहां से ऊपर से ही लिखेंगे तो चलेगा। सो 8 एक्सेप्शंस क्या क्या है, क्वालिटी और यूसेज, देन गुड्स परचेज्ड ऑन द ब्रांड नेम और अ ट्रेडमार्क, गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, गुड्स बाय सैंपल, गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल वो एक साथ याद रख सकते हैं। गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, गुड्स एज ऑफ ट्रेड यूसेज, क्वालिटी और फिटनेस ट्रेड यूसेज जैसा होना चाहिए। एंड सेलर एक्टिवली कंसील्स द डिफेक्ट्स और फ्रॉड और क्वालिटी ऑफ और इज मेकिंग एनी फ्रॉड, राइट। तो उस केस में केविएट एम्पटर एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। ये एज अ थियरी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपको ऊपर से लिख सकते हैं, राइट। तो यहां पर हमारा यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट होता है, इजी है, राइट, सिंपल, क्लियर। चलिए, तो ये यूनिट 1 और यूनिट 2 यहां पर हमारे कंप्लीट होते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है वो हम मॉड्यूल में से कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि सारांश बुक में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से पॉइंट्स यूनिट 3 और यूनिट 4 में कवर अप नहीं हो रहे हैं, तो हम मॉड्यूल में से ही रिवाइज करेंगे ताकि आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो छूट ना जाए। यूनिट 3 है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। जो गुड्स सेल करते हैं तो इसमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है और डिलीवरी ऑफ गुड्स कब माना जाता है, वो यहाँ पर कवर अप करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसमें कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है, तो ये समझते हैं, रिवाइज करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफर, कब ट्रांसफर किया गया। सी यहां पर जो ओनरशिप ट्रांसफर होती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, वहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। सेलर से बायर को रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। वो कब माना जाएगा, ओनरशिप प्रॉपर्टी कब माना जाएगा कि उनको ट्रांसफर हो चुके हैं। The general rule is that risk prima facie passes with the property मतलब कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी वैसे ही रिस्क भी ट्रांसफर किया जाएगा, राइट। ओनरशिप है वो कई बार डिलीवरी के बेसिस पर हो सकता है, कई बार दूसरे भी कंडीशंस फुलफिल होने के बेसिस पर भी हो सकता है। In case where goods are lost or damaged, the burden of loss will be borne by the person who is the owner at the time when the goods are lost or damaged। अगर गुड्स खराब हो गए, लॉस्ट, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो उस केस में रिस्क किसका होगा, जो इस गुड्स के ओनर है, राइट। तो अगर बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है तो उन्हीं को रिस्क बेयर करना रहेगा। वेयर द गुड्स आर डैमेज्ड बाय द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, इट इज द ओनर हु कैन टेक एक्शन। थर्ड पार्टी के द्वारा अगर कोई नुकसान की वजह से अगर गुड्स है वो खराब हो गए तो उस केस में जो थर्ड पार्टी के सामने सूट फाइल करना है वो भी कौन कर पाएगा, ओनर। सूट फॉर प्राइस बाय सेलर कैन बी फाइल्ड ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर, ठीक है। सेलर ने जब बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी उसी के बाद वो उनके लिए प्राइस जो है गुड्स के लिए वो प्राइस मांग सकता है, राइट। ये रिस्क ट्रांसफर होता है वो नेसेसरी है। इसके बारे में एक और रिलेटेड टॉपिक है वो पहले देख लेते हैं, दिया हुआ है पेज नंबर 3.54 पर। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती है उसी के साथ रिस्क है वो प्राइमा फेसी ट्रांसफर होता है। नॉर्मली जब सेलर जो है वो गुड्स को असर्टेन कर लेता है, स्पेसिफिक गुड्स को असर्टेन कर लेते हैं, तो जनरली बायर को वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो एग्जिस्टिंग गुड्स है, स्पेसिफिक है और असर्टेन है, तो जनरली वो डिलीवरेबल स्टेट में है, तो वो गुड्स जो है वो बायर को ट्रांसफर किए जाते हैं और उसी के साथ साथ रिस्क भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। So, unless otherwise agreed, the goods remain the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. But when the property therein is transferred to the buyer, the goods at the buyer's risk, whether delivery has been made or not. जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई तो वो बायर के गुड्स हो जाएंगे, डिलीवरी होना या ना होना जरूरी नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा।
However, Section 26 lays down an exception to the rule that risk follows ownership. It provides that where the delivery of goods has been delayed through the fault of either buyer or a seller, the goods are at the risk of the party in fault as regards any loss which might not have occurred but for such fault. अगर सेलर या बायर किसी एक पर्सन की गलती की वजह से अगर डिलीवरी में डिले होता है और उस वजह से गुड्स को नुकसान होता है, तो वो रिस्क जो है वो पार्टी इन फॉल्ट जो है उनको बेयर करना रहेगा। मतलब कि अगर सेलर ने बायर को ओनरशिप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है गुड्स की, बट उसमें कुछ चीजें करनी थी, बायर ने बोला था कि भाई ये कर दीजिए, इसमें ये चेंजेस कर दीजिए, फिर आपको हमें गुड्स देने रहेंगे, बट उसमें सेलर ने ध्यान नहीं दिया। सेलर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, बिल वगैरह बन गया है, किसी तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है बायर को, बट सेलर को उसमें कुछ काम करना था। बायर ने जो स्पेसिफिकली बताया था वो करने के लिए सेलर के पास अभी भी पोजीशन थी, और उसी टाइम पर अगर उसमें कुछ भी नुकसान होता है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल हो गया। जनरली बायर है वो ओनर बन गया था तो वही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, बट इस सिचुएशन में सेलर की गलती की वजह से अगर कोई भी डैमेजेस होते हैं तो उस केस में सेलर लायबल होगा, मतलब कि पार्टी इन डिफॉल्ट है वो लायबल होगी। Thus, in ordinary circumstances, risk is borne by the buyer only when the property in the goods passes over to him. However, the parties may, by special agreement, stipulate that risk will pass sometime after or before the property has passed. नॉर्मल सिनेरियो में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है बायर को, बट स्पेशल एग्रीमेंट थ्रू ऐसा कह सकते हैं या फिर ऐसा मेंशन किया जा सकता है कि प्रॉपर्टी के पहले या बाद में भी रिस्क ट्रांसफर हो सकता है। रिस्क प्राइमा फेसी passes with ownership. Owner of goods must bear the loss or damage of goods unless otherwise agreed. Unless otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk until property therein has passed to the buyer. After that event, they are at the buyer's risk, whether delivery has been made or not. Property transfer होती है उसके basis पर risk, सिर्फ repetition है, right? The aforesaid rule is, however, subject to two qualifications. If delivery has been delayed by the fault of the seller or the buyer, the goods shall be at the risk of the party in default as regards loss which might not have arisen but for at the default, and the duties and liabilities of the seller or the buyer as the bailey of goods for the other party remain unaffected even when the risk has passed generally. रिस्क, ये जो पहला पॉइंट कि जिसकी गलती है उनको रिस्क बेयर करना रहेगा, जो भी पार्टी इन डिफॉल्ट है उनको रिस्क बेयर करना पड़ेगा, और जो दूसरी पार्टी है जो दूसरे पर्सन के बिहाफ पर, मतलब कि अगर बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है और सेलर को कुछ काम करना है उस गुड्स में, उस वजह से वो सेलर के पास अभी भी गुड्स पड़े हैं, सो सेलर इज कंसिडर्ड एज अ बेली, और बेली जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस के उस सिचुएशन में अपने गुड्स को जिस तरह से ध्यान रखता उतना ध्यान सेलर को भी रखना होगा, भले ही वो गुड्स की प्रॉपर्टी बायर की है, क्योंकि वो गुड्स बायर ने सेलर के पास रखे हैं तो उसको केयर करना, उसका ध्यान रखना वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट? तो वो दो चीज यहां पर ध्यान रखनी है। जनरली रिस्क प्राइमा फेसी ट्रांसफर होता है विद द प्रॉपर्टी, और अगर उसमें कोई भी पार्टी गलती है तो उस पार्टी को जो है वो बेयर करना रहेगा जिस पार्टी इन फॉल्ट है। और दूसरा ये कि जो दूसरी पार्टी है जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है बट पोजीशन है, उनको एज अ बेली ऑर्डिनरी प्रूडेंस के हिसाब से उनको ध्यान रखना चाहिए उस गुड्स का, राइट? और बाकी ये एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं डिलीवरी पोजीशन या फिर ओनरशिप वगैरह कब कैसे ट्रांसफर होते हैं। पेज नंबर 3.48 पर है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो सिनेरियो में पास होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स जब आइडेंटिफाई हो गए कि भाई यही गुड्स है बायर को देने हैं, एंड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज कब कैसे कैसे लेना है वो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए फॉर अनसर्टेन गुड्स, द प्रॉपर्टी इन गुड्स कैन नॉट पास टू द बायर अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर असर्टेन। जब गुड्स असर्टेन हो जाएंगे, पर्टिकुलरली बायर के लिए अलग रखे जाएंगे, उनको कौन से देने वाले हैं वो निकल जाएंगे, अलग कर दिए जाएंगे, तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। The buyer can get the ownership right on the goods only when the goods are specified and ascertained. सिर्फ specified और ascertained goods की ही डिलीवरी, उसकी ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, ये याद रखना है। अनअसर्टेन गुड्स की कभी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। Intention of the parties. The property in goods is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intended to be transferred. कब ट्रांसफर होना है, उनमें पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, उनका जो इंटेंशन है वो कंसिडर करना रहेगा। उसके लिए कि कब कैसे करना है, क्या डिसाइड हुआ है, उसके बेसिस पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। फर्दर प्रोवाइड्स दैट for the purpose of ascertaining the intention of the parties, regard shall be to the terms of the contract,
टू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। क्या टर्म्स डिसाइड हुई है, क्या पार्टीज डिसाइड करते कंडक्ट करती हैं, एंड क्या सर्कमस्टांसेस सिचुएशन कैसी है, किसकी क्या सिचुएशन है, उसके बेसिस पर इंटेंशन ऑफ द पार्टीज है वो डिसाइड होता है और उसके बेसिस पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है। प्राइमरी रूल बताया है कि कब कैसे गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। ये 4 सिचुएशन है, ये चारों सिचुएशन में कैसे होगा वो इन डिटेल हम समझते हैं। सबसे पहले है प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास। स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स है, उसमें जो भी इंटेंशन है वो फुलफिल हो जाएगा तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। ये नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। यहां पर 3 सिचुएशन होगी स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स के लिए, वो समझते हैं। सबसे पहला स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। जो भी स्पेसिफिक गुड्स है वो डिलीवरेबल स्टेट में जिस तरीके से बायर की रिक्वायरमेंट है उस तरीके के होने चाहिए, पैकिंग होना चाहिए या फिर कोई कस्टमाइज करना है या फिर उसको कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट में काटना है, वेमेंट करना है, वो सब कुछ हो जाना चाहिए। तो डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। स्पेसिफिक गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तो उसकी प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो गई है ऐसा माना जाएगा। वेयर there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state. The property in the goods passes to the buyer when the contract is made, and it is immaterial whether the time of payment of the price or the time of delivery of the goods or both is postponed. पेमेंट या डिलीवरी में डिले होगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जब भी स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी बायर को। Here the condition is goods must be ready for delivery. वो डिलीवरेबल होने चाहिए। डिलीवरेबल होंगे तो वो गुड्स किसके हो जाएंगे, बायर के। उसकी ओनरशिप, उसका रिस्क किसका हो जाएगा, बायर का। यहां पर है कि भाई टेलीविजन जो है वो परचेस करने गया है और वो प्रॉपरली अवेलेबल है होम डिलीवरी के लिए, राइट। तो यहां पर टेलीविजन का ऑर्डर दिया और ये जो प्रॉपर्टी है वो एक्स जो कस्टमर है उनकी हो जाएगी। भले ही होम डिलीवरी अभी तक नहीं किया है, डिलीवरी या फिर पेमेंट बाद में हो सकता है, बट प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर। फिर है स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। अभी तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, उसमें कुछ प्लस माइनस कस्टमाइजेशन, कुछ चेंजेस करने हैं, उसी के बाद वो डिलीवरेबल स्टेट में होंगे। तो उस केस में बायर को प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होगी जब वो डिलीवरेबल स्टेट में होंगे और बायर को बताया जाएगा, बायर को इन्फॉर्म किया जाएगा, तभी वो डिलीवरेबल स्टेट में तभी वो प्रॉपर्टी है वो बायर को ट्रांसफर होगी। सेलर को कुछ काम करना बाकी है टू मेक इट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, तो उस केस में वो काम हो जाएगा और जब वो बायर को बताया जाएगा उसी के बाद बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। When there is a contract for the sale of specific goods and the seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into a deliverable state, the property does not pass until such thing is done and the buyer has notice thereof. तो जो भी स्पेसिफिक गुड्स है उसके ऊपर अगर सेलर को कुछ करना बाकी है, कुछ काम, तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी बायर को तभी ट्रांसफर होगी जब सेलर उसके वो काम कंप्लीट कर ले और उसकी नोटिस बायर को मिले। बायर को कम्युनिकेट करना जरूरी है कि भाई ये काम हो चुका है, उसी के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। यहां पर एग्जांपल दिया कि भाई लैपटॉप जो है वो परचेस करना चाहते हैं बट उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना बाकी है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देगा शॉपकीपर, राइट। उसी के बाद वो डिलीवरेबल स्टेट में है क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप है वो सिर्फ एक डब्बा है, उसका कोई सेंस नहीं है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होगा, उसी के बाद वो डिलीवरेबल स्टेट में आएगा और वो डिलीवरेबल स्टेट में आए उसके बाद उनको बायर को इन्फॉर्म करना होगा और तब बायर को वो इंटीमेट करेंगे, इंटीमेटेड द बायर अबाउट इट, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो गई ऐसा माना जाएगा। डिलीवरेबल स्टेट में आना चाहिए और बायर को बताना भी जरूरी है। And specific goods in a deliverable state. When the seller has to do anything thereto in order to ascertain price. Specific goods in a deliverable state है और उसकी प्राइस डिसाइड करने के लिए कुछ काम करना बाकी है, तो जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। When there is a contract for the sale of specific goods in a deliverable state, but the seller is bound to weigh, measure, test or do some other act or thing with reference to goods for the purpose of ascertaining the price. उसमें कुछ काम करना बाकी है, वो काम करेंगे, उन्हीं के बाद उसकी प्राइस मेजर हो पाएगी। तो उस केस में जब वो डिलीवरेबल स्टेट में है और वो काम हो जाएगा, राइट, टू ascertain the price, उसी के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। The property does not pass until such act or thing is done and the buyer has notice thereof. जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता है
until such act, and जब तक बायर को वो बताया नहीं जाता है तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, राइट। जो भी काम करना है, वेमेंट करना है, राइट, उसको मेजर करना है, टेस्टिंग करना है, चेक करना है, जो भी है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि भाई ए है वो कारपेट सेल करता है कंपनीज को, तो उन्होंने कंपनी के प्रीमाइस पर वो कारपेट लेकर आ गए, बट वो कारपेट जितना बिछाएंगे, वो जहां पर भी वो बिछाना है, राइट, वो बिछाएंगे, उसमें कितना मेजरमेंट होता है उसके बेसिस पर उसकी प्राइस डिटरमाइन होगी कि भाई यहाँ पर कितना यूटिलाइज हुआ है। तो कारपेट प्रीमाइस पर आ गई, कंपनी के बायर के प्रीमाइस पर आ गई, बट अभी तक वो बिछाया नहीं है, तो अब तक उसकी प्राइस डिटरमाइन नहीं हो सकती है। और जब तक वो बिछाया नहीं है और उसके पहले यहाँ पर जो कारपेट है वो कुछ लॉस्ट हो जाता है, चोरी वगैरह हो जाता है, तो यहां पर जो गलती है वो सेलर, सॉरी रिस्क है वो सेलर का ही रहेगा, क्योंकि डिलीवरेबल स्टेट में है, कारपेट तो पहुंचा दिया, बट कारपेट को बिछाएंगे, उसमें वो काम करेंगे, उसी के बाद उसकी प्राइस डिटरमाइन होगी, तो उसमें जब तक वो नहीं होता है तब तक प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं होगी। तो यहां पर सेलर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, भले ही वो बायर की प्रीमाइस पर पहुंच गया है, क्योंकि उसका जो पर्टिकुलर वर्क था वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू द बायर एंड हेंस सेलर इज लायबल फॉर सच रिस्क। समझ में आ रहा है? तो यहां पर स्पेसिफिक गुड्स के केस में 3 सिचुएशन हो सकती है। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट में है, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में बायर को तुरंत ही ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉपर्टी और रिस्क भी। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स है वो डिलीवरेबल स्टेट में अभी तक नहीं है, तो उसको डिलीवरेबल स्टेट में लेकर आना है, जैसे कि लैपटॉप में इंस्टॉलमेंट करना था विंडोज, तो वो जब तक नहीं होता है तब तक बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, वो डिलीवरेबल स्टेट में भी आना चाहिए और वो बायर को कम्युनिकेट भी करना चाहिए। एंड लास्ट, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन सेलर हैज टू असर्टेन प्राइस, बट प्राइस असर्टेन करने के लिए कुछ काम करना बाकी है, तो सेलर जब तक वो काम कंप्लीट नहीं करता है और बायर को कम्युनिकेट नहीं करता है तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। क्लियर? ये स्पेसिफिक गुड्स के सिचुएशन में था। अब अनअसर्टेन गुड्स, गुड्स स्पेसिफिकली अलग नहीं किए फॉर द बायर, उसमें कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाएगा? यहां पर 2 सिचुएशन है कि अनअसर्टेन गुड्स को असर्टेन गुड्स बनाया जाता है, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड अप्रोप्रिएशन, उसको अलग कर दिया जाएगा, राइट, डिवाइड कर दिया जाएगा स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर। और दूसरा है डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर, ट्रांसपोर्टर को दिया जाएगा। अनअसर्टेन गुड्स जो है उसमें प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? Appropriation of goods involves selection of goods with the intention of using them in performance of contract and with the mutual consent of the seller and the buyer. गुड्स को अप्रोप्रिएट अलग कर दिया जाएगा कि भाई ये हमें बायर को देना है, सेलर और बायर दोनों की कंसेंट के बेसिस पर जो गुड्स को अप्रोप्रिएट कर दिया जाता है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बायर को ट्रांसफर हो जाएगी। पहले वो अनअसर्टेन गुड्स थे, बट डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर वो असर्टेन हो गए, अप्रोप्रिएट कर लिए, इसलिए तो उसकी प्रॉपर्टी है वो बायर की हो जाएगी। उसके लिए क्या क्या एसेंशियल है, एसेंशियल्स है वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, 7 एसेंशियल्स है। There is a contract for the sale of unascertained or future goods. पहला जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो अनअसर्टेन्ड और या फिर फ्यूचर गुड्स के लिए होना चाहिए। The goods should conform to the description and quality stated in the contract. कॉन्ट्रैक्ट में जैसी क्वालिटी और जैसे गुड्स बोले हैं वैसे ही गुड्स होने चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन है वो वन ऑफ द कंडीशन है, और गुड्स अगर ऐसा नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेप्यूडिएट हो सकता है। The goods must be in deliverable state, क्योंकि डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, वो जस्ट हमने अभी पढ़ा। The goods must be unconditionally as distinguished from the intention to appropriated to the contract either by delivery to the buyer or his agent or to the carrier। और वो जो अनकंडीशनली वो ट्रांसफर किया जाएगा, अप्रोप्रिएट किया जाएगा, किस तरीके से? डिलीवरी टू द बायर और हिज एजेंट और द कैरियर, किसी को वो ट्रांसफर किया जाएगा अप्रोप्रिएट करके, वो अलग करके वो दिया जाएगा, किसी को डिलीवरी किया जाएगा। द अप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय द सेलर विद असेंट ऑफ द बायर और द बायर विद असेंट ऑफ द सेलर। सेलर बायर की असेंट अप्रूवल लेने के बाद वो अलग कर सकते हैं, या फिर बायर खुद सेलर की अप्रूवल लेने के बाद कर सकते हैं। सी हम डीमार्ट या ऐसा कोई भी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं तो वहां पर हम खुद परचेस करते हैं, खुद असर्टेन करते हैं, राइट, तो वहां पर बायर अप्रोप्रिएट सच गुड्स एट द अप्रूवल ऑफ द सेलर, सेलर हमें अलाउ करते हैं। या फिर अगर हम कोई भी ग्रोसरी शॉप्स में जाते हैं तो हम वहां पर हमारी जो गुड्स है वो मांगते हैं, और सेलर अपने हिसाब से वो जो काउंटर या फिर जहां पर भी वो रेक पर रखे है वहां से गुड्स लेकर आते हैं, तो वहां पर सेलर खुद अप्रोप्रिएट करता है एट द कंसेंट ऑफ द बायर। सिंपल। तो दोनों में से कोई भी तरीके से हो सकता है, कोई भी अप्रोप्रिएट कर सकता है।
द एसेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वो अप्रूवल है वो एक्सप्रेस हो सकती है या फिर इम्प्लाइड हो सकती है। अगर बायर ने सेलर को पूछ के करा, सेलर ने हाँ बोला, फिर वो अप्रोप्रिएट ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर जो मैंने अभी एग्जांपल दिया डीमार्ट वगैरह है, तो ऐसे शॉपिंग सेंटर्स है वहां पर रेक्स रखी है, वहां से ट्रॉली बैग है और उस ट्रॉली में आप वो गुड्स जो है वो अपने हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से जितने चाहे उतने ले सकते हैं, तो वहां पर रेक्स पर अवेलेबल है, दैट इज कंसिडर्ड एज इंप्लाइड अप्रूवल ऑफ द सेलर, राइट। द एसेंट में बी गिवन इधर बिफोर और आफ्टर अप्रोप्रिएशन, एसेंट है वो पहले या बाद में भी दी जा सकती है। आगे अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा कि जनरली वो जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह है उसमें अगर आप गुड्स कोई भी कलेक्ट करके लेकर आते हैं और कैश काउंटर पर लेकर जाते हैं, तो वहां पर जो रेक पर गुड्स रखे दैट इज कंसिडर्ड एज इन्विटेशन टू ऑफर, और फिर आप कैश काउंटर पर लेकर जाते हैं तो उसे ऑफर करते हैं। फिर कैश काउंटर पर जो ओनर वगैरह जो भी है या फिर जो भी उसके रिसीव करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, वो डिसाइड करता है कि वो प्राइस पर एक्सेप्ट करना है या नहीं, राइट। तो यहां पर भी ऐसा ही कह सकते हैं कि आप वहां से गुड्स कलेक्ट करके आए तो उसकी एसेंट अप्रूवल, प्राइस में अगर चेंजेस वगैरह है तो उसकी अप्रूवल बाद में भी मिल सकती है। क्लियर? चलिए, तो यहां पर ये 7 कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी अनसर्टेन गुड्स है वो बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन एंड अप्रोप्रिएशन बायर को ट्रांसफर होगी, उसकी प्रॉपर्टी है वो बायर को ट्रांसफर होगी। क्या क्या 7 एसेंशियल्स हैं? जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट है वो असर्टेनिटी, अनअसर्टेन या फिर फ्यूचर गुड्स के लिए होना चाहिए, उसमें डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की हो ऐसी ही होनी चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में वो गुड्स होने चाहिए, अनकंडीशनली वो ट्रांसफर अप्रोप्रिएट किए जाएंगे बाय डिलीवरिंग टू बायर और हिज एजेंट और कैरियर, राइट। उसके लिए जो भी गुड्स वगैरह है वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए बाय द सेलर आफ्टर टेकिंग अप्रूवल ऑफ द बायर, या फिर बायर अप्रोप्रिएट करेगा आफ्टर टेकिंग अप्रूवल ऑफ सेलर। ये अप्रूवल है जो एसेंट है वो एक्सप्रेस या एम्प्लाइड भी हो सकती है, और ये जो एसेंट है बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन भी हो सकती है, राइट। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। क्लियर? अब डिलीवरी टू द गुड्स टू द कैरियर, पहले अनसर्टेन गुड्स थे, अब जो सेलर है वो कैरियर ट्रांसपोर्टर को वो गुड्स दे देते हैं ताकि वो बायर को सप्लाई कर सके। तो उस केस में ये जो भी अनसर्टेन गुड्स थे जो डिलीवरेबल स्टेट में है असर्टेन करके, वो अगर ट्रांसपोर्टर को देते हैं तो उस केस में जनरली प्रॉपर्टी जो है वो बायर को ट्रांसफर कर दी गई है ऐसा ही माना जाएगा, भले ही वो बायर की प्रीमाइस तक अभी तक नहीं पहुंचा है, बट ट्रांसपोर्टर को, सेलर जैसे ही ट्रांसपोर्टर को वो गुड्स देंगे ऐसा मान लिया जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स है वो किसको ट्रांसफर कर दिया है, बायर को। बट हाँ, इसका एक एक्सेप्शन भी है, अगर सेलर ने राइट टू रिजर्व रखा है कि भाई जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको बायर को ट्रांसफर नहीं करना है, कैरियर ट्रांसपोर्टर को बोला है कि जब तक मैं ना बताऊं तब तक आप बायर को नहीं दे सकते हैं, तो उस केस में अभी भी रिस्क प्रॉपर्टी जो है वो सेलर की है। नॉर्मल सिनेरियो में बायर जो है उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी जैसे ही सेलर है वो कैरियर ट्रांसपोर्टर को गुड्स देते हैं। बट अगर सेलर ने स्पेसिफिकली राइट टू रिजर्व रखा हुआ है कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप बायर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो अभी भी रिस्क और प्रॉपर्टी जो है वो सेलर की रहेगी। पेमेंट के लिए हो सकता है या फिर दूसरी कंडीशन फुलफिल करने के लिए ऐसी चीजें हो सकती है। So, where in pursuance of the contract, the seller delivers the goods to the buyer or to a carrier or other bailey, whether named by the buyer or not. Buyer या उनके एजेंट या उनके कैरियर या फिर नॉर्मली किसी भी कैरियर को अगर सेलर एक बार ये गुड्स डिलीवर कर देगा तो जनरली बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। For the purpose of transmission to the buyer and does not reserve the right of disposal, specifically right of disposal मतलब कि सेलर जो है उसके पास राइट नहीं है रिजर्व करने का, वो अपने हक में रखने का, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखने का, तो उस केस में he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract, उन्होंने अप्रोप्रिएट कर लिए है गुड्स और इसकी प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो गई है। अगर राइट टू रिजर्व या फिर राइट टू डिस्पोजल अगर उन्होंने रिजर्व किया हुआ है तो उस केस में सेलर की ही रिस्क और सेलर की ही प्रॉपर्टी रहेगी, राइट। एग्जांपल भी दिया है कि ए जो है बिल ऑफ लेडिंग ऑफ रेलवे पार्सल जो है वो इन द नेम ऑफ द बायर बन चुका है और वो दे भी दिया है, sent to him. The ownership in the goods passes from the seller to the buyer. वो बिल ऑफ लेडिंग रेलवे में गुड्स भी दे दी और बिल ऑफ लेडिंग है वो बायर को दे दिए, तो उस केस में बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गए। इन केस गुड्स आर सब्जेक्ट टू एक्सीडेंटल लॉस और थेफ्ट, द सेलर विल नॉट बी लायबल। M places an order to book with a bookseller in Mumbai. He asks him to send book by courier. Payment of the book was to be made by check.
The seller sends the book by courier. The book is lost in the way. The seller wants the buyer to bear the loss. It is an unconditional appropriation of goods because of which buyer M has become the owner of the goods. Therefore, he will bear the risk of loss of the book in the way. M यहाँ पर बायर ने गुड्स के लिए ऑर्डर दिया और सेलर जो है उन्होंने बुक्स भेजी, बट वो कुरियर में ट्रांसपोर्ट में वो अगर खो गई तो उसके लिए बायर रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली सेलर ने अनकंडीशनली यहाँ पर ऐसा कोई भी राइट वगैरह नहीं रखा था। तो इस केस में सेलर जो है वो बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है व्हेन इट अप्रोप्रिएट्स द गुड्स टू द कैरियर, राइट। वो जो राइट टू रिजर्व या फिर रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल है उसके बारे में डिटेल में आगे समझाया है पेज नंबर 3.53 पर, तो वो पहले देख लेते हैं। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, सेलर जो है वो किसी किसी केसेस में ऐसा कर सकता है कि वो राइट रख सकता है कि जब तक वो ना बोले, सेलर ना बोले, तब तक कैरियर जो है वो कैरियर ट्रांसपोर्टर जो है वो बायर को गुड्स नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है कि बायर ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है या फिर और कोई कंडीशन की वजह से हो सकता है। तो इस केस में प्रॉपर्टी ओनरशिप और रिस्क वगैरह जो है वो अभी तक सेलर के ही रहेंगे जब तक वो स्पेसिफिकली अपना राइट डिस्पोज ऑफ नहीं कर देता या फिर वो स्पेसिफिकली कैरियर को नहीं बोलता कि भाई बायर को दे दीजिए। This section preserves the right of disposal of goods to secure the price is paid before the property in goods passes to the buyer. Where there is a contract of sale of specific goods or where the goods have been subsequently appropriated to the contract, the seller may, by the terms of the contract or appropriation, as the case may be, reserve the right to disposal of the goods until certain conditions have been fulfilled. जब तक कुछ conditions fulfill नहीं हो जाती है तब तक seller जो है वो ये right रख सकता है। In such a case, in spite of the fact that the goods have already been delivered to the buyer or to a carrier or to other bailey for the purpose of transmitting the same to the buyer, the property therein will not pass to the buyer till the condition imposed, if any, by the seller has been fulfilled. जब तक वो condition fulfill नहीं हो जाती है तब तक उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बायर को ट्रांसफर नहीं हो सकती है, भले ही पोजीशन मिल जाए। इसके सर्कमस्टांसेस अंडर विच द राइट टू डिस्पोजल में बी रिजर्व्ड, कब ये राइट रख सकते हैं? इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, सेलर इज प्रिज्यूम्ड टू हैव रिजर्व्ड द राइट if the goods are shipped or delivered to a railway administration for carriage and by the bill of lading or railway receipt, as the case may be, the goods are deliverable to the order of the seller or his agent, then the seller will prima facie deemed to have reserved the right of disposal. रेलवे में या फिर और कोई कैरियर में उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया डॉक्यूमेंट के सामने, पर उसमें सेलर जो है उन्होंने राइट रखा है, राइट, कि उनके ही ऑर्डर पर वो डिलीवर किया जाएगा। तो इस केस में ऐसा मान सकते हैं कि सेलर हैज रिजर्व्ड द राइट टू डिस्पोजल। सेकंड, वेयर द सेलर ड्रॉव्स अ बिल ऑन द बायर फॉर द प्राइस एंड सेंड्स टू हिम द बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद द बिल ऑफ लेडिंग, or as the case may be the railway receipt or secure acceptance or payment thereof. The buyer must return the bill of lading if he does not accept or pay the bill. अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल भेजा है और उसके सामने पैसे नहीं मिलेंगे तब तक वो बिल ऑफ लेडिंग नहीं देना है। तो उस केस में बायर जो है उनको पेमेंट करना होगा, अदरवाइज जो सेलर है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगा, राइट। तो सेलर है वो रिजर्व कर सकता है राइट टू डिस्पोजल उस केस में जब तक बायर उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं करता या फिर कोई जो बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह एक्सेप्ट नहीं करता है, तब तक उसको गुड्स ट्रांसफर नहीं होंगे। या फिर स्पेसिफिकली सेलर ने बोला है कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको ट्रांसपोर्टर को गुड्स जो है वो बायर को नहीं देना है, तो उस केस में बायर को ट्रांसफर नहीं होगी प्रॉपर्टी। And if he wrongfully retains the bill of lading or railway receipt, the property in the goods does not pass to him. अगर बायर जानबूझकर अगर वो अपने पास बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसिप्ट वगैरह रख लेता है, बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ भी, तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर नहीं होगी। It should be noted that section 25 deals with conditional appropriation as distinguished from unconditional appropriation deals with under section 23 subsection 2। यहां पर conditional appropriation है, जबकि हमने आगे जो देखा ये जो है ये सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 है, ये अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन है। अगर विदाउट रिजर्विंग द राइट टू डिस्पोजल है तो उस केस में ट्रांसपोर्टर जो है उनको जैसे ही गुड्स दिए जाएंगे वैसे ही प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी टू द बायर। सिंपल। चलिए
ये ध्यान में रखना है। राइट टू रिजर्व नहीं रखा है, रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा है, तो उस केस में बायर को ट्रांसफर हो जाएगी प्रॉपर्टी जैसे ही सेलर है वो ट्रांसपोर्टर को गुड्स देते हैं। अगर वो राइट रखा हुआ है तो उस केस में जब तक सेलर नहीं बोलेगा या फिर जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती है तब तक बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। क्लियर? चलिए अब देखते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और अ सेल और रिटर्न बेसिस। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल या फिर सेल और रिटर्न, उसमें क्या होता है कि गुड्स जो है वो बायर को दिए है, पोजीशन ट्रांसफर की है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है। बायर के पास ऑप्शन है टू रिटेन द गुड्स और टू गिव इट बैक टू द सेलर। जो हम नॉर्मली करते हैं कि कपड़े लेकर आए, जो अच्छे लगेंगे वो रखेंगे, बाकी के दे देंगे, राइट। ऐसा बहुत सारी जगह पर होता है, एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं, मेला वगैरह लगता है, तो उसमें जनरली जो भी स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं वो सेल और रिटर्न बेसिस पर ही गुड्स लेकर आते हैं। जितने बिकेंगे उसके पैसे दे देंगे, बाकी के रिटर्न कर दिए जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर भी सेल और रिटर्न है। सेल और रिटर्न में गुड्स जब भी सेलर बायर को देते हैं, उसमें एक्चुअली में वो बायर नहीं बनता है, वो सेलर नहीं बनता है। उस केस में जो गुड्स दिए जाते हैं उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है, सिर्फ पोजीशन दी जाती है। बट बायर जो है उनको अपनी अप्रूवल या रिजेक्शन या और कोई ऐसे एक्ट के थ्रू दिखाना रहता है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। तो कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी वो यहां पर हमें समझना है। When the goods are delivered to the buyer on approval or on sale or return or other similar terms, the property therein passes to the buyer. When he signifies his approval or acceptance to the seller or does any other act adopting the transaction, जब बायर स्पेसिफिकली बोलता है कि भाई ये गुड्स मैं रखने वाला हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो उनको ट्रांसफर हो जाएगी प्रॉपर्टी। या फिर कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे ऐसा लगे कि वो उसको एक्सेप्ट करता है, जैसे कि उन्होंने यूज कर लिया, कपड़े लेकर आए थे और पहन लिए, तो उससे मान लिया जाएगा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हम। या फिर वो जनरली कहते हैं ना कि जो वो उसका टैग वगैरह लगा होता है वो आपने निकाल दिया, तो भी मान लिया जाएगा कि आपने वो एक्सेप्ट कर लिया है। या फिर if he does not signifies his approval or acceptance to the seller but retains the goods without giving notice of rejection, उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया है और रिटर्न भी नहीं किया है और रिजेक्शन भी नहीं बोला है, then if a time has been fixed for the return of the goods on expiration of such time, बोला था कि भाई 15 दिन में रिटर्न कर देना, अगर अदरवाइज आपके हो जाएंगे तो 15 दिन के बाद बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। एंड इफ नो टाइम हैज बीन फिक्स्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ अ रीजनेबल टाइम, और अगर कोई भी टाइम फिक्स नहीं किया था तो एक्सपायरेशन ऑफ रीजनेबल टाइम जो नॉर्मली होना चाहिए, भाई 8-10 दिन में तो कोई भी कपड़ा ट्राई करके रिटर्न कर देगा ना, जो भी गुड्स हो, तो उसमें जो रीजनेबल टाइम है वो रीजनेबल टाइम कंप्लीट होने के बाद बायर को ट्रांसफर हो जाएगी प्रॉपर्टी। Or he does something to the goods which is equivalent to accepting the goods, for example he pledges or sells the goods। अगर जो बायर है, राइट, उन्होंने सेल और रिटर्न पर जो गुड्स लिए थे वो आगे सेल कर दिए या फिर आगे प्लेज कर दिए, तो उस केस में उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। भले ही उसके पास एट दैट टाइम पोजीशन ही थी, ओनरशिप नहीं थी, फिर भी अगर उन्होंने आगे सेल कर दिया या आगे प्लेज कर दिया तो उस केस में प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफर हो जाएगी। सिंपल। तो सेल और रिटर्न के लिए 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। स्पेसिफिकली बायर एक्सेप्ट करता है, या फिर जो पीरियड के लिए, नॉर्मल पीरियड के लिए रखना था उनसे ज्यादा के लिए वो रखता है फिक्स्ड पीरियड से, उसका एक्सपायरेशन यदि रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद भी अगर वो बायर के पास पड़े और उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है तो उस केस में बायर की प्रॉपर्टी हो जाएगी। या फिर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया लाइक रीसेल कर दिया या फिर प्लेज कर दिया, तो उस केस में भी ऐसा मान लिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी है वो बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है, वही चीजें समझाई हुई है यहाँ पर, जैसे कि है कि भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर आए और उसमें अगर वो सेल और कंडीशन बेसिस पर लेकर आए हैं और एक हफ्ते बाद उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मैं ये रखता हूँ, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। फिर दूसरा एग्जाम्पल है कि ए डिलीवर्ड सम ज्वेलरी टू बी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, बी है उन्होंने आगे प्लेज कर दिया सी को, तो इस केस में भी ऐसा मान लिया जाएगा कि बी जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, राइट। और इस केस में जो ए जो सेलर था वो बी के पास से पैसे रिकवर कर सकता है, ज्वेलरी रिकवर नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर हो गई। देन ए सेंड्स बी अ वाटर मोटर ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस मार्च में, और वो बताया था कि भाई रिटर्न इट आफ्टर अगस्त 2020। जो वाटर मोटर है जो पानी खींचती है वो मोटर 6 महीने के लिए उन्होंने 6 मार्च से अगस्त तक यूज करने के लिए दिया था, राइट। अगर अच्छी नहीं लगी है तो रिटर्न करना है।
वाटर मोटर रिटर्न नहीं होती है इन रीजनेबल टाइम, तो इस केस में ऐसा मान लिया जाएगा कि जो कस्टमर है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और कस्टमर को पे करना होगा, गुड्स रिटर्न नहीं करने रहेंगे। समझ में आ रहा है, राइट? एंड देन सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, सेल और रिटर्न बेसिस भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, जिसमें प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होगी जब बायर जो है वो कैश में पेमेंट करता है, मतलब कि एक्सेप्ट करता है स्पेसिफिकली। वो सिर्फ आगे सेल या फिर आगे प्लेज कर देगा, उससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। इट मे बी नोटेड दैट वेयर द गुड्स have been delivered by a person on a sell or return on the terms that the goods were to remain the property of the seller till they are paid for, the property therein does not pass to the buyer until the terms are complied with, that is cash is paid for। स्पेसिफिकली सेल और रिटर्न में ऐसा कहा गया है कि जब तक कैश पेमेंट नहीं होगा तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, तो उस केस में पेमेंट होने के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो यहां पर जैसे एग्जांपल 7 में ए ने बी को सेल और रिटर्न पर दिया था, बी ने आगे प्लेज कर दिया, पर सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न था। अगर ऐसा होगा तो उस केस में बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है और इस केस में ए जो है वो गुड्स ज्वेलरी जो है वो भी रिकवर कर सकता है। सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न के केस में कैश जब तक नहीं मिलता है सेलर को तब तक बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है, ये ध्यान में रखिएगा। एक दो क्वेश्चन अच्छे इसमें आरटीपी या एमटीपी में कहीं पर दिए हुए हैं जो इन दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर बनाए हैं, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। सेल और रिटर्न बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी और पास पेपर में दिए गए हैं, तो अच्छे से वो करने चाहिए, राइट? यहां पर जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वही है। क्लियर? तो ये सेल और रिटर्न बेसिस पर है, देखना है कि भाई एक्सेप्टेंस करता है या फिर रीजनेबल टाइम या एक्सपायरेशन ऑफ फिक्स टाइम, या फिर वो कुछ ऐसा काम करता है, अगर रीसेल कर देता है, प्लेज करता है, या फिर किस तरीके से यूज करता है, तो प्रॉपर्टी बायर की हो जाएगी। और अगर सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न होगा तो उस केस में जब तक पेमेंट नहीं होता बाय द बायर तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। क्लियर? चलिए ये रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी भी हमने कर लिया है। अब हम समझते हैं 3.55 पर है ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। जनरली नॉन ओनर्स जो है वो अगर किसी को भी प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, वैसे गुड्स किसी को ट्रांसफर करते हैं तो उनको जो बायर है उनको बेटर टाइटल नहीं मिल सकता है। यहां पर एक प्रिंसिपल है, लैटिन मैक्सिम नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, व्हिच मींस दैट नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। नॉन ओनर के पास खुद के पास ओनरशिप नहीं है तो वो आगे भी ओनरशिप पास नहीं कर सकता है, बेटर टाइटल पास नहीं कर सकता है, राइट? जो जिसके पास जो टाइटल है उनसे बेटर टाइटल जनरली वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है। सो नॉन ओनर है वो दूसरे को ओनर नहीं बना सकता है, इसीलिए ऐसे कोई भी सेल है बाय द नॉन ओनर्स वो जनरली वॉइड माने जाते हैं। उस केस में बायर जो है उनको कोई भी प्रॉपर्टी कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर किसी ने चोरी कर ली और वो किसी को आगे सेल कर देता है तो इस केस में चोर ने जो सेल किया तो उस केस में जो बायर है उनको भी बेटर टाइटल नहीं पास हो सकता है, वो भी ओनर नहीं बन सकता है। इनकेस ट्रू ओनर को पता चल जाता है गुड्स के बारे में तो बायर जो है भले ही उनको पता नहीं था कि ये चोरी का गुड्स है, फिर भी वो लायबल, फिर भी उसको गुड्स रिटर्न करने रहेंगे। हायर परचेस के केस में भी ऐसा ही होगा कि हायर परचेस के केस में जो हायरर है, जो हायर परचेसर है, उसके पास सिर्फ पोजीशन है, उसके पास ओनरशिप नहीं है, तो उस केस में वो जो आगे है वो सेल नहीं कर सकता है। हायर परचेसर के पास ओनरशिप नहीं है इसीलिए, हाँ वो आगे अगर ट्रांसफर करेगा तो उसके वो जो बायर होगा उनके भी पास उतने ही राइट्स रहेंगे, एक्चुअल में वो ओनर नहीं बन सकता है। जो ओनर ऑफ द गुड्स है वो वापस गुड्स मांग सकता है, राइट? तो नॉर्मल सिनारियो में नॉन ओनर है वो आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता है बेटर टाइटल। ये जो हमें लैटिन मैक्सिम दिया है नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, मतलब कि जिसके पास जो नहीं है वो आगे पास नहीं कर सकता है, नॉन ओनर है वो आगे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता है। बट इस केस में यहां पर जो मैंने ये जो चोर या फिर हायर परचेसर वाला एग्जांपल दिया वो यहां पर समझाया हुआ है, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है क्योंकि कई बार बायर्स जो है वो इन बोनाफाइड वे में, इन गुड फेथ वो परचेस करते हैं, उनको जो नॉन ओनर जो सेलर है वो नॉन ओनर है वो पता ही नहीं होता है, तो अगर वो पे कर देते हैं और उनके पास से गुड्स भी ले लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बायर को बेनिफिट देने के लिए यहां पर कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं। नॉर्मल सिनेरियो में नॉन ओनर जो भी ट्रांसफर करेगा वो वॉइड है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जिस केस में नॉन ओनर भले ही सेल करे फिर भी वो वैलिड माना जाएगा। कौन से एक्सेप्शंस है वो यहां पर हम समझते हैं।
नॉन ओनर कैन कन्वे बेटर टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर ऑफ द गुड्स। बोनाफाइड मतलब कि गुड फेथ में परचेस किया हुआ होना चाहिए। परचेजर को, बायर को अगर ऑलरेडी पता है कि ये नॉन ओनर के द्वारा सेल हो रहा है तो उस केस में वो बोनाफाइड परचेजर नहीं माना जाएगा, उसके द्वारा किया गया परचेस वैलिड नहीं होगा। सबसे पहला है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट जो है वो सेल कर सकता है। मर्केंटाइल एजेंट है वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स किसी को सेल कर सकता है। उस केस में एजेंट के पास ओनरशिप नहीं है, फिर भी वो बेटर टाइटल पास कर सकता है। A sale made by mercantile agent for the goods for the document of title to goods would pass a good title to the buyer in the following circumstances, namely यहाँ पर हमें circumstances दी है। It if he was in possession of the goods or documents with the consent of the owner, owner की कंसेंट होनी चाहिए, उसी के बेसिस पर एजेंट जो है वो आगे सेल कर सकता है। If the sale was made by him when acting in the ordinary course of business as a mercantile agent, उसका बिजनेस ही होना चाहिए mercantile agent बनकर काम करना और सेल करना। And if the buyer had acted in good faith and has at the time of the contract of sale no notice of the fact that the seller had no authority to sell, पहले शायद एजेंट के पास अथॉरिटी थी बट बाद में अगर अथॉरिटी नहीं है और बायर गुड फेथ में ही उसको एजेंट मानता है प्रिंसिपल का और उसके पास से गुड्स परचेस करते हैं तो उनको भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। राइट, तो तीन कंडीशन यहां पर बताए हैं, तीन सर्कमस्टांसेस बताए हैं मर्केंटाइल एजेंट के लिए कि वो पोजेशन ऑफ द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, उनके पास उनका ऑर्डिनरी बिजनेस होना चाहिए, मर्केंटाइल एजेंट बनकर काम करना, और थर्ड वो गुड फेथ में, जो बायर है वो गुड फेथ में पहले एजेंट होगा बट अभी एजेंट नहीं है, विदाउट नोटिसिंग दैट के ही हैज नो अथॉरिटी टू सेल, फिर भी वो परचेस करता है, उसको पता नहीं है, तो उस केस में भी बायर को गुड टाइटल, बेटर टाइटल पास हो सकता है। राइट, सेकंड है यहां पर मर्केंटाइल एजेंट समझाया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। जॉइंट ओनर्स है मतलब कि एक ही गुड्स के मोर देन वन ओनर्स है और इसकी जो पोजीशन है वो सिर्फ एक ओनर के पास है। ए बी सी डी ऐसे बहुत सारे ओनर्स है और इसकी जो पोजीशन है वो ए के पास है और ये जो पोजीशन है वो बाकी सारे जॉइंट ओनर्स की कंसेंट से ही है और ए जो है वो दूसरे ओनर्स को पूछे बिना अगर आगे सेल कर देता है, उस केस में जो बायर है वो गुड फेथ में अगर परचेस करेगा तो वो जो सेल है वो वैलिड माना जाएगा और जो बायर है वो उसका ओनर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो को ओनर थे उसमें से एक को ओनर ने, जॉइंट ओनर ने सेल कर दिया जबकि उसके पास पूरा का पूरा गुड सेल करने की अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी उसके पास पोजीशन थी, सभी ओनर्स ने उसको अप्रूव किया था और उन्होंने आगे सेल किया है और वो परचेजर जो है वो गुड फेथ में परचेस करता है तो वो वैलिड माना जाएगा। If one of the several joint owners of a goods has the sole possession of the goods by permission of the co-owners की permission से ही उसके पास possession है, the property in the goods is transferred to any person who buys them from such joint owner in good faith and has not at the time of contract of sale noticed that the seller has no authority to sell। बायर जो है वो गुड फेथ में परचेस करता है, उनको नहीं पता है कि सेलर जो को ओनर है उसके पास पूरी अथॉरिटी नहीं है, फिर भी वो सेल कर रहा है, वो पता नहीं है, उस केस में बायर को बेटर टाइटल पास होगा, ओनर बन जाएगा। राइट, तो जहां पर जॉइंट ओनर से उसमें से कोई एक जॉइंट ओनर सेल करता है, भले ही वो पूरा का पूरा ओनर नहीं है, फिर भी वो जो सेल करेगा वो वैलिड माना जाएगा। फिर थर्ड एक्सेप्शन है सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो पर्सन है उन्होंने परचेस किए हैं गुड्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब कि उन्होंने सेलर जो है उनको कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या और कोई तरीके से, जहां पर जो उनका ओन मतलब प्रिंसिपल सेलर था, मेन सेलर था, अल्टीमेट सेलर, राइट, उनके पास से गुड्स जो मिले हैं वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं और अब तक पोजीशन जो है वो इस बायर के पास है और वो आगे सेल कर देता है। अब तक जिसके पास ये वॉइड करने का चांस था उन्होंने वॉइड नहीं किया है और उसके पहले ही वो आगे सेल कर देता है, तो इस केस में ये जो सेल है वो वैलिड माना जाएगा। पर वो जो नया बायर है उन्होंने गुड फेथ में परचेस किया हुआ होना चाहिए, उनको प्रीवियस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता नहीं होना चाहिए। A buyer would acquire a good title to the goods sold to him by a seller who had obtained possession of the goods under a contract voidable on the ground of coercion, fraud, misrepresentation or undue influence, provided that the contract had not been rescinded until the time of the sale। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड नहीं हुआ है, जो मेन सेलर था उन्होंने अभी तक रिसाइंड नहीं किया है, उनके पास से जो बायर ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह करके गुड्स परचेस किए थे और फिर वो आगे सेल कर देता है, तो उस केस में जो नया बायर है उन्होंने अगर गुड फेथ में परचेस किया है तो वो वैलिड माना जाएगा। राइट, फिर फोर्थ एक्सेप्शन है सेल बाय वन हु हैड
who has already sold the goods but continues in possession thereof. जो सेलर है उन्होंने एक बार ऑलरेडी बायर को सेल कर दिया है, बट पोजीशन अभी भी सेलर के पास है, वो बायर अभी तक लेने नहीं आया है, और वो सेलर जो है वो किसी और बायर को, दूसरे बायर को सेल करता है वही गुड्स जो ऑलरेडी उन्होंने एक बायर को सेल कर दिए हैं, और वो जो नया बायर है उनको कुछ पता नहीं है, वो गुड फेथ में अगर परचेस करता है तो वो जो नया बायर है वो उसका वैलिड ओनर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए है वो सेलर है, उन्होंने बी को, बी जो बायर है उनको फोन जो है वो सेल कर दिया है। ए सेलर ने बी को फोन जो है वो सेल कर दिया है, अभी भी पोजीशन जो है वो ए के पास है, और ए सी को सेल कर देता है फोन, वही फोन सी को सेल कर देता है। यहां पर सी जो है वो अगर बोनाफाइड परचेजर है, मतलब कि गुड फेथ में परचेस करता है, उनको नहीं पता है कि ये फोन ऑलरेडी बी को सेल कर दिया है, और वो अगर सी जो है वो परचेस करता है फ्रॉम द ए जिसके पास पोजीशन है, तो सी जो है वो वैलिड ओनर बन जाएगा। सेल बाय अ seller who has the possession of the goods. If a person has sold goods but continues to be in possession of them or for the documents of title of them, he may sell them to a third person, and if such a person obtains the delivery thereof in good faith and without notice of the previous sale, he would have good title to them, although the property in the goods had passed to the फर्स्ट बायर अर्लियर। यहाँ पर फर्स्ट बायर बी है, उनको ऑलरेडी ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो गई थी, बट अभी भी पोजीशन जो है वो सेलर के पास है, और वो दूसरे बायर को सेल करते हैं, और यहाँ पर जो ये नया बायर है सी, वो गुड फेथ में अगर ये परचेस करता है विदाउट नोटिस ऑफ ऑलरेडी द प्रोडक्ट इज सोल्ड टू सम अनदर बायर, तो इस केस में जो सी है वो वैलिड बायर बनेगा और वैलिड ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। A pledge of another the pledge or other disposition of the goods or document of title by the seller in possession are equally valid। अगर वो आगे possession जो है वो थ्रू pledge वगैरह ट्रांसफर करता है तो वो भी वैलिड माना जाएगा। फिर हम sell by buyer obtaining possession before the property in the goods have vested in him। जो बायर है उनको अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, बट उनके पास पोजीशन आ चुकी है, तो वो आगे अगर सेल करता है या फिर आगे प्लेज करता है और उनके पास पोजीशन जो है वो सेलर की कंसेंट से ही आई है, तो वो आगे प्लेज या सेल करेगा, वो वैलिड माना जाएगा, भले ही अब तक उनको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। Where a buyer with the consent of the seller obtains possession of the goods before the property in them has passed to him। पोजीशन जो है वो गुड्स की पोजीशन ट्रांसफर हो गई है, प्रॉपर्टी अभी बाकी है, और वो कंसेंट ऑफ द सेलर से ही उनको पोजीशन मिली है। He may sell or pledge or otherwise dispose the goods to a third person, and if such a person obtains delivery of the goods in good faith and without notice of the lien or other right of the original seller in the respect of the goods, he would get a good title to them। जो भी बायर है उनके पास पोजीशन आ चुकी है बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, और वो जो पोजीशन है वो सेलर की कंसेंट से ही मिली है, और वो आगे सेल, प्लेज या और किसी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर देता है टू थर्ड पर्सन, और वो थर्ड पर्सन है, उनको पता नहीं है कि इसके ऊपर शायद सेलर जो है, मेन सेलर है, उनका शायद कुछ राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ रीसेल या कुछ ऐसा है। उस केस में वो थर्ड पर्सन गुड फेथ में वो प्लेज पर लेता है या फिर परचेस करता है, तो उस केस में वो थर्ड पर्सन है, उसको बेटर टाइटल पास ऑन हो जाएगा, राइट। However, a person in possession of goods under a hire purchase agreement which gives him only an option to buy is not covered within the section unless it amounts to a sell। हायर परचेस के केस में ऐसा नहीं होगा, हायर परचेस में भी सिर्फ पोजीशन मिलती है, ओनरशिप नहीं मिलती है, बट हायर परचेस का केस ही अलग है, क्योंकि हायर परचेस में परचेस करना या ना करना वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पर डिपेंडेबल है, और वो हायर परचेसर के ऊपर डिपेंड है, जबकि सेल करना ही है, ओनरशिप बाकी है, बट पोजीशन बायर नक्की है कि हाँ मैं परचेज ही करने वाला हूं, उसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, वो बात अलग है, वो केस ही अलग है। तो उस केस में अगर वो आगे सेल कर देता है, प्लेज कर देता है, भले ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, वो वैलिड है। बट हायर परचेस के केस में हायर परचेजर आगे प्लेज या सेल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास पोजीशन भी नहीं है, पोजीशन है बट ओनरशिप नहीं है, ना ही राइट है कि वो सेल कर सकता है आगे, क्योंकि वो परचेस करेगा या नहीं वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पर डिसाइड होगा, राइट। चलिए, फिर है इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। एस्टॉपल मतलब कि ऐसा दिखाता है कि हाँ मैं ही इसका ओनर हूं।
जो सेलर है वो एक्चुअल में इसका ओनर नहीं है, वो एक्चुअल ओनर के सामने ऐसा दिखाता है कि मैं ही इस गुड्स का ओनर हूं और मैं सेल करना चाहता हूं, और जो ओनर है वो कुछ नहीं बोलता है, या फिर जहां पर उसको एक्शन लेने चाहिए थे वहां पर एक्शन नहीं लेता है। तो उस केस में जो सेलर है भले ही वो नॉन ओनर है, फिर भी वो सेल जो है वो वैलिड होगा, क्योंकि उन्होंने ओनर के सामने ही ऐसा एक्ट किया, दिखाया बायर को कि भाई हाँ ये यही ओनर है, और उनको अलाउ किया। तो उस केस में जो सेलर है भले ही वो नॉन ओनर है, फिर भी वो वैलिड सेल माना जाएगा, वैलिड ओनरशिप ट्रांसफर होगी। Where the owner is stopped by the conduct from denying the seller's authority to sell, the transferee will get a good title against the true owner. जो ओनर है stopped by the conduct from denying seller's authority, सेलर के पास अथॉरिटी नहीं थी, बट फिर भी वो ओनर के बिहाफ पर वो सेल कर रहा है। सेलर जो है वो दिखा रहा है कि मैं ही ओनर हूं, और ओनर कुछ भी मना नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा एक्ट करता है जिससे ऐसा लगे कि हाँ यही ओनर है, तो उस केस में वो सेल वैलिड है। जो बायर है उसको गुड टाइटल, बेटर टाइटल पास ऑन होगा। But before a good title by estoppel can be made, it must be shown that the true owner had actively suffered or held out the other person in question as the true owner or as a person authorized to sell the goods. पर इसमें जो ट्रू ओनर है उन्होंने किसी तरीके से सफर, मतलब कि वो सहन किया है, या फिर मान लिया है, या फिर मनवाया है, या फिर ऐसा कुछ एक्ट किया है जिससे बायर को ऐसा लगता है कि जो सेलर है वही ओनर है। फिर है सेल बाय एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर क्या होता है वो यूनिट 4 में इन डिटेल रिवाइज करेंगे। अनपेड सेलर जो है वो भी रीसेल कर सकता है, भले ही उसने प्रॉपर्टी जो है वो बायर को ट्रांसफर कर दी है, बट बायर ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो वो राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और उसके बाद राइट ऑफ रीसेल है वो अचीव करता है, और उस केस में वो रीसेल कर सकता है। वो जो बायर है दूसरे बायर को सेल कर सकता है, और वहां पर वो बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। Where an unpaid seller who had exercised his right of lien or stoppage in transit resells the goods, the buyer acquires a good title to the goods as against the original buyer. सेलर को पैसा नहीं मिले थे, इसीलिए उन्होंने किसी और को वो सेल कर दिया, तो उस केस में जो नया बायर है उनको अच्छा ही टाइटल मिलेगा, दूसरे जो पुराना बायर था उनके सामने ही उनको बेटर टाइटल पास ऑन होगा, राइट। एंड लास्ट है सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द अदर एक्ट्स। अदर एक्ट्स में भी किसी में जो नॉन ओनर है वो सेल करेंगे, वो भी वैलिड माना जाएगा। जैसे कि ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी। कंपनी जब लिक्विडेशन में जाती है, वाइंडिंग अप में जाती है, तो उसका जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो कुछ भी सेल करता है तो वो वैलिड सेल माना जाएगा। Purchase of the goods from a finder of the goods will get a valid title under the circumstances. Finder of the goods जहां पर quasi contract applicable होता है, वो ट्रू ओनर को ढूंढने की ट्राई करता है, बट पेरिशेबल नेचर के गुड्स है या फिर और कोई रीजन जो इन डिटेल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो यूनिट 6 है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाला उसमें कवर अप किया गया है, राइट। तो या फिर बेलमेंट वाले में भी दिया गया है फाइंडर ऑफ द गुड्स वाला, तो उसमें वो अगर सेल करता है तो वो जो सेल है भले ही वो ओनर नहीं है, फिर भी वो वैलिड सेल माना जाएगा, और जो बायर है उनको ओनरशिप रिस्क वगैरह ट्रांसफर किए जाएंगे। एंड अ सेल बाय अ पौनी कैन कन्वे अ गुड टाइटल टू द बायर। पौनी मतलब कि प्लेजी, मतलब कि जिन्होंने लोन दे रखी है किसी को, राइट। पौनी मतलब कि प्लेजी वो लेंडर होता है जिन्होंने बोरोवर को लोन दे रखी होगी, इसके सामने बोरोवर ने कुछ असेट सिक्योरिटी रखी होगी, तो उसके पास जो ये सिक्योरिटी रखी है उसके सामने अगर उसको पेमेंट नहीं मिलता है, रीपेमेंट नहीं मिलता है, तो वो सेल करके अपनी जो लोन दे रखी थी उसको रिकवर कर सकता है, राइट। तो पौनी है वो भी भले ही ओनर नहीं है फिर भी वो सेल करेगा, तो उसमें सामने वाले को बेटर टाइटल ट्रांसफर होगा। तो ये तीन केसेस जो है दूसरे एक्ट्स में भी इसको नॉन ओनर के द्वारा किया गया सेल वैलिड माना जाएगा। कब कब? लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी जो एसेट सेल करता है, फिर फाइंडर ऑफ द गुड्स सेल करता है, या फिर पौनी सेल करता है, तो वो तीनों ही केसेस में वो वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पर हमें 8 एक्सेप्शंस दिए जहां पर नॉन ओनर के द्वारा किया गया सेल वैलिड माना जाएगा। सबसे पहले सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, sell by one of the joint owners, sell by a person in possession under voidable contract, sell by the person who has already sold the goods and having possession of the goods, sell by a buyer obtaining possession before the property in the goods, then sell by estoppel, effects of estoppel, sell by the unpaid seller and other acts, जिसमें ओनी, फाइंडर ऑफ द गुड्स और ऑफिशियल लिक्विडेटर वाला कवर अप होता है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आपको पूछ सकते हैं, राइट। फिर लास्ट पार्ट है इस यूनिट का जो है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो सेल है उस
के कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होगा जिसमें जो सेलर है वो गुड्स की डिलीवरी बायर को देंगे, राइट। वो गुड्स डिलीवर होना जरूरी है, तभी मैं ऐसा माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ है। Performance of a contract of sale implies delivery of goods by the seller and acceptance of the delivery of goods and payment of price for them by the buyer in accordance with the terms of the contract. Seller डिलीवरी करेगा, बायर उसके सामने पेमेंट देगा और बायर को वो डिलीवरी एक्सेप्ट भी करनी रहेगी और उसके बाद वो पेमेंट करेगा, राइट। डिलीवरी वगैरह क्या है, तो वो वॉल्यूंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन जो ऑलरेडी हमने यूनिट 1 में समझा था, उसके 3 टाइप्स, एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर, सेलर है वो रेडी होना चाहिए गुड्स डिलीवर करने के लिए और बायर है वो रेडी होना चाहिए पेमेंट करने के लिए, तभी ये परफॉर्मेंस कंप्लीट होगा, सेल ऑफ गुड्स जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। अगर सेलर जो है वो डिलीवर करने के लिए रेडी है, गुड्स डिलीवर करने के लिए रेडी है, बट बायर जो है वो पेमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, तो डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की नहीं रहेगी। वाइस वर्सा, अगर बायर पेमेंट करने के लिए रेडी है बट सेलर डिलीवरी करने के लिए रेडी नहीं है, तो बायर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे द अमाउंट, राइट। तो ये कॉन्करेंट कंडीशन है डिलीवरी और पेमेंट। अब डिलीवरी के रिगार्डिंग कुछ रूल्स यहां पर हमें समझाया है, यहां पर आपको पहले लिस्ट दिया है और फिर इन डिटेल समझाया है। Delivery of the goods sold may be made by doing anything which the parties agrees shall be treated as delivery or which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or of any person authorized to hold them on his behalf। वो बायर को गुड्स दिए जाएंगे या फिर उनके बिहाफ पर किसी और को, उनके एजेंट हो सकता है या फिर और कोई पर्सन भी हो सकता है, जिनको गुड्स सेलर जो है वो देंगे तो उसे डिलीवरी माना जाएगा, राइट। डिलीवरी की ऑलरेडी हमने डेफिनेशन भी देखी और उनके टाइप्स भी देखे हैं, राइट। एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या फिर सिंबॉलिक डिलीवरी, तो उस हिसाब से डिलीवरी करी जा सकती है। इफेक्ट्स ऑफ अ पार्ट डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी मतलब क्या कि भाई थोड़ा सा गुड्स है वो ऑलरेडी बायर लेकर गया है और बाकी का लेकर जाएंगे, वो पार्ट डिलीवरी है, वो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी नहीं है। गुड्स अवेलेबल है पर कोई भी रीजन से बायर वो एक साथ डिलीवर करके नहीं ले जा सकता है, उसमें बायर की शायद इनकैपेसिटी कंसीडर कर सकता है, तो वो पार्ट डिलीवरी है। तो इसमें ऐसा ही माना जाएगा कि अगर वो थोड़े से भी गुड्स लेकर गया है तो पूरा का पूरा लॉट ऑफ सच गुड्स आर ऑलरेडी डिलीवर्ड टू द बायर। हाँ, सेलर ने स्पेसिफिकली ऐसा कहा है कि पहले इतना लेकर जाइए, बाद में बाद में देखते हैं। तो उस केस में सेलर का इंटेंशन हो सकता है कि भाई पहले थोड़ा सा लेकर जाइए, उसका शायद पेमेंट दे दीजिए या फिर और कोई कंडीशन फुलफिल कर लीजिए, फिर मैं सोचूंगा कि बाकी का मुझे डिलीवर करना है या नहीं। तो उस केस में जितना पार्ट ऑलरेडी बायर को दिया है उतना ही डिलीवर हुआ है ऐसा माना जाएगा। जो पार्ट उन्होंने अलग कर दिया, जो अभी तक सेलर ने डिलीवर करने से मना किया किसी तरीके से इनडायरेक्टली, तो वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, उसकी पोजीशन, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है बायर को। जो गुड्स जस्ट पार्ट ऑफ डिलीवरी इसीलिए है क्योंकि एक साथ वो बायर लेकर नहीं जा सकता है, तो उस केस में पूरा का पूरा लॉट जो है वो ऑलरेडी डिलीवर्ड हो गया है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है ऐसा माना जाएगा। अ डिलीवरी ऑफ अ पार्ट गुड्स in progress of the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in such goods। प्रोग्रेस की धीरे धीरे लेकर वो पूरा लेकर जाएंगे तो वो एज इन प्रोग्रेस ही है, तो ऐसा माना जाएगा कि पूरा का पूरा लॉट ओनरशिप वगैरह ट्रांसफर हो चुकी है। एज अ डिलीवरी ऑफ द होल बट अ डिलीवरी ऑफ अ पार्ट ऑफ द गुड्स विथ एन इंटेंशन ऑफ सेवरिंग इट फ्रॉम द होल, पूरा जो गुड्स है उसमें से सेवरिंग करना है, मतलब कि अलग करना है, और उसके लिए पार्ट डिलीवरी हुई है। जो मैंने आपको बोला कि सेलर का इंटेंशन ऐसा है कि पहले ये लेकर जाइए, बाकी का बाद में देखेंगे। वहां पर सेलर का इंटेंशन है कि इतना गुड्स डिलीवर हो रहा है, बाकी का अभी तक नहीं गुड्स डिलीवर हो रहा है, और उस केस में ओनरशिप भी सेलर के पास ही रहेगी जो बाकी का गुड्स है उसके लिए। डज नॉट ऑपरेट एज अ डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर, जो बाकी के गुड्स है उसकी डिलीवरी नहीं हुई है, उसकी ओनरशिप अभी भी सेलर की ही रहेगी, राइट। समझ में आ रहा है। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, कुछ कुछ केसेस में बायर को अप्लाई करना होगा कि भाई आप डिलीवर कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है तो सेलर को रीजनेबल टाइम पर अब ये डिलीवर कर देना चाहिए। प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये कहां पर डिलीवर होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो सकता है, अगर नहीं लिखा है तो जहां पर गुड्स अवेलेबल होंगे, राइट। गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल, सेल जहां पर करना है वहां पर जो मतलब कि सेलर की जगह पर वो माने जाएंगे। एंड एग्रीमेंट टू सेल अगर होगा, गुड्स एग्रीड टू बी सोल्ड टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल पर जहां पर थे, जहां पर होंगे वहां पर माना जाएगा। या फिर इफ द गुड्स आर नॉट देन इन देयर इन एग्जिस्टेंस एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड,
अगर वो अभी तक मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है तो जहां पर वो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस होंगे वही प्लेस ऑफ डिलीवरी माना जाएगा। टाइम ऑफ डिलीवरी, कब डिलीवर करना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है तो उस हिसाब से डिलीवरी करना सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर नहीं लिखा है तो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर वो डिलीवर हो जाना चाहिए। गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी के पास गुड्स है, the goods at the time of sale are in possession of third party, there is no delivery unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf। जब तक वो बायर को नहीं बोलेगा कि भाई मैं आपके बिहाफ पर गुड्स रख रहा हूं, तब तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई है। Provided that nothing in this section shall affect the operation of the issue or transfer of any document of title to goods। documents to title to goods किसी को भी दिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डिलीवरी तभी मानी जाएगी जब थर्ड पार्टी एक्नॉलेज करता है, जो हमने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में ये समझा था। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के लिए अप्लाई करना, उसको मंगवाना कि भाई अब आप डिलीवर कर दीजिए, वो जनरली ऑफिस टाइम में ही होना चाहिए या फिर जो जनरल उस एरिया में या फिर उस इंडस्ट्री का जो टाइमिंग है उसी के अंदर होना चाहिए। वो कभी भी अगर रात को 2 बजे फोन करके बोलता है कि भाई आप डिलीवर कर दीजिए, तो उस केस में सेलर मना कर सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही रिसाइन हो जाएगा, हमें नहीं करना है डिलीवरी, राइट। तो वो कब डिलीवरी के लिए बोल रहे हैं वो भी मैटर करता है, वो टाइम जो है वो नॉर्मल जनरल ऑफिस आवर्स में होना चाहिए, रीजनेबल आवर्स में होना जरूरी है। और वो रीजनेबल आवर्स है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो सकता है, वो हर एक सिचुएशन में अलग हो सकता है। एक्सपेंस फॉर डिलीवरी, ये जनरली सेलर बेयर करता है, सेलर जो है वो डिलीवरी के चार्जेस जो है वो बेयर करेगा, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अगर रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हो जाती है तो उस केस में बायर के पास ऑप्शन है कि वो जो रॉन्ग डिलीवरी है, रॉन्ग क्वांटिटी है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है, या फिर जितना चाहिए उतना रख सकता है, बाकी का रिजेक्ट कर सकता है। जितना मंगवाया था उनसे अगर कम क्वांटिटी आती है तो बायर जो है वो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकता है, या फिर जितना आया है उसका उतना एक्सेप्ट कर सकता है और उसके लिए पे करना रहेगा जो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस है। अगर जितना आया था उनसे ज्यादा क्वांटिटी आ गई है तो वो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकता है, पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर उन्होंने जितना ऑर्डर दिया था उतना ही वो एक्सेप्ट करेगा तो भी चलेगा। अगर वो ज्यादा क्वांटिटी एक्सेप्ट करता है तो उसको भी जो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस थी उसके ऊपर ही वो पे करना रहेगा। अगर मिक्स गलत गुड्स आ चुके हैं, राइट, जो मंगवाए थे उसके साथ दूसरे भी गुड्स आ चुके हैं, तो उनको जो गुड्स चाहिए थे वो रख सकता है, बाकी का रिजेक्ट कर सकता है, या फिर सब कुछ रख सकता है, या फिर पूरा का पूरा वो रिजेक्ट भी कर सकता है। Where the seller delivers to a buyer a quantity of goods less than he contracted to sell, the buyer may reject them, but if the buyer accepts the goods so delivered, he shall pay for them at a contract rate। कम आया है तो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकता है या फिर एक्सेप्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट करेगा तो पेमेंट करना रहेगा। Where the seller delivers to a buyer quantity of goods larger than he contracted to sell, the buyer may accept the goods included in the contract or reject the rest, or he may reject the whole। If the buyer accepts the whole of the goods so delivered, he shall pay for them at a contract rate। अगर ज्यादा क्वांटिटी आती है तो वो पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर सकता है, पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकता है, या फिर जितना चाहिए उतना भी रख सकता है, मतलब कि जितना कॉन्ट्रैक्ट किया था उतना रख सकता है। Where the seller delivers to the buyer goods he contracted to sell mixed with goods of a different description not included in the contract, the buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject or may reject the whole। जो कॉन्ट्रैक्ट में मांगा था उसके अलावा दूसरे भी गुड्स उसके साथ आ गए हैं तो पूरा को पूरा एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर वो जितना चाहिए था वो एक्सेप्ट कर सकता है, बाकी का रिजेक्ट कर सकता है, या पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी वो रिजेक्ट कर सकता है। तो कम क्वांटिटी आती है तो उसमें भी वो एक्सेप्ट रिजेक्ट पूरा का पूरा भी कर सकता है, ज्यादा क्वांटिटी आती है तो उसमें भी एक्सेप्ट रिजेक्ट पूरा का पूरा भी कर सकता है, जितना चाहिए उतना भी कर सकता है। मिक्स क्वांटिटी आती है तो उसमें भी जितना चाहिए उतना रख सकता है, बाकी का रिजेक्ट कर सकता है, या पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी रिजेक्ट कर सकता है। The provision of this section are subject to any usage of trade, special agreement और course of dealing between the parties। क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि कुछ क्वांटिटी जितनी मंगवाई है उसमें वो पैकिंग आता ही नहीं है, तो उसमें प्लस माइनस करके वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो यूसेज क्या है, जनरल टर्म्स क्या होती है, उसके बारे में भी देखना रहेगा, राइट। फिर है इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है तो इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी बायर को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो रेप्यूडिएट कर सकते हैं। अनलेस अदरवाइज एग्रीड द बायर इज नॉट बाउंड
to accept delivery in installments. The rights and liabilities in cases of delivery by installment and payments thereon may be determined the parties of the contract. वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर सकता है. डिलीवरी टू कैरियर, सेलर है वो कैरियर को डिलीवर करता है तो उसमें बायर को ही दे दिया है ऐसा मान लिया जाएगा, उसमें वो ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, वो ऑलरेडी हमने आगे भी समझा है. डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, अगर बहुत दूर से गुड्स आ रहे हैं और उस केस में वो ड्यूरिंग द ट्रांजिट डिटोरिएट हो जाते हैं, तो डिटोरिएट हो जाते हैं तो उस केस में जनरली इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट, कि भाई ये गुड्स जो है वो डिस्टेंट प्लेस से आए हैं और उसमें वो गुड्स खराब हो जाते हैं, तो वो जनरली बायर को बेयर करना पड़ता है, राइट. भले ही सेलर है उन्होंने एग्री किया था कि भाई ये मेरे रिस्क पर मैं डिलीवर कर रहा हूं, फिर भी बायर है वो जनरली वो गुड्स डिटोरिएट होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करता है, उसका लॉस बेयर करते हैं. बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स अगर उन्होंने नहीं देखे तो उनको देखने का बायर के पास राइट रहेगा, वो चेक करने के बाद ही डिलीवरी एक्सेप्ट कर सकता है, राइट. तो ये सारे डिलीवरी रिलेटेड रूल्स थे, सिंपल थे. आप इसके हेड पॉइंट्स देखेंगे तो भी बहुत सारा समझ में आ जाएगा. रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है उसका एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा. इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैड एक्सेप्टेड द गुड्स, स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि भाई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं. और does any act to the goods which inconsistent with the ownership of the seller, सेलर की ओनरशिप अब नहीं है, वो बायर की ओनरशिप बन गई है, ऐसा कुछ काम करेंगे. या फिर retains the goods after the lapse of reasonable time without intimating to the seller that he has rejected them, या फिर रिजेक्ट ही नहीं किया, बताया ही नहीं, जो रीजनेबल टाइम होना चाहिए उसके अंदर अंदर उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, तो उस केस में वो बायर एक्सेप्ट कर रहा है ऐसा मान लिया जाएगा, राइट. तो तीन जो सेलर रिटर्न वाले में भी हमने देखा था वैसे ही पॉइंट्स हैं कि या तो सेलर जो है उनको इंटीमेट करता है, इन्फॉर्म करता है कि भाई एक्सेप्ट कर रहा हूँ गुड्स, या फिर वो कुछ ऐसा काम करता है जैसे कि आगे सेल कर दिया या फिर प्लेज कर दिया, या फिर वो रिजेक्ट नहीं करता है इन रीजनेबल टाइम, तो इस केस में मान लिया जाएगा कि बायर एक्सेप्ट कर रहा है गुड्स को, राइट. बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स, अगर बायर रिजेक्ट करता है गुड्स को तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो रिटर्न करे. हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि अगर रिजेक्ट करते तो रिटर्न करना है, तो उस केस में बायर को रिटर्न करना होगा, अदरवाइज रिटर्न करने की जरूरत नहीं है. एंड लास्ट इसमें है लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स. अगर सेलर है वो उन्होंने गुड्स रेडी रखे हैं, डिलीवरेबल स्टेट में है, उन्होंने बायर को बताया कि भाई आप गुड्स लेकर जाइए, बट अगर बायर वो गुड्स लेने नहीं आते हैं और उसमें टाइम लगता है, रिफ्यूज करता है डिलीवरी ऑफ गुड्स को, तो उस केस में बायर को उसका लॉस बेयर करना पड़ेगा. अगर सेलर को कुछ भी नुकसान होता है तो वो भी उनको पे बैक करना रहेगा. When the seller is ready and willing to deliver the goods and requests the buyer to take delivery, and the buyer does not within a reasonable time after such a request take delivery of the goods, he is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery, and also for a reasonable charge for the care and custody of the goods. अगर सेलर ने रिक्वेस्ट किया था बायर को कि भाई आप डिलीवरी लेकर जाइए, बट बायर रीजनेबल टाइम के अंदर अगर वो डिलीवरी नहीं लेकर जाता है और उसमें कुछ भी लॉस होता है तो उसके लिए बायर लायबल होगा, वो सेलर को पे बैक करेगा. इवन उसको सेल्फ कस्टडी में रखने के लिए भी जो खर्चा हुआ है वो भी बायर जो है उनको बेयर करना रहेगा. प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सेक्शन shall affect the rights of the seller where the neglect or refusal of the buyer to take delivery amounts to a repudiation of the contract. बट यहाँ पर जो सेलर के पास है राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, वो भी एज इट इज एप्लीकेबल होगा, उसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. Nothing in this section shall affect the right of the seller to neglect or refusal. उसमें उस केस में वो repudiate भी कर सकता है, सिंपल, अदरवाइज वो डैमेजेस मांग सकता है. तो ये यूनिट 3 था, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, अच्छे से करना जरूरी है. चलिए अब समझते हैं यूनिट 4 जो लास्ट यूनिट है इस सोगा का, अनपेड सेलर. ये भी हम मॉड्यूल में से ही कवर अप करने वाले हैं. अनपेड सेलर मतलब कि जो सेलर को पेमेंट नहीं मिला है, गुड्स शायद हो सकता है उनकी प्रॉपर्टी पास ऑन कर दी है टू द बायर, शायद पोजेशन अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है या फिर वो भी कर दिया हो सकता है, तो उस केस में अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट्स हैं वो यहाँ पर कवर अप करेंगे, राइट. और तो और बायर को भी अगर जो सेलर की गलती की वजह से अगर बायर को क्या रेमेडीज मिल सकती है, सेलर
की वजह से रेपुडिएट करता है कॉन्ट्रैक्ट या डीले वगैरह करता है, तो बायर को क्या राइट्स मिलते हैं वो यहां पर हम कवर अप करने वाले हैं। और ऑक्शन से ये 3 टॉपिक्स मेनली इस यूनिट के अंदर कवर अप होने वाले हैं। सबसे पहले अनपेड सेलर के बारे में है, वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इसी का पोर्शन दिया हुआ है। अनपेड सेलर किसे कहा जाएगा ये भी यहां पर डिफाइन किया हुआ है। व्हेन the whole of the price has not been paid or tendered and the seller had an immediate right of action for the price। बायर ने पूरी की पूरी अमाउंट पे नहीं की है या फिर उनके लिए बोला भी नहीं है कि मैं आपको पे कर दूंगा, तो वहां पर उस केस में सेलर है उसके पास राइट है कि वो पूरी की पूरी प्राइस जो है वो रिकवर करे या उसके लिए कुछ एक्शन ले। या फिर when a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled by reason of the dishonor of the instrument or otherwise। बिल ऑफ एक्सचेंज या और कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो मिल गया है, कंडीशनल पेमेंट था बट वो कोई भी रीजन से वो जो कंडीशन थी फुलफिल नहीं हो पाई और डिसऑनर हो जाता है या फिर इंस्ट्रूमेंट के सामने पैसा नहीं मिलते हैं कोई भी रीजन से, तो वो जो सेलर है उसे क्या कहा जाएगा, अनपेड सेलर। जिसको प्राइस नहीं मिली है या फिर जो बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह मिला था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो डिसऑनर हो जाता है, तो उस केस में जो सेलर को पैसे नहीं मिले हैं उस सेलर को अनपेड सेलर कहा जाएगा। बायर को प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ट्रांसफर कर दिया होगा तभी अनपेड सेलर बन सकेगा, राइट। या फिर इवन ये एग्रीमेंट टू सेल में भी कंसिडर किया जाता है। जब एग्रीमेंट टू सेल में अगर स्पेसिफाई किया है कि आपको ये डेट तक पेमेंट करना है और उस डेट तक अगर बायर जो है वो पेमेंट नहीं करता है तो भी सेलर जो है वो अनपेड सेलर माना जाएगा, राइट। इसके रिगार्डिंग उसके पास राइट्स क्या क्या है वो यहाँ पर हमें समझाया हुआ है। जो अनपेड सेलर है उनके पास क्या क्या राइट्स रहेंगे। अनपेड सेलर है वो लियन यूज कर सकता है, राइट टू लियन, या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, या फिर राइट ऑफ रीसेल, राइट। ये तीनों हम इन डिटेल समझने वाले हैं। ये राइट्स अगेंस्ट गुड्स है, जो गुड्स है उनको वो अपने पास रख सकता है या फिर ट्रांजिट में चले गए तो फिर वहां से भी वापस मंगवा सकता है और वो रीसेल भी कर सकता है। इवन उसके अलावा अमाउंट जो है वो भी रिकवर कर सकता है, पेमेंट जो मिलना था वो भी अलग अलग तरीके से, वो भी हम आगे समझेंगे। सबसे पहले राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स समझते हैं, जिसमें 3 मेनली राइट्स हैं, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। सबसे पहले है सेलर्स लियन, राइट ऑफ लियन। लियन मतलब कि गुड्स अपने पास रख लेना, वो रिटेन करना, उसकी पोजीशन जो है वो बायर को ट्रांसफर नहीं करना, दैट इज कंसिडर्ड एज राइट ऑफ लियन। ये कब कर सकते हैं, जब कैश शेल हुआ है और कैश शेल में पेमेंट नहीं दे रहा है बायर, अभी का अभी पेमेंट नहीं दे रहा है, या फिर क्रेडिट सेल है तो उसमें क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो चुका है, या फिर जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उस केस में राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो सेलर है वो अपने पास पोजीशन रख सकता है, वो बायर को तभी वो ट्रांसफर करेगा पोजीशन जब उनको पूरा का पूरा पेमेंट मिल जाएगा। सो एन अनपेड seller has a right of lien on the goods for the price while he is in possession until the payment or tender of the price of such goods। जो गुड्स उनकी पोजीशन में है और जिसका पेमेंट अभी तक नहीं मिला है या फिर टेंडर भी नहीं है कि भाई हम दे देंगे, बायर ने ऐसा बोला भी नहीं है, तो उस केस में वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट इज द राइट टू रिटेन द पोजीशन, पोजीशन अपने पास रखने का ये राइट है, एंड रिफ्यूजल टू डिलीवर देम टू बायर अंटिल द प्राइस ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ देम इज पेड और टेंडर्ड। जब तक वो पैसे नहीं मिलते या फिर उसके बारे में नहीं बताते कि हम पे कर देंगे, तब तक वो अपने पास रिटेन कर सकता है, तब तक वो डिलीवर नहीं करेगा। Unpaid seller's lien is a possessory lien, that is the lien can be exercised as long as the seller remains the possession of the goods। राइट ऑफ लियन तभी तक एक्सरसाइज हो सकता है जब तक गुड्स जो है वो सेलर के पास है। सेलर अगर वो किसी को भी देता था, बायर को या फिर उसके एजेंट को या फिर ट्रांसपोर्टर को, तो वहां से वो राइट ऑफ लियन जो है वो बंद हो जाएगा, राइट ऑफ लियन एंड हो जाएगा, राइट। उसके बाद वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ लियन, द राइट ऑफ लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम इन द फॉलोइंग केसेस when the goods have been sold without any stipulated credit, that is cash shell। कैश शेल में तुरंत ही पेमेंट करना है, अगर बायर पेमेंट नहीं करेगा तब तक गुड्स देने की जरूरत नहीं है सेलर को। Where goods have been sold on credit but the term of credit has expired, 1 महीना दिया था, 1 महीना खत्म हो गया, अभी तक पैसे नहीं मिले और अभी तक पोजीशन अगर सेलर के पास है तो उस केस में वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। और where the buyer becomes insolvent, या फिर बायर जो है वो इंसॉल्वेंट बन जाता है, तो ये 3 केसेस में राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज हो सकता है, जहां पर
कोई भी क्रेडिट स्टिपुलेटेड नहीं है, कैश शेल है, राइट, वहां पर क्रेडिट स्टिपुलेटेड है बट क्रेडिट टर्म एक्सपायर हो चुका है, या फिर बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। Seller may exercise his right of lien even when he is in possession of the goods as agent or a bailiff for the buyer। मतलब कि प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो गई है तो अभी सेलर जो है वो एजेंट या बेली है, वो बायर के बिहाफ पर उसकी पोजीशन रखी हुई है, उस केस में भी वो राइट ऑफ लियन है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि राइट ऑफ लियन के लिए सेलर के पास ओनरशिप होनी चाहिए। यहां पर रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि अनपेड सेलर के पास पोजीशन होनी चाहिए। पोजीशन वो किसी को ट्रांसफर करेगा, वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। बट अगर उसके पास पोजीशन है तो वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। उसके पास ओनरशिप है या नहीं दैट डजंट मैटर। ओनरशिप होनी जरूरी नहीं है, पोजीशन होनी जरूरी है, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो बायर का बेली या एजेंट होगा, फिर भी अगर उसके पास पोजीशन है तो जब तक पेमेंट नहीं मिलता है तब तक वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। इंसॉल्वेंट समझाया, ठीक है। वो तो पार्ट डिलीवरी, where an unpaid seller has made a part delivery of the goods, he may exercise his right of lien on the remainder unless such part delivery has been made under such a circumstances as to show an agreement to waive the lien। पार्ट डिलीवरी वाला पार्ट हमने यूनिट 3 में भी समझा था कि अगर पार्ट डिलीवरी इस तरीके से है कि भाई पहले ये लेकर जाइए, फिर बाद का जो बाकी का है वो बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर पर्पस क्या है कि दोनों ही गुड्स को अलग कर रहे हैं। अगर अलग कर रहे हैं तो जितना गुड्स चला गया उतना ही डिलीवर्ड माना जाएगा, जो रिमाइंडर है उसे डिलीवर्ड नहीं माना जाएगा, और वो प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी अभी तक सेलर ने नहीं दी है। इसके ऊपर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट अगर जो डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी इस तरीके से है कि हाँ भाई इन प्रोग्रेस, मतलब कि थोड़ा सा गुड्स लेकर गए, बायर जो है वो पूरा का पूरा गुड्स लेकर नहीं जा सकता है कोई भी रीजन से, तो उस केस में जो बाकी का है वो भी देने ही वाले है। उस केस में सेलर जो है वो पार्ट डिलीवरी जो है इस केस में वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, उनको वो पूरा का पूरा गुड्स देना ही पड़ेगा। गुड्स अगर दोनों ही अलग कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर गुड्स है उसके ऊपर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज हो सकता है इन केस ऑफ पार्ट डिलीवरी। बट वो इन प्रोग्रेस के लिए ही पार्ट डिलीवरी है कि बायर सब कुछ लेकर ही जाने वाला था बट कोई भी रीजन से वो पूरा का पूरा लेकर नहीं गया और उसके पास, सेलर के पास अभी भी वो गुड्स पड़ा है, तो वो जो लेकर गया है उसके ऊपर तो डेफिनेटली नहीं होगा राइट ऑफ लियन, पर जो पड़ा है उसके ऊपर भी राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर पर्पस लियन का था ही नहीं। उन्होंने ऐसा ही दिखाया था कि आई डोंट वांट टू लियन सच गुड, रिटेन सच गुड्स, तो उस केस में उनको पूरा का पूरा गुड्स देना पड़ेगा। टर्मिनेशन ऑफ लियन, कब लियन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे? जब उनके पास से पोजीशन चली जाएगी तो वो लियन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, या सामने से कह रहे हैं कि वेव ऑफ करना है उनका जो राइट है वो, राइट, या फिर बायर किसी भी तरीके से उनके पास से पोजीशन लेता है या फिर ट्रांसपोर्टर को ये पोजीशन दी जाती है फॉर ट्रांसमिशन, राइट, तो ऐसे केसेस में जनरली ये टर्मिनेट हो जाएगा। Seller loses his right of lien under the following circumstances when he delivers the goods to a carrier or other bailiff for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal। Right of disposal वाला पार्ट हमने यूनिट 3 में समझा था कि अगर reserving the right of disposal तो उस केस में जब तक सेलर नहीं बोलेगा तब तक बायर को प्रॉपर्टी, मतलब कि प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर नहीं होगी, पोजीशन भी ट्रांसफर नहीं होगी। यहां पर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट विदाउट सच राइट होगा तो जैसे ही कैरियर या कोई बेली को दिया गुड्स, वैसे ही उनका राइट ऑफ लियन है वो एंड हो जाएगा। Where the buyer or his agent lawfully obtains possession of the goods, जहां पर भी बायर या उनके एजेंट है वो लॉफुली गुड्स की पोजीशन ऑब्टेन करते हैं, फिर राइट ऑफ लियन नहीं हो सकता। Where seller has waived the right of lien, उन्होंने अपना राइट जो है वो वेव ऑफ कर दिया, या फिर by estoppel, that is whether the seller so conducts himself that he leads third parties to believe that the lien does not exist, या थर्ड पार्टी को इस तरह से दिखाया कि सेलर जो है वो अपना राइट ऑफ लियन है वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है, there is no right of lien, तो ऐसे केसेस में राइट ऑफ लियन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। 4 चीजें बताई गई है हमें, 4 सिचुएशन में टर्मिनेशन हो जाएगा लियन राइट का अनपेड सेलर का। कब कब? जब वो कैरियर या बेली को गुड्स की पोजीशन देगा, या फिर बायर को गुड्स की पोजीशन देगा, या फिर वो वेव ऑफ करता है अपना राइट, या फिर बाय एस्टोपल, राइट। इसका एक एक्सेप्शन है, द अनपेड सेलर द गुड ऑफ द गुड्स हैविंग अ लियन thereon does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree for the price of the goods। उनको कोर्ट का ऑर्डर मिल चुका है कि भाई आपको ये प्राइस मिल ही जाएगा, इस वजह से उनका राइट ऑफ लियन बंद नहीं हो जाएगा, टर्मिनेट नहीं हो जाएगा। दिस मीन्स इवन इफ द सेलर हैज टेकन अ प्राइस फॉर द गुड्स अंडर अ कोर्ट केस, ही कैन स्टिल एक्सरसाइज हिज राइट टू लियन ऑन दोस गुड्स। कोर्ट केस में वो जीत गए और उनको पैसे मिलने वाले हैं,
बट जब तक वो पैसा नहीं मिल जाता है तब तक वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ कोर्ट में उसके फेवर में जजमेंट आया है, उस वजह से वो राइट ऑफ लियन जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये राइट ऑफ लियन था। 3 केसेस में हो सकता है। कैश सेल के केसेस में क्रेडिट सेल है बट वहां पर एक्सपायर हो चुका है क्रेडिट पीरियड, या फिर इंसॉल्वेंट हो चुका है बायर। ये टर्मिनेट कब हो जाएगा? जब उनकी पोजीशन ट्रांसफर हो जाएगी। पोजीशन को रिटेन करने के लिए ही राइट ऑफ लियन है। 4 सिचुएशन में टर्मिनेट हो जाएगा, जब भी वो कैरियर या किसी और बेली को विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल देंगे, या फिर वो बायर या उनके एजेंट को लॉफुली उनके पास पोजीशन पहुंच जाएगी, या फिर वो वेव ऑफ कर देगा अपना राइट, या फिर बाय एस्टॉपल। बट इसका एक एक्सेप्शन है कि डिग्री ऑफ कोर्ट भी होगा, फिर भी वो राइट ऑफ लियन है वो एक्सरसाइज कर सकता है। समझ में आ रहा है? चलिए, फिर है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। जैसे ही राइट ऑफ लियन एंड होता है वहां से राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट होता है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब कि कैरियर जो ट्रांसपोर्टर है उनको गुड्स दे दिए है, तो वो लियन तो यूज नहीं कर सकता है, बट ट्रांजिट में स्टॉपेज करवा सकता है और बोल सकता है कि वापस लेकर आओ गुड्स, उन बायर को नहीं देने हैं। बट ये तभी पॉसिबल है जब बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। गुड्स बायर को पहुंचे उसके पहले वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, और गुड्स बायर को पहुंचे उसके पहले ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है अगर सेलर करना चाहे तो। यहां पर जो पोजीशन है वो रिगेन हो सकती है, क्योंकि कैरियर या ट्रांसपोर्टर को बोलेंगे कि भाई वापस लेकर आओ, वो गुड्स बायर को नहीं देने हैं, मुझे चाहिए वापस, तो वहां पर रीगेन पोजीशन हो जाएगी, राइट। बट यहां पर कंडीशन यही है कि अब तक बायर को वो गुड्स नहीं मिले होने चाहिए, और बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जाना चाहिए, और सेलर के पास से वो गुड्स चले गए होने चाहिए, पोजीशन है वो चली गई होनी चाहिए। The right of stoppage in transit means the right of stopping the goods while they are in transit to regain the possession and to retain them until the full price is paid. जब तक पूरा का पूरा पैसा नहीं मिल जाता तब तक वो गुड्स अपने पास रखेंगे, तब तक वो रिटेन करेंगे। पहले रीगेन करेंगे एंड फिर रिटेन करेंगे। When the unpaid seller has parted with goods to a carrier and the buyer has become insolvent, he can exercise his right to asking the carrier to return the goods back or not to deliver the goods to the buyer. वो अपने पास से चले गए, कैरियर ट्रांसपोर्टर को दे दिए, बट वो ट्रांसपोर्ट करके बायर को पहुंचा था, उसके पहले ही बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो यूज कर सकते हैं, और बोल सकते हैं कि भाई वापस लेकर आओ या फिर अपने पास रखो बट बायर को मत देना। This right is the extension of the right of lien because it entitles the seller to regain possession even when the seller has parted with the possession of the goods. ये kind of extension of right of lien है कि पहले right of lien में भी possession उनके पास थी, but right of stoppage in transit उसका extension है कि वापस चली गई थी possession but वो वापस ले सकता है। However, the right of stoppage in transit is exercised only when the following conditions are fulfilled. 5 कंडीशन दे रखी है। The seller must be unpaid, unpaid seller होना चाहिए definitely. He must have parted with the possession of the goods. गुड्स की जो पोजेशन है वो ऑलरेडी उन्होंने ट्रांसफर कर दी होनी चाहिए, कैरियर ट्रांसपोर्टर किसी को। द गुड्स आर इन ट्रांजिट, ये इन ट्रांजिट होने चाहिए। द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड द राइट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट। बाकी प्रोविजन ऑफ द एक्ट के जो प्रोविजन है उनके बेसिस पर ये राइट वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर 5 कंडीशन, अनपेड सेलर होना चाहिए, बायर इंसॉल्वेंट हो जाना चाहिए, गुड्स इन ट्रांजिट होने चाहिए, गुड्स की पोजीशन ट्रांसफर कर दी है, और ये राइट्स जो है वो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट होने चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, गुड्स जो है वो सेलर ट्रांसपोर्टर को देते हैं और जब तक वो बायर को पहुंचते नहीं है तब तक उसे इन ट्रांजिट माना जाएगा। The goods are deemed to be in course of transit from the time when they are delivered to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer, until the buyer or his agent on that behalf takes the delivery them from such carrier or other bailey. जैसे ही सेलर वो ट्रांसपोर्टर कैरियर या बेली को देंगे और वो बायर या उनके एजेंट या उनके बेली तक नहीं पहुंचता है तब तक वो इन ट्रांजिट ऐसा माना जाएगा, तब तक ही राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है वो एक्सरसाइज किया जा सकता है। जैसे ही वो बायर या एजेंट या उसके बेली को मिल जाएगा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड हो जाएगा, राइट। When does the transit comes to an end? कब ट्रांजिट comes to an end? इसकी हमें यहाँ पर 7-8 सिचुएशन बताई गई है जहां पर ऐसा माना जाएगा कि ट्रांजिट कंप्लीट हो गई है, फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं। When the buyer or other bailey obtains the delivery, सिंपल बायर या उसके बेली को अगर गुड्स मिल गए तो अब ट्रांजिट में नहीं है और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज नहीं हो सकता है।
बायर ऑब्टेन्स डिलीवरी बिफोर द अराइवल ऑफ गुड्स एट डेस्टिनेशन, मतलब कि पहले ही डेस्टिनेशन पर पहुंचा, उसके पहले ही बायर ने वो कलेक्ट कर लिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरसेप्शन बाय द बायर which can be with or without the consent of the carrier. Interception with or without consent of the carrier. हाँ, बट अगर सेलर जो है उन्होंने रिजर्व किया है राइट ऑफ डिस्पोजल, तो उस केस में नहीं मिल सकता है, अदरवाइज मिल सकता है गुड्स। Where the carrier or other bailee acknowledges to the buyer or his agent that he holds the goods as soon as the goods are loaded on the ship unless the seller has reserved the right of disposal of the goods. बायर या एजेंट को जैसे ही कैरियर या ट्रांसपोर्टर को गुड्स मिलते हैं वो एक्नॉलेज करता है कि भाई हाँ गुड्स मुझे मिल गए हैं, वैसे ही राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड हो जाएगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि भाई ये बायर या उनके एजेंट को डिलीवर हो चुका है, पोजीशन है वो ट्रांसफर हो चुकी है, राइट। वहां पर अनपेड सेलर ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। इफ द कैरियर्स wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, बायर को मना कर रहा है ऐसे ही, उसकी गलती नहीं है, मतलब कि जानबूझकर वो मना कर रहा है, कोई भी रीजन की वजह। अनपेड सेलर ने नहीं बोला था कि भाई आप बायर को मत दीजिएगा, फिर भी वो मना कर रहा है, तो उस केस में पोजीशन ट्रांसफर हो गई ऐसा माना जाएगा। Where goods are delivered to the carrier hired by the buyer, the transit comes to an end. जो कैरियर ट्रांसपोर्टर है वो अगर बायर का ही है, बायर ने हायर किया है, तो उस केस में सेलर जैसे ही वो कैरियर वाले को गुड्स देंगे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड हो जाएगा। सिमिलर वे में जो लास्ट पॉइंट है वो भी ऐसा ही है, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टर्ड बाय द बायर, कैरियर है या शिप है वो अगर बायर ने हायर किया है तो उस केस में ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। एंड वेयर द पार्ट डिलीवरी of the goods has been made to the buyer, the transit will come to an end for the remaining goods which are yet in the course of transmission. पार्ट डिलीवरी है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है, बायर को मिल गया है, तो जो बाकी का गुड्स है वो भी एज अ पार्ट ऑफ डिलीवरी था, इज इन प्रोग्रेस था, तो उसके लिए भी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड हो जाएगा, राइट। तो ये यहां पर हमें 7 सिचुएशंस बताए हैं जिसमें ट्रांजिट है वो एंड होता है। कब? जब बायर या उनके बेली को मिल जाता है गुड्स, वो बायर जो है वो अर्ली अराइवल मतलब कि बिफोर अराइवल ही वो कलेक्ट कर लेते हैं गुड्स को, इंटरसेप्शन बाय द बायर विथ और विदाउट कंसेंट ऑफ द कैरियर। थर्ड, बायर जो है उनको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है बाय द कैरियर या फिर ट्रांसपोर्टर कि भाई हाँ गुड्स मुझे मिल गए हैं, तो उस केस में बायर या एजेंट को जिसको भी बताते हैं वो डिलीवर हो चुके हैं, ऐसा ही मान लिया जाएगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकते हैं। जो भी कैरियर है वो बायर ने ही हायर किया हुआ है, या फिर शिप है वो बायर ने ही चार्टर्ड की है, या फिर रॉन्गफुली कैरियर वाला जो है वो रॉन्गफुली मना करता है डिलीवर करने से, या फिर पार्ट डिलीवरी हो चुकी है बायर को, बाकी के जो रिमाइंडर गुड्स है वो इन ट्रांसमिशन है, तो उस केस में भी जो भी इन ट्रांसमिशन है उसका भी ट्रांजिट एंड हो गया ऐसा मान लिया जाएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और ये केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकते हैं। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे इफेक्ट होगा? स्टॉपेज इन ट्रांजिट है उस केस में अनपेड सेलर को तुरंत ही कैरियर वाले जो है उनको बताना होगा कि भाई अब आप डिलीवर मत कीजिएगा, वो वापस लेकर आइए। कई बार ऐसा भी होगा कि कैरियर की पूरी एजेंसी होगी जिसमें सेलर है वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी से डील करता होगा, जबकि जो डिलीवर करने वाले हैं वो ट्रक ड्राइवर या जो ड्राइवर वगैरह है वो अलग होंगे। तो उस केस में वो ट्रैवल एजेंसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी को सिर्फ नहीं बताना है, वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी जब तक वो ड्राइवर को नहीं बताते हैं तब तक राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो एक्सरसाइज नहीं होगा, इन इफेक्ट नहीं होगा। अगर ट्रांसपोर्ट एजेंसी को बोल दिया, अनपेड सेलर ने ट्रांसपोर्ट एजेंसी को बोल दिया कि भाई ये गुड्स अब आगे नहीं जाना चाहिए, वो वापस लेकर आओ, बट ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो ड्राइवर को नहीं बताती और ड्राइवर अगर बायर को गुड्स दे देंगे तो वो डिलीवर्ड हो गए ऐसा मान लिया जाएगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट वहां पर टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी को सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करना है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी जब तक ड्राइवर को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तब तक राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड नहीं होगा। सॉरी, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं होगा, ड्राइवर को भी इन्फॉर्म होना चाहिए और फिर वो लेकर आएगा, या फिर वो बायर को नहीं देगा तभी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफेक्ट में आएगा। क्लियर? The unpaid seller may exercise his right of stoppage in transit either by taking actual possession of the goods or by giving notice of his claim to the carrier. या तो वो पूरा का पूरा पोजीशन वापस ले सकता है, अभी तक वो गया ही नहीं है ट्रांजिट में तो वो लेकर आ जाएगा, या फिर ट्रांसपोर्टर को बोलेगा कि भाई अब आगे मत भेजना, या फिर other bailey in whose possession the goods are,
Such a notice may be given either to the person in actual possession of the goods or to his principal. एक्चुअल पोजेसर मतलब कि ड्राइवर जो भी उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है उनको बता सकते हैं, या फिर उनका जो प्रिंसिपल, उनका जो एम्प्लॉयर है उनको बता सकते हैं। इन द लेटर केस मतलब कि प्रिंसिपल को अगर बताएंगे तो द नोटिस टू बी इफेक्टिव shall be given at such a time and in such a circumstances that a principal, by the exercise of the reasonable diligence, may communicate it to his servant or agent in time to prevent a delivery to the buyer। यहां पर इन इफेक्ट कब आएगा ये राइट जब वो अपने एजेंट या सर्वेंट मतलब कि उनके जो ड्राइवर या फिर जो भी पर्सन उसको लेकर जा रहा है बायर तक, उनको नहीं बताएगा तब तक ये राइट जो है वो एक्सरसाइज नहीं होगा। वो उनको बताएगा, वो एजेंट सर्वेंट जो है ड्राइवर वगैरह है उनको बताएगा, तभी वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इन इफेक्ट आएगा। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। When notice of stoppage in transit is given by the seller to the carrier or other bailey in possession of the goods, he shall re-deliver the goods to or according to the directions of the seller। या तो वो री-डिलीवर करना है या फिर जो जैसा अनपेड सेलर बोलेगा वैसे उस गुड्स को करना है, उस गुड्स के साथ करना है। The expenses of such re-delivery shall be borne by the seller। डेफिनेटली ये जो री-डिलीवरी का खर्चा होगा वो भी सेलर ही उसको बेयर करेगा। अब यहां पर समझाया डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। The essence of the right of lien is to retain the possession, whereas the right of stoppage in transit is right of regain the possession। right of lien में retain करके रखते हैं, जबकि right of stoppage in transit में regain करते हैं। Seller should in possession of goods under lien, while in stoppage in transit सेलर के पास उसकी पोजीशन होगी तभी वो राइट ऑफ लियन कर पाएगा, जबकि स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब होगा? जब सेलर शुड हैव पार्टेड विद द पोजीशन, पोजीशन शुड बी विद कैरियर एंड बायर हैज नॉट एक्वायर्ड द पोजीशन। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करने के लिए उन्होंने अपने पास से पोजीशन है वो पार्टेड हुए, राइट, उन्होंने दे दिया है किसको? कैरियर को, बट बायर को नहीं मिलना चाहिए। बायर को नहीं मिला है, कैरियर के पास है और सेलर से चला गया है, तभी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट वो एक्सरसाइज हो सकता है। राइट ऑफ लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट। लियन है उसके लिए बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी नहीं है, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो चुका है या कैश शेल में कैश पे नहीं करता है तब भी राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज हो सकता है। बट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट only can be exercised when buyer is insolvent, but it is not the case with the right of stoppage in transit। right of stoppage in transit के लिए बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी है। right of stoppage in transit begins when the right of lien ends। right of stoppage in transit कब start होता है? जब right of lien end होता है। Thus, the end of the right of lien is the starting point of the right of stoppage in transit। Right of lien comes to an end as soon as goods go out of the possession of the seller, but the right of stoppage in transit comes to an end as soon as the goods are delivered to the buyer। सेलर के पास से गुड्स जैसे ही चले जाएंगे, पोजीशन किसी और को ट्रांसफर करेंगे, राइट ऑफ लियन एंड हो जाएगा। बट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एंड होगा? जब वो बायर को मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 5 डिफरेंस के पॉइंट्स बताए हैं राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ लियन जो है उसमें रिटेन करके रखना है, जबकि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में रीगेन करना है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में सेलर के पास जब तक पोजीशन है तब तक वो एक्सरसाइज कर सकता है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में सेलर के पास से पोजीशन चली गई है, कैरियर के पास पोजीशन है और बायर को अभी तक नहीं मिली है, तभी वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हैं। राइट ऑफ लियन के लिए बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी नहीं है, बट वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए जरूरी है। राइट ऑफ लियन जैसे ये एंड होगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो स्टार्ट हो सकता है। राइट ऑफ लियन जो है उसमें जैसे ही पोजीशन ट्रांसफर होगी सेलर से कैरियर को, राइट ऑफ लियन एंड हो जाएगा। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एंड होगा? जब वो बायर को मिल जाएगा। सिंपल, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। Sometimes it is said that the right of stoppage in the goods in transit is nothing but an extension of right of lien। Simple. Effects of subsell or pledge by buyer। right of lien या stoppage में in transit में है, right? अगर buyer ने आगे वो sell या pledge कर दिया तो क्या होगा? The right of lien or stoppage in transit is not affected by buyers selling or pledging the goods unless the seller has assented to it। अगर सेलर ने अप्रूवल नहीं दी है और अगर बायर जो है वो आगे गुड्स को सेल या प्लेज कर देता है, उससे राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कुछ अफेक्ट नहीं होगा। अनपेड सेलर है, स्टिल वो राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर सेलर ने अप्रूवल नहीं दी है। This is based on the principle that a second buyer cannot stand in a better position than his seller। सेकंड बायर जो है
जिनके सामने अनपेड सेलर अगर ये राइट एक्सरसाइज करना चाहता है तो वो, सॉरी सेकंड बायर मतलब कि जो लास्ट बायर है, बायर का भी बायर, तो जो पहला बायर है उनके सामने अगर अनपेड सेलर ये कोई भी राइट एक्सरसाइज करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि अभी तक उनको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है। राइट, ये हमने आगे भी देखा हुआ है कि नॉन ओनर वाला पार्ट यूनिट 3 में। A sold certain goods to B of Mumbai and the goods are handed over to the railway for transmission to B. A जो है वो सेलर है, उन्होंने B बायर को गुड्स जो है वो डिलीवर करने के लिए रेलवे में ट्रांसमिट कर दिया। In the meantime, B sold the goods to C for the consideration. आगे B ने C को सेल कर दिया। B becomes insolvent. B जो है वो insolvent हो जाता है, जो बायर था। A can still exercise his right of stoppage in transit. यहाँ पर right of stoppage in transit exercise कर सकते हैं। A जो है वो, here we assume that seller did not give his assent to subsell. Therefore, he can still exercise his right of stoppage in transit. सेलर ने अगर अप्रूव किया है कि यार ठीक है आगे वो आप सेल कर सकते हो, और बाद में अगर B जो बायर है वो इंसोलेंट हो जाता है तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है वो एंड हो जाएगा। बट यहाँ पर ए सेलर है, उन्होंने अलाउ नहीं किया है और वो बी आगे सेल कर देता है और वो बीच में ही इंसॉल्वेंट बन जाता है, तो उस केस में वो जो गुड्स इन ट्रांसमिशन है उसमें राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है। The right of stoppage is defeated if the buyer has transferred the document of title or pledges the goods to sub-buyer in a good faith and for consideration. बट ये राइट ऑफ स्टॉपेज या राइट ऑफ जो भी है राइट वो डिफेक्ट हो जाएगा अगर जो बायर है उन्होंने नेक्स्ट बायर जो सब बायर है उनको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या फिर प्लेज कर दिया है, गुड्स जो है वो प्लेज कर दी है। और यहां पर जो सब बायर है उन्होंने गुड फेथ में, मतलब उनको नहीं पता था कि जो आगे वाला बायर है, सॉरी आगे वाला सेलर है, उन्होंने राइट कोई भी एक्सरसाइज किया है। अगर उनको नहीं पता है, वो गुड फेथ में अगर ये परचेस करता है या फिर प्लेज पर लेता है तो उस केस में ये वैलिड माना जाएगा, क्योंकि वो जो सब बायर है उनकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए राइट। सो एक्सेप्शन वेयर द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट आर डिफेटेड, मतलब कि ये जो पॉइंट है उसी को यहां पर हमें समझाया हुआ है। When the seller has assented to the sell, mortgage or other disposition of the goods made by the buyer, या तो उन्होंने अलाउ किया है सेलर ने कि हाँ ठीक है आप आगे सेल कर सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं, या फिर गुड्स का जो टाइटल है, डॉक्यूमेंट टू टाइटल है, या फिर प्लेज कर दिया है आगे, तो उस केस में ये जो राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे अनपेड सेलर। सबसे पहले यहां पर समझाया कि सेलर हैज assented. A entered into a contract to sell cartons in possession of a wharfinger to B and agreed with B that the price will be paid to A from the sale proceeds recovered from his customers. A है, उन्होंने B के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि B ये आप जो भी कार्टन्स है वो आप ले लीजिए और वो आप जो आगे सेल करेंगे उसमें से जो पैसे मिलेंगे उसमें से मुझे पे कीजिएगा। तो यहां पर ए जो सेलर है उन्होंने अप्रूव किया है कि भाई आप आगे सेल कर सकते हैं, तो यहां पर अगर वो आगे सेल कर देगा और फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उस केस में राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट या राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। बी सोल्ड गुड्स टू सी एंड सी ड्यूली पेड टू बी, बी ने सी को सेल कर दिया और सी ने बी को पे भी कर दिया है। बट एनी हाउ बी फेल्ड टू मेक द पेमेंट टू ए, बट वो ए को पे नहीं कर पाया। A wanted to exercise his right of lien and ordered the wharfinger not to make delivery to C. Held that the seller had assented to resale of the goods by the buyer to sub-buyers. As a result, A's right of lien is defeated. फिर ए जो है उनको पैसा नहीं मिले इसलिए उन्होंने राइट ऑफ लियन करने का एक्सरसाइज करने का सोचा, तो यहां पर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं हो सकता है क्योंकि उन्होंने आगे सेल करने के लिए अलाउ किया था बी को और बी ने आगे सेल कर दिया है, तो ये वैलिड है और जो ये राइट ऑफ लियन है वो एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो गुड्स है वो सी को चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। When a document of title to goods has been transferred to the buyer and the buyer transferred the documents to a person who bought the goods in good faith and for value, that is the price, then the proviso subsection 1 stipulates as follow. अगर टाइटल ऑफ गुड्स जो है वो ट्रांसफर हो चुका है बायर को और वो बायर है वो आगे गुड फेथ में किसी और को सेल कर देता है, इफ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर्ड इज बाय वे ऑफ सेल, राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज डिफेटेड, और इफ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर्ड इज बाय वे ऑफ प्लेज, अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज ओनली बी एक्सरसाइज्ड सब्जेक्ट टू राइट ऑफ द प्लेज। अगर आगे वो सेल कर देता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है वो ट्रांसफर हो जाता है, तो उस केस में जो अनपेड सेलर था वो राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे।
बट अगर वो प्लेज का केस है तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि राइट ऑफ प्लेजी के हिसाब से जो अनपेड सेलर है वो कुछ उनको राइट्स मिल सकते हैं। वो कह सकते हैं कि भाई रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये एसेट आप पहले मत सेल कीजिएगा, वो दूसरी एसेट सेल कर दीजिए, ये गुड्स मुझे दे दीजिए। अगर वो प्लेजी उसके साथ अग्री करता है तो बात अलग है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हो सकता है। बट अगर सेल हो चुका है तो वो तो अपना लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला राइट टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। However, the pledgee may be required by the unpaid seller to use in the first instance other goods or securities of the pledger available to him to satisfy his claim। जो मैंने अभी बोला वो दूसरी एसेट्स का पहले यूज कर सकता है, बाद में ये अनपेड सेलर के गुड्स जो है वो सेल करे, ऐसा रिक्वेस्ट हो सकता है। Effect of stoppage. The contract of sale is not rescinded when the seller exercises his right of stoppage in transit. The contract still remain in force and the buyer can ask for delivery of goods on payment of price। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट करता है उस मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो रिसाइंड हो गया, कैंसिल हो गया, वॉइड हो गया। इसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई अभी आपको गुड्स की पोजीशन नहीं मिलेगी। गुड्स की पोजीशन चाहिए तो बायर है वो पेमेंट करके ले सकता है, पेमेंट कर देगा तो अनपेड सेलर को भी और क्या प्रॉब्लम है, उनको तो गुड्स सेल करना ही है। पैसा नहीं मिले इसीलिए उन्होंने राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट या राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया होगा। तो अगर पैसे मिल जाएंगे तो वो गुड्स वापस कर सकता है, गुड्स दे सकते हैं, सिंपल। तो ये था राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जिसमें सेलर अनपेड सेलर है वो बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है और गुड्स की पोजीशन उन्होंने कैरियर को ट्रांसफर कर दी है। बट बायर को अगर गुड्स अभी तक नहीं मिले हैं तो ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट वो इन ट्रांजिट होने चाहिए, अगर बायर को मिल गए फिर ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। यहाँ पर रीगेन करने की बात है। इसके लिए ट्रांसपोर्टर को या फिर उनके जो ट्रांसपोर्टर प्रिंसिपल है तो उनका जो एक्चुअल पोजीशन जिसके पास है उनको इन्फॉर्म नहीं होगा, तब तक ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अफेक्ट नहीं होगा। और यहां पर जो हमें अभी लास्ट में हमने समझा कि अगर बायर वो आगे सेल कर देता है या फिर आगे प्लेज कर देता है, अगर उनमें सेलर ने अप्रूवल दी थी या फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या प्लेज एक्चुअली कर दिया तो उस केस में राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट या राइट ऑफ लियन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? और जो लास्ट राइट है अगेंस्ट द गुड्स ऑफ द अनपेड सेलर वो है राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है वो बराबर है कि चलो गुड्स की पोजीशन मिल गए, बट उसके आगे उसको रीसेल भी कर सके तभी उनके पैसे वसूल हो पाएंगे। बाकी वो गुड्स को ऐसे ही रख के शोकेस में थोड़ी ना दिखाना चाहते कि हाँ मेरे पास गुड्स, उनके सामने उसको पैसे चाहिए, उसको वो फंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए वो रीसेल का भी राइट आता है। राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बाद आता है राइट ऑफ रीसेल। अगर वो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर वो पैसा नहीं देते हैं बायर तो वो रीसेल भी कर सकता है और अपने गुड्स के सामने पैसे वसूल कर सकता है। इसके अलावा भी कुछ सिचुएशन में राइट ऑफ रीसेल मिल सकता है, वो कहां पर वो हम यहां पर समझते हैं। The right of resale is a very valuable right given to an unpaid seller. In the absence of right, the unpaid seller's other rights against the goods, that is the lien and stoppage in transit, would not have been of much use because this rights only entitled the unpaid seller to retain the goods until paid by the buyer. Lien और stoppage in transit में goods रख सकते हैं, but पैसे कहाँ से मिलेंगे? इसके लिए right of resale है वो important है। कब कब ये एक्सरसाइज कर सकते हैं? 5 कंडीशन में ये एक्सरसाइज हो सकता है। फर्स्ट, वेयर द गुड्स आर ऑफ अ पेरिशेबल नेचर, पेरिशेबल नेचर के हैं, गुड्स खराब हो जाएंगे और बायर पैसे नहीं दे रहा है तो उस केस में वो रीसेल कर सकता है, किसी और को सेल कर सकता है। इसके लिए बायर को कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। इन सच अ केस द बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द इंटेंशन ऑफ रीसेल, बायर को बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं ये बेच दूंगा, उसको बेच सकता है, सेलर बिंदास बेच सकते हैं। When he gives notice to the buyer of his intention to resell the goods, बाकी सारे केसेस में जनरली नोटिस देना जरूरी है, सेलर को रीसेल करने से पहले बायर को बताना जरूरी है। अगर वो बायर को बताएगा तभी उनके पास 2 राइट्स मिलेंगे। अगर वो रीसेल करेगा और जो प्राइस एक्सपेक्टेड थी फ्रॉम सच अ बायर, कॉन्ट्रैक्टेड थी फ्रॉम द बायर, अगर उतनी वसूल नहीं होती है फ्रॉम द रीसेल तो वो जो पुराना बायर था उसके पास से वो वसूल कर सकता है। लॉस अगर होता है तो वो वसूल कर सकता है, और अगर प्रॉफिट होता है, कुछ ज्यादा प्राइस पर बेचता है तो वो प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है। पर वो नोटिस नहीं देगा तो उल्टा हो जाएगा कि वो लॉस भी नहीं मांग सकेगा और अगर प्रॉफिट हुआ तो भी वो बायर को देना रहेगा। राइट, तो रीसेल करने से पहले अगर पेरिशेबल गुड्स नहीं है या फिर राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं किया है तो उस केस में बायर जो है उनको इन्फॉर्म करना, उसको नोटिस देना जरूरी है, उसी के बाद वो सेल कर सकता है, तभी उनको लॉस
है वो रिकवर हो पाएगा या फिर प्रॉफिट रिटेन कर पाएगा। अदरवाइज लॉस भी रिकवर नहीं होगा, प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो वो देना पड़ेगा। If after the receipt of such a notice the buyer fails within a reasonable time to pay or tender the price, the seller may resell the goods. नोटिस दिया पर बायर ने कोई भी जवाब नहीं दिया, ना ही पेमेंट दिया, तो उस केस में सेलर जो है वो रीसेल कर सकता है। It may be noted that in such a cases, on the resell the goods, the seller is also entitled to recover the difference between the contract price and resale price from the original buyer as damages. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और रीसेल प्राइस, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 100 रुपीज और एक्चुअल में रीसेल प्राइस है 70 रुपीज, तो ये जो 30 रुपीज का नुकसान हुआ वो जो है वो बायर के पास से रिकवर कर सकता है। रिटेन द प्रॉफिट इफ द रीसेल प्राइस इज हायर देन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बट अगर रीसेल प्राइस ज्यादा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, जो बायर को जो बेचने वाला था उनसे ज्यादा प्राइस पर बिकता है, तो वो प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है, वो रिटेन कर सकता है। मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 थी और रीसेल प्राइस 120 होती है, तो ये जो 20 रुपीज का प्रॉफिट है वो अपने पास ही रखेगा। क्लियर? It may also be noted that the seller can recover damages and retain profits only when the goods are resold after giving the notice of resale to the buyer. ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो बायर को रीसेल की नोटिस देगा तभी ये रिकवर कर सकता है लॉस या फिर प्रॉफिट रिटेन कर सकता है। अगर वो बिना नोटिस के सेल कर देगा तो उसके इसमें ना ही रिकवर हो पाएगा लॉस या फिर वो प्रॉफिट भी रिटेन नहीं कर पाएंगे। Thus, if the goods are resold by the seller without giving any notice to the buyer, the seller cannot recover the loss suffered on resale. Moreover, if there is any profit on resale, he must return it to the original buyer. That is, he cannot keep such a surplus with him. Clear? समझ में आया? फिर थर्ड सिचुएशन जहां पर राइट ऑफ रीसेल हो सकता है, where an unpaid seller who has exercised his right of lien or stoppage in transit resells the goods. राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ऑलरेडी एक्सरसाइज कर लिया है, तो उस केस में नोटिस दिए बिना ही वो राइट ऑफ रीसेल कर सकता है, वो रीसेल कर सकता है। The subsequent buyer acquires the good title thereof as against the original buyer, despite the fact that notice of resale has not been given by the seller to the original buyer. तो पेरिशेबल नेचर के गुड से या फिर राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ऑलरेडी अनपेड सेलर ने एक्सरसाइज किया है, तो उस केस में नोटिस दिए बिना ही वो रीसेल कर सकता है। A resale by the seller where a right of resale is expressly reserved in a contract of sale, या फिर स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि भाई मैं रीसेल कर सकता हूं, सेलर ने स्पेसिफिकली लिखा है कि भाई आप पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं रीसेल कर दूंगा, तो उस केस में भी वो रीसेल कर सकते हैं। Sometimes it is expressly agreed between the seller and the buyer that in case the buyer makes default in payment of the price, the seller will resell the goods to some other person. In such a case, the seller is said to have reserved his right of resale, and he may resell the goods on buyer's default. It may be noted that in such a cases, the seller is not required to give notice of resale. He is entitled to recover damages from original buyer even if no notice of resale is given. अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो भी बायर को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, वो बिना नोटिस के भी रीसेल कर सकता है, और अगर उसमें कुछ भी लॉस होता है तो बायर इज लायबल टू पे टू सच अनपेड सेलर। क्लियर? तो ये तीन सिचुएशन में नोटिस देने की जरूरत नहीं है, जहां पर राइट टू है वो स्पेसिफिकली रिजर्व किया इन कॉन्ट्रैक्ट, या फिर राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट ऑलरेडी एक्सरसाइज किया है, या फिर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं। एंड लास्ट सिचुएशन जहां पर राइट ऑफ रीसेल एक्सरसाइज कर सकते हैं, where the property in goods has not passed to the buyer, जहां पर प्रॉपर्टी ही अभी तक गुड्स की प्रॉपर्टी है, वो बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है। The unpaid seller has, in addition to his remedies, the right of withholding delivery of the goods. This right is similar to lien and is called quasi-lien. This is an additional right used in case of agreement to sell. Agreement to sell है और उसमें बताया था कि भाई आपको पेमेंट कर देना है एडवांस या फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो वहां पर भी वो लियन कर सकता है, भले एक्चुअल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुई है, तो ये लियन जैसा है। और उस केस में अगर वो टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो वो दूसरे कस्टमर को भी सेल कर सकते हैं। राइट? तो ये 5 सिचुएशन में राइट ऑफ रीसेल एक्सरसाइज हो सकता है, जब गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर के और पेमेंट नहीं दे रहे, नोटिस देकर कर सकते हैं, नोटिस देकर करेंगे तो रिकवर कर पाएंगे लॉस या फिर प्रॉफिट रिटेन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बट राइट ऑफ लियन या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ऑलरेडी एक्सरसाइज किया, वहां पर नोटिस देने की जरूरत नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट में भी स्पेसिफिकली ये राइट रिजर्व किया था तो वहां पर भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। और जहां पर एग्रीमेंट टू सेल है, मतलब कि पहले बताया था प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई उसी के पहले पेमेंट करना था, तो वहां पर भी वो क्वासी-लियन यूज कर सकता है और वो रीसेल भी कर सकता है अगर टाइमली पेमेंट नहीं मिला तो। क्लियर? ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। पहले था अगेंस्ट गुड्स,
अब अगेंस्ट द बायर, अगेंस्ट द गुड्स में 3 है, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। पर अगर प्रॉपर्टी या फिर पोजीशन है वो ट्रांसफर हो चुका है बट अभी तक बायर ने पैसे नहीं दिए, तो उस केस में क्या क्या राइट्स हैं? An unpaid seller can enforce certain right against the goods as well as against the buyer personally. Rights of unpaid seller against the buyer are otherwise known as seller's remedies for breach of contract of seller. The right of the seller against the buyer personally are called right in personam and in are addition to his rights against the goods. यहाँ पर in personam मतलब कि बायर के सामने उनको राइट्स मिलेगा, गुड्स के सामने राइट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तब जनरली राइट अगेंस्ट द बायर आएंगे। वो क्या क्या राइट्स हैं? शूट फॉर प्राइस, अगर पेमेंट नहीं दिया है, पोजीशन दे दी है, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई बट फिर भी अगर प्राइस नहीं मिला है तो उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। Where under a contract of sale the property in goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for the goods according to the terms of the contract, the seller may sue him for the price of the goods. सेल हो चुका है, गुड्स की पोजीशन ट्रांसफर हो चुकी है बट अभी तक पेमेंट नहीं मिला है और वो पेमेंट जो है वो wrongfully neglect या refusing to pay, तो उस केस में वो शूट फाइल कर सकता है। This is the case of contract of sale, where under a contract of sale, the price is payable on a certain day, irrespective of delivery, and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay such a price. The seller may sue him for the price, although the property in the goods has not passed and the goods have not been appropriated to the contract. This is the case of agreement to sell. Agreement to sell जिसमें लिखा था कि भाई पहले आपको पेमेंट करना है फिर हम आपको पोजीशन ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। उस केस में वो उस डेट को अगर पेमेंट नहीं करता है तो यहाँ पर भी सूट फॉर प्राइस है वो एक्सरसाइजेबल है, वो केस फाइल कर सकता है जहां पर वो रॉन्गफुली निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पे। तो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी पेमेंट नहीं कर रहा है या फिर एग्रीमेंट टू सेल में भी पेमेंट नहीं कर रहा है, ये सूट फॉर प्राइस है वो अगेंस्ट राइट अगेंस्ट बायर एक्सरसाइज हो सकता है। सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, अगर गुड्स जो है वो दे देते हैं, डिलीवर करते हैं और रॉन्गफुली बायर मना करता है एक्सेप्ट करने से, तो वहां पर भी वो सूट फाइल कर सकता है। Where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods, the seller may sue him for damages for non-acceptance. As regards measures damages of Indian Contract Act apply होगा। यहाँ पर कोई भी रीजन के बिना अगर वो मना कर रहा है एक्सेप्ट करने से गुड्स को, तो उस केस में वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। डैमेजेस वाला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर अप होता है। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, जिसमें ड्यू डेट के पहले ही मना कर देता है बायर कि भाई मुझे गुड्स नहीं चाहिए, बट सेलर ने तो वो बना दिए होंगे, तो अब वो किसको सेल करेंगे या फिर उनका जो भी आगे से परचेस किया जो भी रीजन हो, तो उस वजह से वो ड्यू डेट के पहले ही अगर ब्रीच होता है तो उस केस में भी वो डैमेजेस वगैरह मांग सकते हैं। Where the buyer repudiates the contract before the date of delivery, the seller may treat the contract as rescinded and sue damages for breach. जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट है रेप्यूडिएट करता है बिफोर ड्यू डेट, तो उस केस में भी वो डैमेजेस मांग सकता है ब्रीच के लिए। दिस इज नोन एज द रूल ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंड सूट फॉर इंटरेस्ट, अगर पेमेंट जिस दिन से करना था उनसे वो नहीं करता है उस दिन को, उसके बाद जब भी करता है तो उस पीरियड का इंटरेस्ट भी पे करना होता है अगर वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड है तो, या फिर जब भी सेलर बोलेगा कि भाई अब पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो उस दिन से इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। या फिर जो कोर्ट को सही लगेगा उस केस में कोर्ट भी इंटरेस्ट मांग सकती है कि भाई इतने पीरियड के लिए बायर आपको सेलर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। When there is a specific agreement between the seller and the buyer as to interest on the price of the goods from the date on which payment becomes due, the seller may recover interest from the buyer. अगर स्पेसिफिकली लिखा था कि भाई अगर इतने टाइम के अंदर पे नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। If however there is no specific agreement to this effect, the seller may charge interest on the price when it becomes due from such a day as he may notify to the buyer. या फिर अगर वो पहले कॉन्ट्रैक्ट में नक्की नहीं किया था बट बाद में वो इन्फॉर्म करता है कि भाई अब आपको पे करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा, तो वो उस दिन से भी इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी, अगर स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि भाई इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं होगा तो बात अलग है। अदरवाइज कोर्ट मे अवॉर्ड इंटरेस्ट टू द सेलर इन अ सूट बाय हिम एट अ सच रेट एज इट थिंक्स फिट ऑन द अमाउंट ऑफ द प्राइस फ्रॉम द डेट ऑफ द टेंडर ऑफ द गुड्स और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वाज पेएबल। कोर्ट है वो अवॉर्ड कर सकती है कि भाई कब से इंटरेस्ट पे करना रहेगा, जब से वो गुड्स दिए थे तब से या फिर अमाउंट पेएबल थी तब से, राइट।
तो ये 4 राइट्स हैं अनपेड सेलर के अगेंस्ट द बायर। शूट फॉर द प्राइस, वो प्राइस मंगवा सकते हैं अगर पेमेंट नहीं मिला है तो। डैमेजेस मांग सकते हैं इन केस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। डैमेजेस मांग सकते हैं इन केस ऑफ रेपुडिएशन बिफोर द ड्यू डेट, या फिर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। सिंपल, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। अब तक जो हमने देखे वो थे राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स एज वेल एज अगेंस्ट द बायर। अब हम समझते हैं कि रेमेडीज क्या अवेलेबल है बायर को अगेंस्ट द सेलर। अगर सेलर कुछ गलत करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है, तो बायर को क्या रेमेडीज अवेलेबल है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर, अगर सेलर जो है वो ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को, फेल्स टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम और इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड, डिलीवर नहीं करता है गुड्स, या फिर रेप्यूडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट, और डिलीवर नॉन कंफर्मिंग गुड्स एंड बायर रिजेक्ट्स एंड रिवोक्स द एक्सेप्टेंस। डिलीवर किए बट वो नॉन कंफर्मिंग गुड्स जो मंगवाए थे वो नहीं थे, तो रिजेक्ट कर सकता है, रिवोक कर सकता है। तो यहाँ पर 3 चीज है कि डिलीवर नहीं करते, या फिर कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कर देते हैं सेलर, या फिर गलत गुड्स दे देते हैं। तो उस केस में राइट्स ऑफ बायर क्या क्या है, 5 राइट्स दिए हुए हैं जो इन डिटेल हम समझते हैं। डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, अगर डिलीवरी टाइम से नहीं करता है तो उस वजह से जितना लॉस होता है बायर को वो सेलर पे करेगा। Where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue the seller for damages for non-delivery। जो wrongfully अगर सेलर है वो टाइमली डिलीवरी नहीं करता है तो उस केस में बायर जो है वो डैमेजेस मांग सकता है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, A as shoes manufacturer agreed to sell 100 pairs of shoes to B at the rate of rupees 10,500 per pair। ए जो है वो सेलर है, वो बी को 10,500 पर पेयर के हिसाब से शूज देने वाले थे। ए न्यू दैट बी वांटेड टू शूज फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर रीसेलिंग देम टू सी। ए को पता था कि बी इसीलिए परचेस कर रहा है कि आगे वो सी को सेल करेंगे एट द रेट ऑफ रुपीज 11,000 पर पेयर, मतलब कि 500 रुपीज का बी को पर पेयर बेनिफिट होने वाला था। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द डिलीवरी ए फेल्ड टू डिलीवर द शूज टू बी। इन कॉन्सिक्वेंस बी कुड नॉट परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट विद सी फॉर द सप्लाई ऑफ 100 पेयर्स ऑफ शूज। अब ए ने डिलीवर नहीं किया इसलिए बी जो है वो सी को डिलीवर नहीं कर पाएगा। इन दिस केस बी कैन रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम ए एट द रेट ऑफ रुपीज 500 पर पेयर, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड रीसेल प्राइस। यहाँ पर पेयर 500 रुपीज के हिसाब से नुकसान हुआ है बी को, क्योंकि उतना अगर वो 10,500 में परचेस करता और 11,000 में सेल करता तो उनको 500 रुपीज पर पेयर का बेनिफिट होता, जो ए ने डिलीवर नहीं किया उस वजह से हुआ है। तो वो जो नुकसान है, डैमेजेस है, वो ए के पास से रिकवर कर सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा होगा, स्पेशल डैमेजेस कहते हैं जिसे, राइट। स्पेसिफिकली बताया था कि भाई ये गुड्स किस लिए चाहिए, और वो अगर टाइमली डिलीवर नहीं करता है तो उस केस में जो बायर है उनके पास ये राइट है कि ये स्पेशल डैमेजेस रिकवर करें 500 रुपीज के हिसाब से। बाकी वो ऑर्डिनरी डैमेजेस भी था, जिसमें अगर ऐसा होता कि भाई बी ने बताया नहीं है कि वो आके सेल करना चाहता है सी को, और अगर मार्केट में इस शूज की प्राइस है वो 10,700 हो गए, तो अब उनको अगर परचेस करना है तो 10,700 में करना होगा, बट अगर ए के पास से लेता तो 10,500 में होता। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 200 रुपीज पर पेयर, वो रिकवर कर सकता अगर वो उन्होंने बताया नहीं है कि वो आगे सेल करने वाले हैं और कितनी प्राइस में करने वाले हैं। तो ये सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलते हैं, राइट। ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर अप हुआ है। फिर है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जहां पर उसका डैमेजेस या सिर्फ पैसे मिलना नहीं वैलिड है, बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जरूरी है, क्योंकि वो कुछ यूनिक आइटम्स वगैरह के लिए हो सकता है, तो उस केस में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग सकते हैं। Where the seller commits breach of the contract of sale, the buyer can appeal to court for specific performance. The court can order for specific performance only when the goods are ascertained or specific. जब वो ascertained goods है, specific goods है, पता है कि भाई यही goods है, तभी suit for specific performance apply कर सकते हैं। This remedy is allowed by the court subject to these conditions. The contract must be of the sale of specific and ascertained goods. The power of the court to order specific performance is subject to provision of Specific Relief Act 1963. Specific performance तभी एक्सरसाइज हो सकता है जब ये जो Specific Relief Act है उसमें वो सिचुएशन कवर अप होती हो। It empowers the court to order specific performance where damages would not be an adequate remedy. जहां पर सिर्फ damages से नहीं चलेगा, specific performance चाहिए होगा। It will be granted as a remedy if goods are of a special nature or are unique.
स्पेशल नेचर के है या फिर यूनिक गुड्स है, उसमें ही ये जनरली एक्सरसाइज होता है। तो ये 4 सिचुएशन कंडीशन होनी चाहिए, तभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। कब? जब वो स्पेसिफिक या सर्टेन गुड्स हो, वो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में कवर अप होने चाहिए। ये जो एक्सरसाइज करना है उसके लिए डैमेजेस जो है वो बराबर नहीं है, और गुड्स है वो स्पेशल नेचर या यूनिक होने चाहिए। यहां पर जैसे बताया कि रेयर पेंटिंग ऑफ मुगल के लिए अगर सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वहां पर वो दूसरी पेंटिंग दे देंगे या फिर डैमेजेस दे देंगे तो नहीं चलेगा, यहां पर वही पेंटिंग चाहिए, इसीलिए राइट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सरसाइज हो सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कवर अप होता है। फिर है शूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर वारंटी जो है वो ब्रीच होती है तो उस केस में भी डैमेजेस मांग सकते हैं। Where there is a breach of warranty on the part of the seller or where the buyer elects to treat the breach of condition as breach of warranty. ये हमने यूनिट 2 में समझा है कि जहां पर कुछ कंडीशन है वो वारंटी बन सकती है, तो वो वारंटी का ब्रीच मानेंगे तो सिर्फ डैमेजेस मांग सकेंगे। Buyer is entitled to reject the goods only on the basis of such breach of warranty is sorry the buyer is not entitled to, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ डैमेजेस मांग सकता है वारंटी के सामने। कंडीशंस अगर ब्रीच होती है तो उस केस में वो रेप्यूडिएट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर सकता है, गुड्स रिजेक्ट कर सकता है। बट अगर वो वारंटी का ब्रीच है तो बट ही मे, पर वो क्या कर सकता है, वो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकता, गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता, पर क्या कर सकता है, ही मे सेट अप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिनिशन और एक्सटिंक्शन ऑफ द प्राइस। प्राइस को कम करने के लिए, प्राइस को नेगोशिएट करने के, जितना बोला था उनसे कम कर सकते हैं कि भाई चलो आपने ये अच्छा नहीं दिया है, ये आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, उस वजह से मैं भाई इतना तो पे नहीं करूंगा, आपका ये पैकेट खराब है, ये पुराना है, कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से प्राइस जो है वो नेगोशिएट करने में हेल्प हो सकता है, बायर है वो प्राइस नेगोशिएट कर सकता है। और सू द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, या फिर डैमेजेस मांग सकता है। तो जब भी वारंटी ब्रीच होती है राइट, उस केस में वो कैंसिल नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, बट प्राइस को डिमिनिश या एक्सटिंक्ट करने के लिए वो यूज कर सकता है या फिर डैमेजेस मांग सकता है। फिर है रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, एंटिसिपेटरी ब्रीच, मतलब कि सेलर मना कर रहा है कि भाई मैं गुड्स नहीं दूंगा, तो उस केस में वो डैमेजेस मांग सकते हैं। Where either party to a contract of sale repudiates the contract before the date of delivery, the other may either treat the contract subsisting and wait till the date of delivery, or he may treat the contract as rescinded and sue for damages for the breach. Anticipatory breach जो है उसमें या तो वो ड्यू डेट तक, एक्चुअल ब्रीच होने तक वो वेट कर सकते हैं दोनों में से कोई भी पार्टी, या फिर एंटिसिपेटरी ब्रीच के केस में तुरंत ही वो रिसाइंड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी पार्टी है और डैमेजेस मांग सकती है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर अप होता है। एंड लास्ट शूट फॉर इंटरेस्ट, जब भी जरूरत लगेगी, जब भी पेमेंट करना था या फिर बायर ने एडवांस पेमेंट कर दिया है और उनको गुड्स मिलने वाले थे, तो उस केस में उनको इंटरेस्ट भी मिल सकता है, कोर्ट अवॉर्ड कर सकती है। नथिंग इन दिस एक्ट shall affect the right to the seller or the buyer to recover interest or special damages in any case where by law interest or special damages may be recoverable, or to recover the money paid where the consideration for the payment of it has failed. पैसों के सामने या फिर कोई भी रीजन से स्पेशल डैमेजेस या इंटरेस्ट है वो मिल सकता है। In the absence of a contract to the contrary, the court may award interest at such rate as it thinks fit on the amount of the price to the buyer in a suit filed by him for the refund of the price in case of a breach of contract on the part of the seller from the date on which the payment was made. बायर ने पेमेंट कर दिया बट ब्रीच किया है सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को, तो उस केस में जो कोर्ट है वो इंटरेस्ट अवॉर्ड कर सकती है बायर को कि भाई चलो सेलर इसको इंटरेस्ट पे करो, उन्होंने तो पे कब का कर दिया है तो वहां से इंटरेस्ट पे करो, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल। चलिए, तो यहां पर बायर के पास 5 राइट्स अगेंस्ट द सेलर। डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, अगर डिलीवर नहीं करता है तो उसके सामने डैमेजेस, स्पेशल ऑर्डिनरी डैमेजेस हो सकते हैं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जहां पर गुड्स जो है वो स्पेसिफिक असर्टेन्ड है, यूनिक या स्पेशल नेचर के है और जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कवर अप होता है और इसका जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसके सामने डैमेजेस इनफ नहीं है। शूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी अगर ब्रीच होती है तो वो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकता है बट उसके सामने प्राइस कम कर सकता है या डैमेजेस मांग सकते हैं। शूट फॉर रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच डैमेजेस मांग सकेंगे, या फिर शूट फॉर इंटरेस्ट, जहां पर पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है तो वहां पर इंटरेस्ट भी मिल सकता है। ये 5 राइट्स है ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं, इसमें से कुछ सिनेरियो बन सकता है, राइट। चलिए, और लास्ट टॉपिक है ऑक्शन सेल।
ऑक्शन सेल, ऑक्शन में क्या होता है कि उसमें बोली लगती है कि भाई इतनी प्राइस देंगे, इतनी प्राइस देंगे। सेलर जो है वो अपने गुड्स जो है वो थ्रू ऑक्शन सेल करेगा, तो उसमें बायर जो जितने भी बायर हैं वो उसके लिए बोली लगा सकेंगे, और जिसकी बोली सबसे ज्यादा होगी उनको वो सेल किया जाएगा बाय फॉल ऑफ हैमर। यहाँ पर ये जो ऑक्शन सेल की एडवर्टाइजमेंट है, दैट इज कंसिडर्ड एज एन इनविटेशन टू ऑफर। जो बायर्स हैं, राइट, जो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो बोली लगाएंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज एन ऑफर। और जहां पर फॉल ऑफ हैमर होता है वहां पर एक्सेप्टेंस माना जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी थोड़ा सा ये कवर अप होता है, राइट। An auction sale is mode of selling property by inviting bids publicly and the property is sold to the highest bidder। यहाँ पर पब्लिक को इनवाइट किया जाता है और बोला जाता है कि भाई बीड कीजिए, और जो हाईएस्ट बिडर होगा उनको ये सेल किया जाता है। एन ऑक्शनियर इज एन एजेंट गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ एजेंसी। ऑक्शनियर है वो ओनर के बिहाफ पर वो सेल करता है, जो वो बेंच पर बैठकर वो जो हथौड़ा मारता है और बोली सुनता है, बीड सुनता है वो। When he sells, he is only the agent of the seller. He may, however, sell his own property as the principal and need not disclose the fact that he is so selling. ऑक्शनियर जो है वो खुद अपनी प्रॉपर्टीज भी सेल करता है ऑक्शनियर बनके, उसके लिए उनको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। Legal rules of auction sale, where goods are sold in lots, where the goods are put up for sale in lots, each lot is prima facie deemed to be subject of a separate contract of sale। अलग अलग लोट्स में अगर गुड्स अवेलेबल है तो हर एक लोट के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अलग अलग तरीके से उनकी बोली होगी, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माने जाएंगे। कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल कब कंप्लीट होगा, जो उनकी कस्टमरी मैनर है या फिर फॉल ऑफ हैमर या और कोई कस्टमरी मैनर जब कंप्लीट होगी उसके बेसिस पर ऑक्शन सेल कंप्लीट हुआ ऐसा माना जाएगा। This sale is complete when the auctioneer announces its completion by the fall of hammer or any other customary manner। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली fall of hammer के अलावा भी कुछ कस्टमरी मैनर दे रखी है तो उसको फॉलो जब तक नहीं करेंगे तब तक ऑक्शन सेल कंप्लीट नहीं होगा। Until such announcement is made, any bidder may retract his bid। जब तक वो फॉल ऑफ हैमर या वो कस्टमरी मैनर में एक्सेप्ट नहीं होता है तब तक जो बिडर है वो अपनी बीड को रिट्रैक्ट मतलब कि विड्रॉ कर सकता है, वो मना कर सकते हैं कि भाई मुझे परचेज नहीं करना है। पर जैसे ही वो फॉल ऑफ हैमर या कस्टमरी मैनर में एक्सेप्ट किया जाएगा फिर वो बिडर जो है वो भाग नहीं सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। राइट टू बीड मे बी रिजर्व्ड, रिजर्व कर सकते हैं बीड के राइट के, भाई ये स्पेसिफिक लोग ही इसमें बीड कर सकते हैं, बट वो स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली बताना होगा कि भाई ये राइट जो है वो कुछ पर्सन के लिए ही है। एक्सप्रेस नहीं होगा तो कोई भी वो बीड उसमें बीड में पार्टिसिपेट कर सकता है। Right to bid may be reserved expressly by or on behalf of the seller, and where such a right is expressly reserved but not otherwise, the seller or any one person on this behalf, the seller or any one person on his behalf may bid at the auction। यहां पर एक्सप्रेसली अगर वो राइट रिजर्व किया है तो सेलर या फिर जो भी लोगों को उन्होंने रिजर्व किया है राइट के लिए बीड करने के लिए वही सिर्फ बीड करेंगे तो चलेगा, बट नॉट अदरवाइज मतलब कि एक्सप्रेसली होना चाहिए, इंप्लाइड नहीं होगा। Where the seller is not notified by the seller, where the seller is not notified to be subject to right to bid on behalf of the seller, if it shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any person to bid at such a sale, or for the auctioneer knowingly to take any bid from the seller or any such person, and any sale contravening this rule may be treated as fraudulent by the buyer। अगर सेल जो है सेलर ने भी खुद अपने आप को बीड करने के लिए अलाउ नहीं किया है, स्पेसिफिकली वो नोटिफाई नहीं किया है सबको, तो उस केस में सेलर जो है वो बीड नहीं कर सकता है, ना ही उनके बिहाफ पर और कोई पर्सन बीड कर सकता है। वो राइट स्पेसिफिकली बताना सबको जरूरी है। रिजर्व्ड प्राइस, द सेल में बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू रिजर्व और अपसेट प्राइस, जहां से बोली लगना बीड होना स्टार्ट होगा, मिनिमम प्राइस डिसाइडेड होती है। एंड प्रिटेंडेड बिडिंग, इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। कई बार हो सकता है कि सेलर को ज्यादा प्राइस चाहिए, इसीलिए सेलर के कुछ एजेंट्स उन्होंने वो बीड करने के लिए रखे होंगे, जो प्राइस जो है वो बढ़ाते रहेंगे जिससे एक्चुअल बायर है उनको ज्यादा पे करना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे प्रिटेंडेड बिडिंग अगर होता है तो उस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा। जो बायर है राइट वो इस कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, प्रिटेंडेड बिडिंग अलाउड नहीं है, ये फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। चलिए
ठीक है, तो ये ऑक्शन सेल है जिसमें बीड हाईएस्ट बीडर को ये सेल किया जाता है। उसके लिए फॉलो फेमरी और कोई कस्टमरी मैनर हो सकती है, अलग अलग लोट्स में होगा तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। ये राइट रिजर्व भी कर सकते हैं बीड करने के लिए, बट वो स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली बताना जरूरी है। सेलर है वो खुद भी बीड कर सकता है, बट वो सबको बताना जरूरी है। कोई रिजर्व्ड प्राइस हो सकती है, मिनिमम प्राइस जहां से बीड होना स्टार्ट हो सकता है। प्रिटेंडेड बीडिंग अलाउड नहीं है कि भाई जस्ट प्राइस को बढ़ाने के लिए, उनका ज्यादा प्रॉफिट पर सेल हो उसके लिए वो प्राइस बढ़ाएंगे, वो बराबर नहीं है। राइट, ऑक्शन सेल के बारे में था। थ्योरी और क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चनर बेस्ड क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। राइट, ठीक है। बाकी ये ठीक है, इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड रेट ऑफ टैक्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमारा यूनिट 4 और पूरा चैप्टर 3 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है वो कंप्लीट होता है। होपफुली आपका अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हाइप द वीडियो, राइट, और स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग रिवीजन वीडियोस। थैंक यू सो मच।